हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। नमस्ते सभी को, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। बढ़िया बढ़िया सर, आप सबकी दुआ है। यस सर, गुड मॉर्निंग। चलो चलिए अपना आगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है हर्ष को? हर्ष कह रहे हैं कि आंसर लगते समय टाइम लिमिट नहीं मैच हो पा रही है। टाइम लिमिट काहे नहीं मैच हो पा रही है सर? वर्ड लिमिट नहीं मैच हो। तो देखो यार, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन बहुत मैटर करता है ना। आप मुझे मतलब है ना, आप अगर आप उसकी सिग्निफिकेंस देखिए, क्वेश्चन की डिमांड क्या है पहले वो देख लो सर। ओके, सो व्हेन द क्वेश्चन डिमांड अगर आपको समझ में आ रही है कि पूछा क्या गया है ना, उसके कंटेक्स्ट में हमको लिखना है, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी ना सर। तो द मेन इशू इज अबाउट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि व्हाट हैज बीन आस्क्ड, है ना, पूछा क्या गया है सर। अगर जब तक हमें ये समझ में नहीं आता कि पूछा क्या गया है, तो फिर हमें लगेगा कि भाई काइंड ऑफ है ना, सब कुछ लिख देना। समझ में आया कि नहीं आपको हर्ष? नॉर्मली ज्यादातर केसेस में बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है कि दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द डिमांड। ओवर कंटेंट हो रहा है, मुझे पता है। कभी कभी ओवर कंटेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां आपको कुछ ज्यादा चीज आएगी सर, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां आपको कम आ रहा होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन एज वेल कि व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन सर। ओके, बट कुछ कुछ में ऐसा होगा सर, इन मेनी ऑफ द क्वेश्चंस यू विल सी दैट कि नहीं ये तो मेरे को आ रहा है, मैं इसके ऊपर लिख ही देता हूं सर। बट देन यू हैव टू बी लाइक प्रैक्टिकल एज वेल ना। हमें तो जितने डायमेंशन ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, एक दो क्वेश्चन में क्रॉस हो गई तो चलेगा। समझ में आया कि नहीं आपको? बट अगर हर क्वेश्चन में चलेगी तो फिर यूपीएससी वो नेगेटिव मार्किंग आजकल शुरू किया है ना। मतलब पहले भी करता होगा, अब एक्सप्लिसिटली लिखना शुरू कर दिया है कि तुमने ज्यादा लिखा है जरूरत से ज्यादा, इसलिए हम नेगेटिव दे रहे हैं। यू माइट हैव सीन अभी तो जो फाइनल आंसर शीट, वो क्या कहते हैं, मार्कशीट आती है मेंस की, उसमें नेगेटिव मार्किंग में स्पेशली कॉलम ऐड किया है उसने। ओके, समझ में आया कि नहीं आपको? तो आप क्या करिए कि क्वेश्चन की डिमांड जो है ना सर, क्वेश्चन की डिमांड सेंटर चलिए, और क्वेश्चन की डिमांड सेंटर चलिए, और पहले हो सके तो एक माइंड मैप जैसा बना दो सर, है ना। कोई भी क्वेश्चन जो पूछा गया है कि क्या क्या चीजें, मतलब इट विल हार्डली टेक 30 सेकंड टू 45 सेकंड सर। ओके, ये इंक्लूड करना, 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 ये इंक्लूड करना है सर। ठीक है, है ना। एक रफ में बना दो पेंसिल वेंसिल से, और उसके बाद फिर सीधा छापना शुरू करो। तो उससे क्या होगा कि आपके थॉट्स पहले से चैनलाइज हो गए। समझ में आ गया? ब्रेनस्टॉर्म कर दो तुरंत ही ऑन द स्पॉट। मतलब हार्डली इट विल टेक 40 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां आपको लग रहा है कि देयर इज एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, या यू आर ओवरशूटिंग, है ना, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि आपको ओवरशूट हो जाएगा। इसमें आप ये माइंड मैप सिस्टम का यूज कर सकते हो, वो ज्यादा ठीक रहेगा। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उससे क्या होगा कि आपके थॉट्स एनालाइज होकर रुक जाएंगे कि भाई नहीं, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ज्यादा लिखेंगे तो हम लोग ओवरशूट करेंगे, और फिर अल्टीमेटली नेगेटिव मार्क भी हो जाएंगे, और यूपीएससी फिर चेक भी नहीं करता है सर। मतलब है ना, आप देख लीजिए कितने क्वेश्चन को जेन्युइनली फिर चेक किया जाएगा। समझ लीजिए, है ना। तो बड़ा ओपन एंडेड है सर चीजें सर। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके। तो चलिए सर, हम कल बात कर रहे थे विद रेफरेंस टू द फिलॉसफी, और फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस करना था, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू शंकराचार्य। और शंकराचार्य के तहत हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि कैसे इंडियन फिलॉसफिकल ट्रेडिशंस का डेवलपमेंट हुआ सर। ठीक है, तो कल हमने देखा था कि कैसे अलग अलग दर्शनों का इवोल्यूशन हो चुका है अलग अलग दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो वेदांत दर्शन है, ये वेदांत दर्शन के साथ ही कोरिलेटेड था सर। ठीक है, समझे? और कोरिलेशन बेसिकली इसके लिए था क्योंकि वेदांत दर्शन बद्रयान के द्वारा जब दिया गया था सर, ओके, उनके कंटेम्पररी पीरियड में ही, या उनके थोड़े समय के बाद हमें ये इवोल्यूशन देखने को मिला वेदांत से ही। वेदांत इसके लिए क्योंकि वेदांत सबसे कोर दर्शन था, वेदांत से ही ओवर पीरियड ऑफ टाइम चीजें आगे निकल के आई सर, है ना, समझे? तो वेदांत इज कॉल्ड उत्तर मीमांसा, एंड उत्तर मीमांसा मूलतः से ब्राह्मण और आत्मन की जो डाइकोटॉमी है उसी को ही अल्टीमेटली आइडेंटिफाई करता है सर, है ना। इनके लिए ये बड़ी क्लियर कट दर्शन है, जिनका ये मानना है कि ब्राह्मण जो है वो अल्टीमेट रियलिटी, ब्राह्मण या ब्रह्म के रूप में जिसे हम पहचानते हैं सर। ठीक है, तो कभी कभी मैं शब्द यूज बोलूंगा ब्रह्म, बट देन वी विल सी कि जो इंग्लिश में लिखा जाता है तो ब्राह्मण लिखा जाता है सर। ठीक है, बट देन वी आर सपोज टू लाइक कोरिलेट, हमें आइडिया रहना चाहिए ये कैसे उसके साथ लिंक अप है सर। ठीक है, समझे? तो ये कहता है कि ब्रह्म ज्ञान की तरफ जाना चाहिए, हमें ज्ञान मार्गी बनना चाहिए, उपनिषद के ऊपर जाना चाहिए, और वही हमको नॉलेज के रूप में हमको बेसिकली हेल्प करेगा सर, है ना, समझे? तो हमारा कर्म है वो बेसिकली बहुत मैटर करता है। जितना ज्ञान मार्गी चलोगे, रेदर देन वी विल सी कि आप सैक्रिफाइसेस की तरफ चले जाओ सर। ठीक है, समझे? या बाकी सारी वस्तुओं में चले जाओ, तो आपको एक हद से ज्यादा हेल्प नहीं करेगा सर। ठीक है, समझे? तो ये वेदांत दर्शन के ऊपर ही ग्रेजुअल सेंस के अंदर हमें पता चलता है कि अद्वैतवाद निकल के आया, जो शंकराचार्य के द्वारा दिया गया है ना। शंकराचार्य के ही शिष्य थे, या उनके कुछ सालों के बाद रामानुजाचार्य, जिन्होंने विशिष्ट अद्वैत दिया सर। रामानुजा से ही एक स्टेप आगे जाके करीबन 13 सेंचुरी तक आया था माधवाचार्य, जिन्होंने द्वैत दर्शन दिया सर। ठीक है, फिर ग्रेजुअल सेंस के अंदर इसके अंदर और मिक्सचर हुआ, जैसे एक आया द्वैताद्वैत, एंड फाइनली वी विल कम टू नो शुद्ध अद्वैत, है ना, तो जिसे वल्लभाचार्य के द्वारा दिया जाता है। तो इस तरह से हमें ये पता चल रहा है कि शंकराचार्य और शंकराचार्य के बाद के पीरियड के अंदर सर, है ना, कंटिन्यूसली अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत और अलग अलग प्रकार के जो द्वैताद्वैत के जो दर्शन है, इसके ऊपर डिबेट चलती रही, और यही डिबेट का परिणाम हमें यहाँ से मिलता है, जो निकल के आता है। वी विल सी की विद रिस्पेक्ट टू द कल्चरल हिस्ट्री, जहाँ ये ब्रह्म और आत्मन एक है, उसकी बात होगी सर। ठीक है, समझिए। तो आप देखिए कि सब ब्रांचेस ऑफ वेदांत है ना, ये वेदांत की सब ब्रांच है, एंड बिकॉज ये वेदांत की सब ब्रांच है, तो वी विल कम टू नो कि ये इसके ऊपर डिस्कशन होने शुरू हुए थे। तो एक्चुअली हुआ क्या कि इसकी जो फर्स्ट ट्रांजिशन हुई थी वो करीबन भद्रयान के द्वारा दी गई थी सर, है ना, समझे? और भद्रयान ने वी विल सी की जब दर्शन दिया, तो दर्शन के अंदर जो डिस्कशंस हुई है, डिस्कशंस में अद्वैतवाद के ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं की, क्योंकि वो ज्ञान की ज्यादा बात करेंगे सर, है ना, समझे? बट ग्रेजुअली व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि भद्रयान के बाद उन्हीं के ही दर्शन में, या वेदांत के दर्शन से ही आगे निकलते हुए कमेंट्रीज लिखी जाती है। ये कमेंट्रीज में स्वामी गौड़पद देखने को मिलते हैं सर, है ना, स्वामी गौड़पद वाज एक्चुअली द गुरु ऑफ शंकराचार्य। मतलब शंकराचार्य से 100 साल पहले हो चुके थे, बट वी विल सी कि शंकराचार्य उनसे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस थे सर। ओके, समझे? एंड वी विल सी कि उन्होंने कमेंट्री लिखी थी मंडूक्य करिका। मंडूक्य करिका वाज अ कमेंट्री ऑन मंडूक्य उपनिषद, है ना, समझे? और ये इसके अंदर बेसिकली डिस्कशंस होने की शुरुआत हुई, और डिस्कशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इल्यूजन की जो है, जो मायावाद की कहानी है, इसको पुश किया गया सर। ठीक है, समझे? तो वी विल सी कि शंकराचार्य वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गौड़पद फिलॉसफी, एंड द गौड़पद हैड, स्वामी गौड़पद हैड रिटन मंडूक्य करिका
Tantrika was actually a book on the Mandukya Upanishad, sir, है ना? And within this Upanishad, we will see कि he had talked about something called as Mayavad, sir, है ना? Mayavad का मतलब क्या है कि भाई everything is illusionary in nature, sir, okay? तो हम जो चीजें देख रहे हैं सब illusion है, मिथ्या कुछ और है, मतलब सत्य कुछ और है, बाकी सब मिथ्या के रूप में है, सर, ठीक है? और इनसे ही we will see कि शंकराचार्य फिर और आगे लेके जाएंगे और शंकराचार्य ने जगत ब्रह्म के रूप में कंसीडर किया और बाकी सारी चीजें अगर आप समझने की कोशिश करो मिथ्या के रूप में थी, सर, ओके? गॉडपद के लिए ये भी कहते हैं कि वो माध्यमिक दर्शन और विज्ञानवाद जो बुद्धिज्म का दर्शन है, योगाचार्य विज्ञानवाद, इन दोनों से इन्फ्लुएंस थे, सर, है ना? इसके लिए शंकर के लिए भी काफी सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं आदि शंकराचार्य के लिए कि ये भी एक क्रिप्टो बुद्धिस्ट के रूप में थे। क्रिप्टो बुद्धिस्ट का मतलब ये था कि भाई इनके द्वारा भी जो दर्शन दिया गया है उसमें बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस आपको ज्यादा मिलेगा, सर, ठीक है, समझे? बट देन वी विल फाइंड कि इट इज नॉट 100% करेक्ट। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे, सर, या ओवरऑल आप इसको ऐसे देखने की कोशिश करोगे बुद्धिज्म सेंट्रिक, तो फिर अल्टीमेटली बुद्धिज्म भी कहां से निकल के आया है? उपनिषद के अंदर से निकल के आया है, सर, ठीक है? तो वो घुमा फिरा के अगर आप समझोगे तो उपनिषद सेंट्रिक रूप में ही आएंगे ना, सर, ठीक है, समझे? तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई संपूर्ण रूप से ये सब के सब क्रिप्टो बुद्धिस्ट थे, सर, समझे? तो इस तरह से इसकी ओरिजिन है, हमको कहानी पता होनी चाहिए कि ये कैसे निकल के आए। तो ये अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद मूलतः से आदि शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था। इनका ये मानना था कि आत्मन और ब्राह्मण दोनों के दोनों अलग-अलग हैं, सर, ठीक है? और इन्होंने एग्जांपल दिया स्लो स्नेक और रोप के बारे में। मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बताया था कि आप पैदल जा रहे हो अंधेरे के अंदर और आपको बड़ी सी, है ना, 6-7 फीट लंबी आपको एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट दिख जाए। आपको पहला आपका जो थॉट प्रोसेस होगा वो क्या होगा? बोले शायद तक यहाँ पे एक रोप नहीं है, एक सांप है, सर, ठीक है? पर आपने जैसे उसके ऊपर प्रकाश डाला, आपको जैसे ही ज्ञान हुआ, तो यू रियलाइज दिस पार्ट कि भाई ये तो मूलतः से एक रस्सी हुआ करती थी, सर, है ना? तो ये चीज़ हर एक व्यक्ति के साथ फेस ऑफ होती है, सर, है ना? और इसके कारण ही आत्मन ब्राह्मण फिलॉसफी के ऊपर उन्होंने दर्शन दिया और कहा कि भाई देखिए हम माया में रहते थे, इसके लिए हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, सर, ओके? हम इल्यूजन में रहते हैं, सर, है ना? तो बिकॉज़ वी हैव लेस नॉलेज और लिमिटेड नॉलेज और वी आर नॉट गोइंग ऑन द पाथ ऑफ नॉलेज, वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट, सर, है ना? समझे? ये बहुत प्रोमिनेंट चीज़ आपको यहाँ से मिलती है। तो इस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि देखो ब्रह्म सब जगह एग्जिस्ट करते हैं, उनका कोई आकार नहीं है, वो प्योर कॉन्शियसनेस के रूप में है, सर, ओके? और हमारा आत्मन है वही ब्रह्म है, बट वी आर नॉट एबल टू सी दिस पार्ट, सर, है ना? हम उसको तो इसके लिए वी विल सी कि वो ज्ञान मार्ग की बात करेंगे, वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारी आत्मा को अलग-अलग प्रकार के एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमको लग रहा है कि यही सच्चाई है, सर, है ना? जैसे मटेरियलिस्टिक प्लेजर से हम लोग को लग रहा है कि ये सच्चाई है, सर, ठीक है? रियलिटी ये है कि वो सच्चाई थोड़ी है, सर, समझे कि समझे? ओके? तो उससे ज़्यादा भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, सर, समझे? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने ये बताया कि वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रियलिटीज़, ओके? हमको लग रहा है कि कन्वेंशनल रियलिटी ही सच्चाई है, नो एब्सोल्यूट रियलिटी सच्चाई है, ये तो एक मिथ्या है, एक माया के रूप में है ना? ये गाड़ी बंगला नौकर चाकर आज के दौर के अंदर है ना? रॉयल एंट्री के वीडियो, ये क्या कहते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर्स है ना? ये सब कुछ क्या है, सर, ठीक है? तो मिथ्या का प्रकार है, सर, समझे कि समझे? है ना? आप 4 लोगों को फ़ोन करके देखो आपके काम के लिए कितने लोग फ़ोन उठाएँगे, सर, ओके? ये मायावाद की पोल खोल हो गई कोविड के समय पे, सर, ओके? और ये जब कोविड चल रहा था, ये अभी वर्ल्ड कप में भी पोल खोल हो गई, सर, है ना? क्योंकि आप टिकट के लिए फ़ोन करो लोगों को, सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? तो पता चलेगा कि भाई बाकी सब मिल जाएगा, पर टिकट नहीं मिलेगी। अरे तू मेरा दोस्त है, तो फिर इतने सारे हम लोग इतना उठते बैठते थे, सर, ठीक है ना? कोहली साहब ने भी मायावाद को हाथ दिखा दिया, सर, है ना? उन्होंने कहा कि देखो भई जो ब्रह्म ही सत्य है, सर, टीवी पे बैठ के मैच देखो, सर, है ना? मेरे को फ़ोन मत करना, सर, है ना? मेरे को फ़ोन आ रहा है, सर, मैं अहमदाबाद में हूँ, है ना? कल ओपनिंग था, सर, कल एक्चुअली मेरे को दोपहर को फ़ोन आया, कितने 12 साढ़े 12 बजे, बोले चलो मैच देखने जाते हैं। मैंने बोला कौन-सी मैच, कहाँ की मैच? बोले वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। मैंने कहा आज हो रहा है क्या? मेरे को लगा 14 से हो रहा है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, सर, ठीक है? तो बोला कि आज ओपनिंग मैच है। मैंने कहा कहाँ पे? बोले अहमदाबाद में। बोला सच्ची में? सर, ठीक। फिर मैं थोड़ा मन सोच रहा था, मैंने बोला यार मेरा तो क्लास है, तो बोला यार तू एक दिन क्लास में शिफ्ट कर दे। मैंने बोला नहीं, नहीं तुम जाओ, सर, ठीक है? तो बोला 14 को तो जा नहीं पाएंगे हम लोग, है ना? तो एक दोस्त है मेरा, उसका इधर-उधर जुगाड़ बहुत लगता रहता है। बोला 14 को तो जा नहीं पाएंगे, आज की मैच है, ओपनिंग है, पब्लिक भी कम होगी, कम से कम स्टेडियम की फील भी लेके आ जाएंगे, सर, ओके? तो फिर आई डिड पॉज़, ओके? और मेरे को ना पिछले हफ्ते काफ़ी लोगों का फ़ोन मिला, भाई कुछ टिकट भी मैंने बोला भाई टिकट का नहीं कर सकता, एक चीज़ कर सकता हूँ वो है रहने का प्रबंधन तुम्हारे लिए, सर, ठीक है? तो बोले टिकट का कर देंगे। देखो तुम टिकट का अपना जुगाड़ कर लो, बुक माई शो जहाँ से भी आपको मिल रही है ऑनलाइन जहीं से भी, सर, ठीक है? बट तुमको क्योंकि अहमदाबाद में होटल के रेट अभी लाख-लाख रुपए चला गया, मतलब प्रीमियम होटल्स के, और इवन चिंदी-चिंदी होटल्स जिनका 2-3-4 हज़ार रुपए रूम था, वो 15-20 हज़ार, 25,000, 30,000 रुपए ले रहे हैं, सर, ठीक है? समझे? क्योंकि वो इन्फ्लेशन है ना सर, समझ में आया कि नहीं आपको? तो डिमांड सप्लाई का मिसमैच हो गया है। तो एक दो दोस्त है मेरे, सर, है ना? तो वाई वाई मतलब 4-5 साल के बाद फ़ोन किया, नायक क्या कर रहा है बहुत दिनों के बाद? मैंने बोला टिकट चाहिए, क्या चाहिए तुमको? कम टू द पॉइंट, ओके? बोले यार हम अहमदाबाद आ रहे हैं। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं ना, खम्मा घड़ी पधारो हमारे। तो बोला टिकट तो हमारे कुछ जुगाड़ इधर-उधर हो गए हैं, पर वो थोड़ा रुकने का नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं सर, बोला आ जाना सुबह, सर, है ना? फिर रात को है ना यहाँ घर में गद्दे बहुत सारे हैं, कहीं पे भी लेट के सो जाना, सर, है ना? सब और मैच ऐसे भी खराब रही होगी तो तुम्हारा मूड नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि मैच खत्म होते तो तब तक तुम घर पे आओगे, तब तक है ना आधा आधी रात तो चली गई होगी, क्योंकि स्टेडियम से 1 डेढ़ लाख लोग एक साथ निकलेंगे, है ना? पार्किंग क्योंकि आप मेट्रो से जाओगे, सर, ओके? अब मेट्रो आपको घर के पास छोड़ेगी, मतलब है ना? स्टेडियम से मेट्रो इधर-उधर, तो तुम्हें आधी रात तक हो ही जाएगी, सर, है ना? फिर 3-4 घंटे फिर तो सुबह की तो तुम्हारी फ्लाइट है वापस, सर, है ना? बोला कोई बात नहीं ना, पधारे हमारे देश, सर, खैर चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके? तो कहानी आपको ये मिलती है कि ये माया के ऊपर लोग बहुत जीते हैं, सर, है ना? तो शंकर ने कहा कि ये माया से दूर रह जाइए, सर, है ना? द मोर वी गो आउट फ्रॉम माया इट विल बी मोर बेनिफिशियल, सर, ठीक है ना? समझे? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनके दर्शन बड़े पॉपुलर हुए, क्योंकि उन्होंने पूरे केवल अद्वैत के बारे में बात किया, सर, है ना? समझे? उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हम बेसिकली एक जीव के रूप में, आत्मा के रूप में संसार की चक्रव्यूह में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम माया के अंदर घिरे हुए हैं, सर, है ना? हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमारे पास अज्ञान है, सर, इग्नोरेंस है, सर, ठीक है? समझे? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस, इफ यू हैव राइट नॉलेज, अगर हमारे पास सच्चा ज्ञान हो, तो हम ये साइकिल ऑफ रीबर्थ और डेथ से बाहर निकल सकते हैं, सर, है ना? अब देखिए कि ये बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट है, क्योंकि शंकराचार्य का जो दर्शन है वो उपनिषद के स्कूल ऑफ थॉट से बिलॉन्ग कर रहा है। उपनिषद से स्कूल ऑफ थॉट इसके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब हमारा उपनिषद लिखे गए थे, तो उपनिषद में 2 प्रकार के ज्ञान थे, एक हायर नॉलेज था, एक लोअर नॉलेज था, सर, ठीक है? बट देन वी विल सी कि देयर वर मेनी पीपल हू वर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट इज हायर नॉलेज, सर, ओके? आदि शंकराचार्य का कंट्रीब्यूशन यही देखने को मिलता है कि उन्होंने हायर नॉलेज को लोअर नॉलेज के रूप में कन्वर्ट कर दिया और कॉमन मैन को ये बताने की कोशिश की कि भाई देखो ये ज्ञान लेके अल्टीमेटली तुम्हें मोक्ष मिलेगा, सर, है ना? समझे? सो ही रोट मल्टीपल बुक्स, है ना? उन्होंने ब्रह्म सूत्र के ऊपर कमेंट्री लिखी, सर, ना? तो ब्रह्म सूत्र ओरिजिनली किसके द्वारा लिखा गया था? आपके भद्रयान के द्वारा, सर, जिन्होंने वेदांत दर्शन दिया, सर, ठीक है? ओवर पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने गीता, उपनिषद और भी किताबों के ऊपर कमेंट्री लिखी है और लोगों को दिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि भाई देखिए अल्टीमेटली आपको कैसे मोक्ष पा सकते हो, सर, है ना? समझे? शंकराचार्य का कंट्रीब्यूशन ये भी आपको यहाँ से देखने को मिलता है कि इनके द्वारा ही मठों की स्थापना की गई, सर, है ना? तो 4 मठ आपको देखने को मिलते हैं, बद्रीनाथ है, काफी लोग केदारनाथ भी गिनते हैं इसको, सर, है ना? तो बद्री केदार के रूप में हम कंसीडर करेंगे, द्वारकापुरी और श्रृंगेरी, सर, ठीक है ना? समझे? या श्रृंगेरी के साथ-साथ कुछ लोग रामेश्वरम के रूप में भी कंसीडर करते हैं कि भाई रामेश्वरम जो है वो एक मेन मठ के रूप में था, सर, है ना? तो देयर आर सर्टेन एरियाज व्हिच आर डिबेटेबल, सर, बट इंटेंशन ये है हमारे लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, वेयर वी विल कम टू नो, सर, रामेश्वरम में कांची के पास ही इनको कंसीडर किया गया है कि भाई ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों जगह के ऊपर अपने मठों की स्थापना करते हैं और यही बेसिकली 4 धाम के रूप में कन्वर्ट हुए, सर, है ना? सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ऑल दिस 4 मठ, है ना? समझे? इवेंचुअली केम अप इन द फॉर्म ऑफ 4 धाम, सर, ओके? सो ही रोट मल्टीपल कमेंट्रीज ऑन गीता, उपनिषद, है ना? समझे? ही गेव अ न्यू आइडियोलॉजी टू द पीपल एज़ वेल, सर, है ना? लोगों को भी एक नया दर्शन देने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि भाई देखिए जो अल्टीमेट ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण कौन है, सर, ठीक है? समझे? इनफैक्ट शंकर का जो ब्रह्म है, ये ब्रह्म मूलतः से निर्गुण ब्रह्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा अलग है, सर, ठीक है? क्योंकि वो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस के रूप में मानता है, ठीक है ना? तो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस बेसिकली निर्गुण से भी एक स्टेप ऊपर के रूप में है, सर, है ना? तो
बहुत सारी चीजें हमको मतलब समझ में नहीं आती है, बट देन वी विल सी कि शंकराचार्य की जो कंट्रीब्यूशन है वो प्योर कॉन्शियसनेस के ऊपर मानती है। वो कहते हैं कि निर्गुण भी एक प्रकार का गॉड विदाउट एट्रीब्यूट है, मतलब एट्रीब्यूट की बातें भी आपको यहाँ से मिलती है। इनफैक्ट इनके समय पे ये जो 4 मठों की स्थापना हुई, दिस मठ कन्वर्ज एज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन, दिस मठ कन्वर्ज एज अ सेंटर ऑफ फिलॉसफिकल डेवलपमेंट, एंड इट इवेंचुअली केम आउट इन द फॉर्म ऑफ सेंटर्स फॉर लर्निंग एंड रिलीजियस वी कैन से पिलग्रिमेजेस एज वेल। ओके, तो शंकर के लिए ये कहा जाता है, आदि शंकराचार्य के लिए कि ये वो संत हुआ करते थे जिनके कारण भारत में ट्रेडिशनल जो आज का हिंदुइज्म है उसका रिवाइवल हुआ है सर, ठीक है। इनफैक्ट इनके द्वारा ही वी विल सी कि दशनामी संप्रदाय की स्थापना की गई है ना, और दशनामी अखाड़ा 10 नाम के, तो अलग अलग जैसे पतंजलि के द्वारा हमने आपको डिस्कस किया था कि योग सूत्र लिखा गया और 800 से अधिक शाखाएं जो योगा की थी उसको इकट्ठा करके अष्टांगी का योग में कन्वर्ट किया। वैसे ही भारत में उस टाइम पे साधु संतों की बहुत सारी परंपरा चलती थी, तो 10 अलग अलग नाम थे, गिरी थे, पुरी थे, सारस्वत थे, अरण्यनी थे, पर्वत थे, तीर्थ हुआ करते थे। इन सबको इकट्ठा करके इन्होंने 10 नाम में इकट्ठा किया है ना, 10 नामी सर। ओके, इनको शस्त्र और शास्त्र सर, है ना, समझे, इन दोनों की शिक्षा दी जाती थी। ये दशनामी जूना अखाड़ा, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आई वुड से ट्रेडिशंस इन इंडिया बिलोंगिंग टू द हिंदू सेक्ट, ओके ना, समझे। एंड ये दशनामी अखाड़े की इंपॉर्टेंस आज के दौर के अंदर भी मिलेगी क्योंकि ये अभी भी सर्वाइव कर रहा है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने सबसे पहला विद्रोह हुआ सन्यासी रिबेलियन इन बंगाल, वो भी ये दशनामी जूना अखाड़े के द्वारा किया गया था, है ना। उसका नाम ही है सन्यासी रिबेलियन, उसके पीछे का कारण ये है। वी विल सी कि जब मिडिवल एरा में क्राइसिस हुई, जब औरंगजेब ने आके टेंपल्स के ऊपर अटैक करना शुरू किया, तो उसमें भी हमें पता चलता है कि दशनामी दशनामी जूना अखाड़े के ही साधु संत अलॉन्ग विद नागास, नागा संत के साथ, है ना, नागा बाबा के साथ, इन दोनों के द्वारा वी विल सी कि मुगलों के सामने भी रेजिस्टेंस दिखाया गया था। तो इस दौर में बहुत सारी कंट्रीब्यूशन शंकराचार्य की मिलेगी सर, है ना, समझे। तो व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ शंकराचार्य सर, है ना, समझे, तो ही गिव द लास्ट पार्ट ऑफ वेदास, दैट इज अंत वेदांत सर, है ना, समझे। गॉड पद से ही बेसिकली वो मोटिवेटेड थे, इन्फ्लुएंस थे सर, है ना, और गॉड पद खुद न्यासनिक और विज्ञानवाद दर्शन से इन्फ्लुएंस है। खैर एक्चुअली न्यासनिक और विज्ञानवाद भी उपनिषद से ही आया है सर, ठीक है, समझे। सो वी विल सी कि ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बाकी तो इनका ये बड़ा क्लियर कट मानना था कि जो भी चीजें हम देख रहे हैं वो सब माया के रूप में है सर, ओके। तो इसी के ऊपर ब्रह्मसूत्र लिखा गया है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम दशनामी सेक्ट की स्थापना की, 4 मठों की स्थापना की जाती है। काफी लोग कहते हैं कि शंकराचार्य क्रिप्टिक बुद्धिज्म को प्रीच कर रहे थे rather than cryptic Buddhism, sir, है ना, Buddhism has been influenced by the Upanishads, okay. So Shankaracharya is reviving the concept of we can say Upanishadic knowledge in a very similar way, but in a very easiest pattern, sir, है ना, समझे। So by establishing the sect, okay ना, समझे, and by making sure that the mathas were established across the country, he was able to spread the knowledge of the Vedas in a very significant way, sir, okay. Secondly, he did not codify or he did not give a rigid interpretation, and that is one of the reason all the 4 मठ, आप ये चारों के चारों मठ आज की तारीख में देखोगे तो they are culturally or they have common ideology, but they are also ideologically different from each other, sir, okay. रामेश्वरम में भी आदि शंकराचार्य आपको उनके जो मठाधिपति है काइंड ऑफ, सर, उनको भी शंकराचार्य के रूप में उपाधि मिलती है। द्वारका के भी शंकराचार्य आपको मिलेंगे सर, ठीक है, पुरी में भी शंकराचार्य मिलेंगे। बट कुछ मुद्दों के ऊपर हमें पता चलता है कि इनके बीच में आइडियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन अलग है, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने इसके लिए वो ओपन छोड़ दिया कि भाई आप अपने हिसाब से लोगों को बेसिकली क्या कह सकते हैं कि ज्ञान की तरफ लेके जाइए सर, है ना, समझे। So ये बहुत प्रोमिनेंट पार्ट आपको यहाँ से मिलता है, एंड वी विल सी कि इसके कारण रिवॉल्यूशनर जो रिलीजियस थॉट उसमें बहुत बड़ा चेंज आ गया सर, है ना, समझे। चेंज इस तरह से आया क्योंकि इन्होंने ज्ञान की भी बात की है। दशनामी अखाड़ा एक ऐसी संस्था के रूप में आपको मिलेगी जो वी विल सी कि शस्त्र और शास्त्र दोनों को काइंड ऑफ ट्रेनिंग देता है, और इसके कारण हमें ये पता चल रहा है कि जो अलग अलग प्रकार की फिलॉसफीज थी उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है सर, है ना, समझे। तो ये चीज पहले नहीं हुआ करती थी, दिस वाज नॉट वी विल सी गोइंग ऑन। इन फैक्ट एट दैट टाइम इंडियन सोसाइटी वाज गोइंग थ्रू वेरी वी कैन से क्राइसिस पीरियड, जहां फॉल्ट लाइंस और फ्रैक्चर्स बहुत हुए थे विद रिस्पेक्ट टू रिलीजियस थॉट्स, ओके। एंड शंकराचार्य के आगमन के बाद बिकॉज़ उन्होंने भारत भ्रमण किया, और भारत भ्रमण करने के कारण वी विल सी कि लोगों को यूनिफाई किया गया सर, ओके। In fact, authors तो वहाँ तक बात करते हैं कि one of the reasons behind the downfall of Buddhism in India is because of what, sir? It is because of the growth of Adi Shankaracharya and the ideology he preached in the form of Advaitwada as well, sir, ठीक है, समझे। तो ये चीज हमारे लिए बड़ी प्रोमिनेंट थी शंकराचार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भी उनका कंट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ तक देखने को मिला, एंड हाउ ही प्रीच्ड एंड व्हाट वाज द इंपैक्ट, सर, ओके। अब वाज इट टारगेटेड अगेंस्ट द भक्तिवाद, तो हम ये कहते हैं कि देखो भक्तिवाद भी अलग तरह से था, भक्ति ने अपने हिसाब से काम चालू रखा है सर, ठीक है ना, भक्ति कंटिन्यू टू फ्लरिश, भक्ति कंटिन्यू टू गेट पॉपुलर एट दैट टाइम, सर, समझे। बट शंकराचार्य गिवन अल्टरनेटिव पाथ, क्योंकि भक्तिवाद एट दैट टाइम वाज ओनली कन्फाइंड टू द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, सर। आज भी भक्ति मूवमेंट आप देखिए नैनारों का और अलवरों का जो था वो तो एक विस्तार तक सीमित था सर, ओके, तमिलनाडु वाले विस्तार तक। तो उससे शंकराचार्य बहुत आगे लेके गए सर, समझे। उन्होंने समाज को ज्ञान मार्गी बनाया और ज्ञान को भी रीइंटरप्रेट करके सर, समझे, कि वेदों के अंत के रूप में और खास करके उपनिषद का जो हायर नॉलेज था उसको प्रोपाउंड किया इन द लोअर फॉर्म, सर, ओके, समझे। बाय राइटिंग कमेंट्रीज ऑन द उपनिषद्स एंड द गीता एंड द वेदास, ओके, ही वाज एबल टू कन्विंस द masses, okay. Simultaneously he was able to institutionalize a new religious order in the country where we will see the math actually focused on the convergence of the religious ideologies, okay. मठों के अंदर क्या होता था, डिस्कशंस होता था, फिलोसॉफिकल डिस्कशंस होता था, आइडियोलॉजिकल डिबेट्स होती थी, और ग्रेजुअली संस्थाओं का निर्माण हुआ सर, है ना। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सर, है ना, सब जगह के ऊपर आपको ये मिलता है सर, समझे। तो ये रिवॉल्यूशनरी था सर, और आज का जो मॉडर्न डे हिंदुइज्म का जो आपको आकार मिला वो इसी के कारण मिला सर, ओके। दूसरी ये मठों के अंदर दशनामी अखाड़ों की जो स्थापना की गई, ये दशनामी अखाड़ा वी विल सी कि साधु संतों को विदेशी आक्रमणों से भी बचा। एक्चुअली हुआ क्या था कि बाय दैट टाइम, है ना, बेसिकली जो सिंध में अरब इन्वेजन होना शुरू हुआ और बाकी सारे जो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे उसमें संतों को ये भी कहा गया कि भाई यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ द सोसाइटी एज वेल, सर, है ना। सो अलोंग विद द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट यू आर आल्सो सपोज्ड टू मेक श्योर कि व्हेन टाइम कम्स आपको धर्म रक्षक रक्षित बनना बनेगा सर, ठीक है ना, यू आर सपोज्ड टू बी प्रोटेक्टर ऑफ द धर्म एज वेल, सर, ओके। तो अलोंग विद द किंग्स द पुरोहित्स एंड द सन्स शुड आल्सो नो दैट, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी कि उनको ये शस्त्र शास्त्र दोनों की ट्रेनिंग मिलती थी, एंड दिस वाज प्रूव्ड, है ना, व्हेन दे रेजिस्टेड द फॉरेन इन्वेजन्स एंड द पॉलिटिकल चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस इन द मिडिल एरा, ठीक है, मिडिवल या ब्रिटिश एरा के अंदर। तो इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई रिलीजियस थॉट्स में भी रिवॉल्यूशनाइज किया था, आइडियोलॉजिकल थॉट्स में भी रिवॉल्यूशनाइज किया था, और शंकराचार्य ही थे जो बेसिकली आगे की लाइन ऑफ फिलोसफर्स को और दार्शनिकों को क्रिएट करके गए थे, क्योंकि आदि शंकराचार्य के रास्ते के ऊपर चलते चलते ही रामानुजाचार्य आए, रामानुजाचार्य ने फिर और रास्ता दिखाया सर, ठीक है, समझे। तो ये बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट है। तो सिंथेसिस थी आइडियाज और फिलॉसफीज की, सर, है ना। क्यों? क्योंकि हमें ये पता चलता है कि वी विल कम टू नो कि इसके पहले जो ओपिनियंस थे उसमें बहुत सारी वेरिएशंस आ रही थी, है ना, तो सब कुछ कन्वर्ज करवा दिया सर। इसकी इंपैक्ट मिलती है क्योंकि इनसे ही हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंशिएट करते हुए रामानुजाचार्य ने अपना दर्शन दिया। अगर शंकर नहीं आए होते तो रामानुजाचार्य कैसे अपना दर्शन दे पाते, सर, है ना। तो इट्स सिंपल एज इट कैन गेट, सर, है ना, समझे। आदि शंकराचार्य नहीं आए होते तो हाउ कुड वी विल सी कि रामानुजाचार्य वुड आल्सो बी एबल टू गिव हिज दर्शन, सर, है ना, समझे। तो ये चीज शंकराचार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको मिलेगी जो हमें पता होनी चाहिए, सर, ठीक है। अब देखिए कि एक शंकराचार्य थे, सर, है ना, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड वी विल फाइंड कि उनके कारण जो थीस्ट और नॉन थीस्ट कम्युनिटी, सर, है ना, थीस्ट का मतलब है जो भगवान में मानते हैं, नॉन थीस्ट जो भगवान में नहीं मानते थे, उनको शंकर ने एक कर दिया, सर, है ना, समझे। आप देखिए कि बाय डिफाइनिंग ब्रह्मन एज द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, एज द यूनिवर्सल एसेंस, ओके, और द ब्रह्मन इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल ऑफ अस एंड ब्रह्मन स्टेज इन बिटवीन अस, सर, ठीक है ना, समझे। तो दिस बिकेम द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। देखो मोनिज्म क्या था, सर, समझे।
द इशू वाज विद रिस्पेक्ट टू द थीस्ट क्लास ऑफ पीपल सर। आप इसके पहले की फिलॉसफिकल सिस्टम देखिए तो वो थीइज्म में नहीं मानती थी, वो एथिस्ट थी, है ना, समझे, काइंड ऑफ एथिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो गॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से नकारती है सर, है ना। शंकराचार्य ने बेसिकली एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बनाया सर, है ना। उन्होंने कहा कि भाई देखो लेट अस एग्री टू डिसएग्री, है ना, समझे नहीं समझे, बट लेट अस एग्री टू द पॉइंट कि देयर इज अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, है ना। सो वी कैन हैव अ वैरायटी ऑफ फेथ बिटवीन आवरसेल्फ, ओके ना। आप ब्राह्मण बेसिकली अल्टीमेट है ये आप मानते हो, उनके नीचे आप जो भी बेसिकली क्या कह सकते हो कि भगवान को मानोगे, निर्गुण मानोगे, सगुण मानोगे, सर, है ना, समझे, वो सब चीज बढ़िया चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी सर, है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि कन्वर्जेंस ऑफ रिलीजियस फिलॉसफीज क्लब टुगेदर लीडिंग टू द अल्टीमेट ब्राह्मण सर, है ना, समझे। तो बड़ी हाई लेवल ऑफ चीजों को उन्होंने कन्वर्जेंस में लेके आए थे सर, है ना, समझे नहीं समझे। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि इस प्रकार की फिलॉसफिकल डिबेट अगर आप समझने की कोशिश करिए तो कभी पहले डिस्कस नहीं हुई थी, बट इंडियन फिलॉसफिकल ट्रेडिशंस को एक नई दिशा मिलती है। हमें ये पता चलता है कि ये जो भारत भ्रमण शंकराचार्य के द्वारा किया गया तो बहुत सारे संप्रदायों के संतों के साथ उनकी वार्तालाप हुई, उनके बीच में डिस्कशंस हुए, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि जो चीजें हैं वो और निकल के आती है सर, है ना, समझे। चार मठों से कास्ट रिजिडिटी स्ट्रांग हुआ, वैसा मतलब सीधे-सीधे तौर के ऊपर इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में तो कोई चीज नहीं निकल के आई है सर, ठीक है समझे। ये भाई मठों के निर्माण से बेसिकली कास्ट रिजिडिटी स्ट्रांग हुआ, वो लेटर पीरियड के ट्रेडिशंस के साथ आपको जरूर से मिलेगा सर, ओके। बट इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में तो कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर से सिग्निफिकेंस नहीं थी। इनफैक्ट जो रिलीजियस ऑर्डर में, क्योंकि मठों की स्थापना से ये हुआ कि जो धार्मिक दर्शन बात करेंगे या रिलीजियस फिलॉसफीज की बात करेंगे, जिसमें जो कम्युनिटीज और सोसाइटीज इन्वॉल्व नहीं थी उनको भी ये मेन स्ट्रीम में लेके आए सर, है ना, समझे। तो रेदर देन वी विल सी कि कास्ट रिजिडिटीज की जब हम लोग बात करेंगे सर, ठीक है समझे, तो वो चीज सीधे-सीधे तौर पे आपको नहीं मिलेगी सर, ठीक है, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाउ थिंग्स हैव वी विल सी कि ट्रांसफॉर्म, एंड अखाड़ा सिस्टम तो एक ऐसी सिस्टम थी इसमें हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि भाई इट हैड क्रिएटेड डिफरेंट कम्युनिटीज एंड पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्ट कमिंग टुगेदर सर, है ना, क्योंकि ये दशनामी अखाड़ा 10 नाम से सर, है ना। इसमें सारस्वत ब्राह्मण भी थे सर, है ना। आप देखिए इसके लिए एक सारस्वत कम्युनिटी है, सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी आपको अखाड़ा दशनामी में आपको वी विल सी की तीर्थास करके एक मिलेंगे, आपको गिरी मिलेंगे सर, ठीक है। ये दशनामी अखाड़े के गिरी बाबू, है ना, भारती गिरी बाबू यहाँ गुजरात में है सर, ठीक है, गिरनार में सर, तो उनके स्पीच भी लोग बहुत सुनते रहते हैं। तो आपको पीछे आप देखोगे सरस्वत या सरस्वती लिखा जाएगा, कोई पंडित होंगे ना या जो भी साधु होंगे, ठीक है, वो पीछे अगर गिरी लिखा है तो गिरी संप्रदाय से है, अगर भारती लिखा है तो भारतीय संप्रदाय से है, अगर तीर्था लिखा है तो तीर्थ संप्रदाय से है, अगर सारस्वत लिखा है तो सारस्वत संप्रदाय से है। ऐसे और भी आई गेस 5-6 मैंने अभी आपको बताया, और भी 4-5 और संप्रदाय है, उन सबको इकट्ठा किया सर, ठीक है, समझे। तो वी विल फाइंड कि ये चीज बड़ी प्रोमिनेंट है सर, गेटिंग ओके। अभी एक्चुअली आदि शंकराचार्य या शंकराचार्य की जो मठाधिपति की बात है उसको लेके उसमें ये जो कास्ट और उसके ऊपर डिबेट हो रही है, बट ये काफी लेटेस्ट या मैं कहूंगा कि कंटेम्परेरी डिबेट के साथ में आपको मिलेगी, बट तब के पॉइंट के ऊपर आपको नहीं मिलती थी। क्या इसने भक्तिवाद को कट आउट किया है? नहीं किया है सर, ओके। भक्ति कंटिन्यू टू फ्लरिश। इनफैक्ट शंकराचार्य का जो दर्शन ऐसा रहा है, अद्वैत दर्शन, जिसने भक्ति को सिंथेसिस में ले गया, और वो शंकर ने नहीं किया, और शंकर के जो इमीडिएट सक्सेसर थे रामानुजाचार्य, जो उनके 200 साल के बाद आए थे, उन्होंने उसको ये किया सर, ठीक है, समझे। क्योंकि शंकराचार्य बेसिकली ब्रह्म को बना गए हैं ना, ग्रेटर अम्ब्रेला के रूप में। आप देखिए कि उन्होंने क्या कहा कि भाई आप जिसको भी मानते हो सर, ठीक है, समझे। आप आत्मा के रूप में या बेसिकली आप गॉड के रूप में जिसको भी मानो, और आप एक चीज के ऊपर तो कन्वर्जेंस रखते हो कि ब्रह्म इज अल्टीमेट रियलिटी, है ना। तो ब्रह्म इज द बिगर अम्ब्रेला, उसके नीचे आप जितने भी गॉड्स एंड गॉडेसेस को, जितने भी संप्रदायों के साथ जुड़े हो, लेट इट बी लाइक दैट सर, ठीक है, समझे। हमें उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है सर, ओके। तो ये चीज बड़ी प्रोमिनेंट थी ना सर, ये पहले आपको कहां मिलती है सर, ओके। दूसरा हमें पता चल रहा है कि रीजनलाइज थे सर, ना। रीजनलाइज होने का मतलब ये है कि जितने भी संप्रदाय थे वो कैसे थे सर, दे वर ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर रीजन सर, ओके। पर आदि शंकराचार्य ने दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि पूरे भारत के अंदर भ्रमण किया है, और हार्डली 30-32 साल तक उनकी मृत्यु भी हो चुकी है सर, ओके। तो उन्होंने रिवाइवल किया है सर, समझे नहीं समझे। तो बाय एस्टैब्लिशिंग द मठ अक्रॉस द कंट्री इन ऑल द 4 डायरेक्शन ही वाज एबल टू स्प्रेड द मैसेज, है ना, समझे। दूसरी उनकी कमेंट्रीज बड़ी प्रोमिनेंट है। कमेंट्रीज क्यों? क्योंकि कमेंट्रीज में उन्होंने टिप्पणी की हुई है। ये टिप्पणी मूलतः से उपनिषद के ऊपर भी है, वेदों के ऊपर भी है, और गीता के ऊपर भी है सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल सी कि ही इज ट्राइंग टू स्प्रेड द नॉलेज एंड इन अ वेरी सिंप्लिफाइड फॉर्म एज़ वेल सर, ओके। और इसके पहले की जो फिलॉसफिकल डिबेट जिस तरह से निकल के आ रही थी, जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं था, शंकर ने उसको भी सॉल्व करने की कोशिश की सर, ठीक है ना, समझे, ओके। तो कोई शिव जी को मानता था, कोई विष्णु जी को मानता था, कोई शक्ति को मानता था सर, है ना। शंकराचार्य ने कहा कि इन सब के ऊपर एक ब्रह्मन है, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस के रूप में, हाँ है। तो सब एक पॉइंट्स के ऊपर कन्वर्ज हो गए कि भाई देखो ये अल्टीमेट रियलिटी है, और इसी के ही इर्द-गिर्द सब कुछ चलता है। ब्रह्मन कौन है उसको उन्होंने ओपन छोड़ा कि भाई आई विल नॉट अलाउ और आई विल नॉट अलाउ टू बी कन्फाइंड माय सेल्फ कि भाई ब्रह्मन किसको कंसीडर करेंगे सर, ठीक है ना, समझे। बट इट एनकम्पासेस एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, है ना, हम जो भी चीजें देख रहे हैं सर, ओके। तो डिवाइन अफिनिएशन के साथ जुड़ा हुआ है सर, समझे। तो बड़ी प्रोमिनेंट दर्शन दिया है शंकराचार्य, इसके कारण उनको ये कहा गया कि उन्होंने रिवॉल्यूशनाइज किया सर, ठीक है, समझे। कि भाई वी एग्री टू डिसएग्री बट वी एग्री टू दिस पॉइंट कि दिस इज द ब्रह्मन सर, ठीक है ना, समझे। ये मठों के अंदर वी विल सी पिलग्रिमेजेस शुरू हुए, है ना। तो चार धाम यात्राओं की शुरुआत हुई। तो ये चार धाम में लोग जाते थे, पीपल यूज्ड टू गो टू दिस 4 धाम्स, ओके ना, व्हिच वर लोकेटेड इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, ओके। इनफैक्ट ये चार धामों की इंपॉर्टेंस जो देखिए सर, है ना। एक धाम है वो शैवाइक धाम है सर, है ना। एक धाम अगर आप समझने की कोशिश करिए तो श्रृंगेरी माता का जो गढ़ है वो बेसिकली शक्तिपीठ का एक प्रकार है दक्षिण के अंदर सर, ठीक है। ईस्ट में आपको जगन्नाथ जी देखने को मिलते हैं और वेस्ट में द्वारका मिलता है सर, ओके। बद्री केदार आपको शैवाइक है ना, मूल तो शिव जी का है सर, ठीक है। तो ये मठ भी आपके रिलीजियस फिलॉसफीज को एनकम्पास करते हैं कि नहीं करते? कभी आपने सोचा है कि नहीं सोचा है? शंकराचार्य ने वी विल सी कि मठ बना सकते थे तो ऐसी 4 जगह के ऊपर मठ बनाते जहां खाली वैष्णवाइट ट्रेडिशन पॉपुलर हो, या कहीं पे खाली शैवाइट ट्रेडिशन पॉपुलर हो, या वी विल सी कि खाली और खाली शक्ति परंपरा को माना जाए सर, है ना। उन्होंने ये नहीं किया। ये 4 मठ ऐसी जगह के ऊपर बनाए हैं सर, ओके, जहां शिव, शक्ति और वैष्णव सर, है ना, ये तीनों संप्रदायों की आराधना और पूजा हो रही हो। तो इन संप्रदायों को जो लोग अपने हिसाब से विल सी कि इष्ट देव के रूप में मानते हैं सर, ठीक है ना, उनकी कनेक्टिविटी भी बने और उनको मेन स्ट्रीम आइडेंटिटी भी मिलती रहे सर, है ना, समझे। तो ये चीज बहुत प्रोमिनेंट है ना सर। देखो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट फाउंड इन द बुक्स, मैंने आपको पहले भी कहा, आपको सोचना पड़ेगा सर, है ना, समझे। तो उसको उन्होंने यूनिफाई किया है सर, ओके। सेक्टेरियन लाइंस के ऊपर बांटने नहीं दिया और कहा कि भाई देखो ये चारों के चारों मठों के थ्रू आप ब्रह्म को ही अचीव करोगे, है ना, समझे। दूसरा क्या हुआ कि ये मठों को फिर इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया। मतलब आप मठों का एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे तो एक अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप निकल के आया सर, है ना। वहां ट्रांसलेशन हुआ, वहां किताबें लिखी गई, वहां कमेंट्रीज लिखी जाती है। तो दैट आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। सो इन मेंटेनिंग द रिलीजियस ऑर्डर, है ना, रिलीजियस ऑर्डर को मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस आइडेंटिटीज को मेंटेन करने के हिसाब से, तो बहुत ही बड़ा वी विल सी की एक सिग्निफिकेंट पार्ट था सर, है ना। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस उनको रिवॉल्यूशनाइज कहते हैं। इट नेवर इंटेंडेड टू ब्रेक द भक्ति सर, है ना, समझे। इफ इट वाज इंटेंडेड टू ब्रेक द भक्ति तो ही वुड हैव बेसिकली लाइक भक्ति वुड हैव बीन अब्सॉर्ब्ड विद इन द ग्रेटर फोल्ड ऑफ अद्वैतवाद, है ना। पर वो तो कभी हुआ ही नहीं है सर, समझ में आया आपको सर, ओके। तो ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से मिलती है। एंड अगर आपको अद्वैतवाद पढ़ना है या बेसिकली स्वामी स्वरूपानंद आपको मिलेंगे आईआईटी खड़गपुर के क्या कह सकते हैं कि वी विल सी की वो वेदांत सोसाइटी है स्वामी विवेकानंद के साथ दर्शन के साथ जुड़ी हुई, और उनके लेक्चर्स आपको मिलेंगे आईआईटी के सर, एग्जैक्टली, है ना। ये हर्ष ने बेसिकली लिखा है सर, ओके। और बहुत मजा आती है सर सुनने की, है ना। पर आप जितना सुनोगे उतना
दूसरा ही मतलब अलग ही लेवल में आपको ट्रांस मिलेगा सर, है ना, समझे कि आप कौन हो सर, है ना, तो फिर वो कहता है कि चतुर्थम, है ना, यू आर द फोर्थ वन, ओके, तो बोले मैं कौन हूँ सर, क्योंकि वहाँ ये डिस्कशन होती है कि हु एम आई सर, ओके, उपनिषदिक थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मंडूक्य तरीका ही है जिसमें लिखा गया है भगवान गॉड पद के द्वारा कि आप चौथे हो, बोले चौथे कैसे, तो भाई आप जो एक फिजिकल सेंस में हो वो अलग है, आप जब सोच रहे हो वो अलग है, एक आप बेसिकली तीसरे स्टेज में हो सर, है ना, जहाँ वी विल सी कि आप कॉन्शियस होके सब कुछ कर रहे हो, और एक चौथा भी आपका पार्ट है सर, है ना, तो वो जो चौथा पार्ट है आपका वही अल्टीमेट रियलिटी है, बाकी तीनों के तीनों वी विल सी की अलग है सर, समझे गेटिंग ओके, तो वी विल सी दैट बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट इसके अंदर से मिलेगी, बट हमें ये पता होना चाहिए कि आदि शंकराचार्य का कंट्रीब्यूशन क्या है सर, ओके, तो अभी भक्ति के ऊपर आएंगे तब इसके ऊपर वापस थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या वो सच्ची में टारगेट हुआ था कि नहीं हुआ था। खैर अब देखिए कि आदि शंकराचार्य का जो दर्शन है उससे एक स्टेप आगे जाके ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी की चीजें बनती है सर, है ना। देखिए चार मठों के अंदर वैदिक एजुकेशन का भी रिवाइवल हुआ सर, है ना, समझे नहीं समझे। सो वी विल सी की नो डाउट दे वर एडवांस्ड इंस्टीट्यूशन। देखो मठों के अंदर क्या था, मूलतः से तो घटिका थी, अगर आपको याद होगा तो, और घटिका जो है वो क्या काम करती थी, आप देखिए पल्लव पीरियड के अंदर मैंने आपको घटिका के बारे में पढ़ाया था सर, है ना, हिस्टोरिकल सेंस में। सो ऑल दिस बेसिकली मठ वर आल्सो ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दे वर आउटकम ऑफ द घटिका, है ना। घटिका जो वैदिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना, वैदिक कॉलेजेस के रूप में कंसीडर किया गया है, टेंपल इंस्टीट्यूशंस के साथ अटैच्ड है सर, ओके। एंड देन वी विल सी कि वो मठों में ट्रांसफॉर्म, तो ऑब्वियस है कि जो वेद है वो तो ज्ञान के रूप में आपको मिलेगी। अब सब हर एक मठ के अंदर प्राइमरी एक एक, जैसे आप बुद्धिज्म में याद करिए कि नालंदा, विक्रमशिला तक ये क्या कह सकते हैं, उदानपुरी, सोमपुरी, जगदलला, ये 5 संस्था पाल पीरियड के अंदर चल रही थी। तो दे हैड अ सिस्टम ऑफ इंटरफेस अमंग देमसेल्व्स वेयर दे वाज टीचिंग स्पेसिफिकली वी विल सी की सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म, कहीं महायान, कहीं हीनयान वगैरह। वैसे ही ये मठों के अंदर भी कि कोई वैदिक एजुकेशन का तो फोकस दिया जाता था ना अलग-अलग सब्जेक्ट्स में। तो कहीं पे ऋग्वेद के ऊपर फोकस था, कहीं सामवेद के ऊपर फोकस था, है ना। बट ओवरऑल सबका जनरलाइजेशन भी आपको मिलता है ना, क्योंकि मूल तो वेदांत है, उपनिषद का दर्शन है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि बिकॉज़ दे वर सेंटर्स ऑफ लर्निंग, तो वेद एंड उपनिषद की लर्निंग भी थी, रिलीजियस लर्निंग भी थी सर, है ना, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ऑर्डर की भी लर्निंग आपको मिलती है सर। तो ये सब चीजें हम इसके अंदर हाइलाइट कर देंगे। और मेन मैंने आपको बताया मठों के साथ-साथ ये मठों की लोकेशन ऐसी है जहां वैष्णविज्म, है ना, साउथ के अंदर खास करके जो श्रृंगेरी का मठ है वो शक्तिपीठ का एक प्रकार है सर, है ना, समझे। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ईस्ट में जगन्नाथपुरी आपको देखने को मिलेंगे सर, है ना, वेस्ट में द्वारका, है ना, तो गुजरात में, एंड वी विल सी की नॉर्थ में आपको बद्री मिलता है, बद्री केदार सर, ठीक है, समझे। जो शैवाइट मठ के रूप में आपको मिल जाएंगे सर, है ना, समझे, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, समझे, है ना। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रणछोड़ से, है ना, एनी मैंने माया लगानी सर, ठीक है, समझे। गुजराती में गरबा है सर, क्या चले, लेकिन कम बैक टू दिस पार्ट, तो अगर मैं सुनते रहते हैं हमारे यहाँ, चलिए सर, ओके। तो कहानी क्या है, वी विल सी की, है ना, द्वारका नो नाथ मारो राजा रणछोड़ से सर, कि द्वारका का नाथ कौन है, कि मेरे लिए राजा रणछोड़ है सर, ठीक है, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो उसके लिए है ना, एनी मैंने माया लगानी है, मुझे उनकी माया लग गई है ना, मुझे उनके प्रति डिवोशन हो गया है सर, है ना। तो इस तरह के गरबा और ये सब बहुत सारी चीजें मिलेगी ना सर, ओके। इनफैक्ट अभी नवरात्रि आएगी ना, नवरात्रि में आप देखिए सबसे ज्यादा जो काइंड ऑफ गरबा है वो डेडिकेटेड, मतलब उसकी लिरिक्स आप देखोगे आज की तारीख में भी, तो कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से है सर, समझे। तो भक्ति का पार्ट है ना सर, समझे नहीं समझे, है ना, कि तारा बिना श्याम मन एकल उडागे रास रमवाने वहलो आवते साहब, है ना, कि शाम तुम्हारे बिना मुझे अकेला लग रहा है ना, तो आप रास गरबा खेलने के लिए जल्दी आ जाना सर, सब शाम 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 करके सर, ठीक है, समझे। तो यू विल सी दैट वेरी प्रोमिनेंट, है ना, ये कान्हा हूं तने चाहूं सर, है ना, वो कान्हा हम तुम्हें बहुत चाहते हैं सर, ठीक है। मतलब आप देखोगे तो सर, है ना, वेणु वगाड़ तो गायो चराव तो सब, है ना, समझे, वेणु वगाड़ तो मतलब बांसुरी बजा रहे हैं ना, गाय चरा रहे हैं सर, ठीक है, समझे। आयो जशोदा में लाड लो सर, है ना, तो यशोदा माता का लाड लाया है सर, मतलब इस तरह के गरबा आपको बहुत मिलेंगे। सो वी आर स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू कृष्ण भगवान सर, ठीक है, समझे। एंड डायरेक्टली एड्रेस किया जा रहा है, मतलब नॉर्मली आप देखिए कि भगवान को भगवान के रूप में हम, है ना, वो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप में मारवाता ने कहा सर, ठीक है। बट आप अभी देखो गुजरात में जितना फेस्टिवल, मतलब आपको लग रहा है कि मास्टर एग्जैजरेट कर रहा है, पर मैं काफी सारी जगह में दिवाली वाली सेलिब्रेट किया है, पर मैं नवरात्रि से लेकर दिवाली तक का टाइम फ्रेम है ना, आई प्रेफर टू बी इन गुजरात सर, क्योंकि अभी ये वर्ल्ड कप का अभी ट्रांजिशन है, आप रात पूरी रात भर आपको इतनी वाइब्रेंसी देखने को मिलेगी। और मतलब है ना, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीजें थोड़ी कंपैरेटिवली रात को, है ना, दारूबाजी कम होती है, यहाँ होती है, तो लोगों को डर भी लगता है कि लपेटे में आ जाएंगे, दूसरे दिन पेपर में फोटो आएगा, और यहाँ की सोसाइटी में टाबू बहुत है सर, है ना। मतलब आप देखिए सट्टे बट्टे के स्कैम में पकड़े गए ना सर, है ना, पैसा वैसा कमाते समय तो उतना ठीक है, बोले चलो पैसा कमा रहा था सर, पर इसमें पकड़े गए ना तो समाज में बोले ये पार्टी बॉय है सर, ठीक है, समझे। तो लोग पीते डर लगा के पीते हैं, काइंड ऑफ अलग ही सोसाइटी, वैल्यू सिस्टम थोड़ी अलग है। तो इन सब के चक्कर में क्या है कि थोड़ा बाहर जो क्या कह सकते हैं आवारागर्दी कम होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, बट वो डर वाला माहौल नहीं है। तो कुछ साल पहले एक शिक्षक आए थे सर, है ना, और पहली दफा गुजरात है, नवरात्रि में आए थे, तो मैं उनको एयरपोर्ट लेने गया था, 1 डेढ़ बजा था, और नवरात्रि का टाइम था, तो वो उनकी वाइफ थी, उनकी डॉटर भी थी, और फिर मैंने कहा और लेट नाइट फ्लाइट थी, तो मैंने कहा कि सर आप थोड़ा कुछ डिनर या कुछ लेट नाइट कुछ नाश्ता कर लेते हैं, तो यहाँ नवरात्रि में सब खुला रहता है, ऑलमोस्ट सुबह 5-6 बजे तक सर। तो सफर से पूरा शहर बाहर है, बोले पूरा शहर बाहर है, हाँ। एंड देन गर्ल्स ड्राइविंग एक्टिवा, ये वो फलाना टीम का, बोले यार ये सब तो हमारे उधर होता नहीं है, वहाँ तो गाड़ी बोनेट पे बिठा देगा सर, मैंने बोला सर यहाँ थोड़ा कंपैरेटिवली ठीक है उस तरह से सर। तो चीजें हैं सोसाइटी, बस फेस्टिवल थोड़े लोग ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, मतलब आई हैव सीन पीपल, है ना, मतलब त्योहार व्यवहार मतलब सब जगह पे है, नवरात्रि से लेकर दिवाली तक का जो टाइम फ्रेम है वो थोड़ा अलग ही प्रकार से आपको मिलता है सर। खैर तो कभी नवरात्रि में आना सर, है ना, नवरात्रि में बड़ौदा जाना सर, ठीक है। अहमदाबाद की गरबा तो बहुत फेमस है, पर बड़ौदा बड़ौदा इज नोन एज द सांस्कृतिक नगरी ऑफ गुजरात, कल्चरल कैपिटल ऑफ गुजरात सर, है ना, बड़ौदा। एंड वी विल सी दैट वहाँ बहुत सारे ग्रुपिंग्स है जिनके मतलब लोग अहमदाबाद से खेलने जाते हैं। आई हैव माय एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स जो वडोदरा 2-3 दिन 4 दिन गरबा खेलने जाते हैं, मतलब उतना अलग ही प्रकार का क्रेज है। और नवरात्रि में फिर खर्चा भी करते हैं, मतलब तबला तोड़, क्योंकि वो ट्रेडिशनल कपड़े पहने होते हैं, वो बड़े महंगे आते हैं सर, ठीक है ना। तो पीपल स्पेंड लाइक क्रेजी, पूरे नहीं नहीं ये तो इसको छोड़ेंगे नहीं सर। दया बहन आपने देखे कि नहीं देखे सर, तारक मेहता, वो ऑलमोस्ट हर एक गुजराती फैमिलीज में सर यहाँ आपको मिलेगा सर, ठीक है ना, छोटी बड़ी कोई भी, है ना, कहीं से भी आप देखे जाओ सर, है ना। तो गरबा तो कोई नहीं छोड़ेगा, मतलब दया बहन से हालो हालो करके सब चालू हो जाएगा सर। खैर चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो व्हाट वी सी ओवर हियर सर, है ना, समझे। वी विल सी दैट द मठ क्रिएटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, तो मठ का इंपॉर्टेंस थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा सर, है ना। शंकराचार्य का सिग्निफिकेंस में ब्राह्मण की अल्टीमेट रियलिटी के बारे में लिख लीजिएगा, इनकी कमेंट्रीज लिख सर, है ना, कमेंट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है ना। तो रिलीजियस नॉलेज को, हायर नॉलेज को लोकल लैंग्वेजेस के अंदर और कॉमन मैन को समझाने की कोशिश की जाना सर, ओके। एंड साथों साथ वी विल सी की कन्वर्जेंस ऑफ थॉट्स को एक पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आना सर, ओके। अब आदि शंकराचार्य के दर्शन को आगे कंटिन्यू किया गया, किसके द्वारा किया गया सर, है ना? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि आदि शंकराचार्य के जो दर्शन है उसको आगे कंटिन्यू किया जाता है बाय हिज फॉलोअर रामानुजाचार्य सर, ठीक है, समझे। अब रामानुजाचार्य एक दर्शन देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं विशिष्ट अद्वैत। अब रामानुजाचार्य से सवाल नहीं है, पर ओवरऑल वेदांत दर्शन और उसके ऊपर से गोल करके एक मैक्रो सवाल पूछ लेगा, या हो सकता है भविष्य में रामानुजाचार्य के ऊपर से भी आ जाए सर, ठीक है, समझे। तो एक शंकराचार्य की कहानी आपको मिलती है सर, ठीक है, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड दूसरी कहानी अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हमें ये पता चल रहा है कि वी विल सी कि रामानुजाचार्य के दर्शन मिलेगा सर, ठीक है। अब रामानुजाचार्य ऐसे शंकराचार्य के दर्शन से ही प्रभावित थे, बट इनके बीच में मत मानते थे, है ना, बिकॉज़ ये सब धार्मिक दर्शन की बातें हो रही है सर, है ना, डिस्कशन हो रहा है, तो इनके बीच में डिफरेंसेस भी थे सर, ओके। इनका दो तरह का डिफरेंशिएशन था। एक तो पहले ब्राह्मण कौन है? तो शंकर ने कहा था कि ब्राह्मण इज द अल्टीमेट रियलिटी सर, ठीक है ना, ब्राह्मण कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट आत्मन, आत्मन एंड ब्राह्मण आर सेम ओनली सर, ठीक है, समझे। बट व्हेन इट कम्स टू रामानुजाचार्य उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन है सर, ओके। ये डिफरेंशिएशन ये है कि एक तो आप ये कह रहे थे कि जगत, है ना, मिथ्य ब्रह्म सत्य, उसको लेके रामानुजाचार्य ने कहा कि नहीं, है ना, मिथ्य जो जगत है वो मिथ्य नहीं है, वो भी रियलिटी है, वो माया नहीं है।
तो शंकराचार्य मायावाद को बहुत प्रपोज करते हैं। ही टॉक्स अबाउट मेनी थिंग अबाउट मायावाद, सर, इल्यूजन एंड एवरीथिंग इज इल्यूजन। जो भी हम देख रहे हैं, जो भी फील कर रहे हैं, सब इल्यूजन के रूप में है। रामानुजाचार्य ने इल्यूजन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं है ना, व्हाटएवर वी सी हैज बीन मेड बाय ब्रह्मा, सर, ना, बिकॉज़ ब्रह्मा लिव्स इन अस, आई एक्सेप्ट द पार्ट, सर, ठीक है, समझे। बट वी आल्सो नीड टू सी दिस पार्ट कि ये जो ब्रह्मन है उन्होंने सब कुछ बनाया है, तो वो मिथ्या कैसे हो सकता है, सर, समझे समझे नहीं, ओके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, एक तो मायावाद गलत है, दूसरी कहानी उन्होंने अद्वैत को विशिष्ट अद्वैत के रूप में कंसीडर किया गया, सर, है ना, समझे। और विशिष्ट अद्वैत क्यों कहा, उसके पीछे की दो कहानी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि कभी-कभी हमें लगता है कि आत्मा और ब्रह्मन एक है, कभी-कभी हमको आत्मा और ब्रह्मन अलग-अलग भी दिखेंगे, सर, समझे। अल्टीमेटली दोनों एक ही है, बट वी कैन सी मेनी अ टाइम्स, ओके। तो एक रोज का एग्जांपल आपको मिलेगा, या अगर आप समझने की कोशिश करिए तो आपको समुद्र की लहरों का एग्जांपल मिलेगा। देखिए समुद्र जो है वो यहाँ पे ब्रह्मन है, और समुद्र की लहरें देखेंगे तो हमें पता चलता है कि अलग-अलग विस्तारों में अलग-अलग प्रकार से एक्ट करती है। कहीं बहुत ऊंची लहरें आ रही होगी, कहीं बहुत तेज लहरें आ रही होगी, कहीं पे हो सकता है कि जो सी वेव्स है वो थोड़े ठंडे हो सकते हैं ना, या वहाँ पे आपको समुद्र बड़ा काम दिखेगा, सर, ओके। तो आप कभी-कभी कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ का समुद्र बहुत तेज है, फलानी जगह पे गए तो वहाँ बहुत ठंडा है, सर, है ना। ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में देख लीजिए, कहीं चक्रवात ज़्यादा आता है, कहीं पे कम आता है। पर क्या समुद्र के अस्तित्व के बिना समुद्र की लहरें और समुद्र की तरंगें जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं, है ना। रोज हमेशा लाल कलर का होता है, पर वो रेडनेस के अंदर भी थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलता है। कहीं-कहीं पिंकिश रोज होता है, कहीं-कहीं पे चेरी रेड होता है, कहीं-कहीं पे आप देखोगे टोमेटो रेड होता है ना, कि लाल कलर भी अलग-अलग है, सर, ठीक है, समझे। तो लाल जो है वो ब्रह्मन है, पर इंडिविजुअल सेंस में सबके अपने-अपने गुण भी है। समुद्र की लहरों के अपने गुण हैं। आपके गुलाब जो है उसका भी गुण गुण है, सर, है ना। उसकी जो लालनेस है या रेडनेस है या समुद्र की तरंगे की जब हम लोग बात करेंगे, तो वो भी हो सकता है कि वो वेरी करेगी। तो एक आत्मन के रूप में ब्रह्म ने हमको बनाया है। आत्मन और ब्रह्मन इनसेपरेबल है, सर, है ना, समझे। दे आर सेम थिंग ओनली, बट द क्वालिटीज माइट बी डिफरेंट ना। समझ में आया कि नहीं आपको? और इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इसको लिए कहा कि क्वालिफाइड मोनिज्म है ना, विशिष्ट अद्वैत। सबका अपनी विशेषता है ना। आखिर में है तो अद्वैत ही, सर, है ना, और विशेष है, सर। विशेष समझ में आता है कि नहीं आता, सर, ठीक है, समझे। सो ही इज टॉकिंग अबाउट विशिष्ट बात, सर, है ना। वो कहते हैं कि देखो हर एक की अपनी क्वालिटीज, अपने गुण होते हैं, सर, ओके। और इस गुण के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने दो चीजें कही, सर, ओके। पहली चीज कही विशेषता आत्मन में है, क्योंकि वो रेडनेस अलग-अलग होती है, तरंगे अलग-अलग होती है, और विशेषता ब्रह्मण में भी है, सर, है ना, समझे। ये कहाँ का विशेषता है? बोले मेरे हिसाब से ब्रह्मण या ब्रह्म कोई और नहीं पर विष्णु जी है, सर। समझ में आया कि नहीं आपको, सर, ठीक है। So he is talking about that at times we can differentiate between Atman and Brahman, but they are one only, sir. Okay? They are inseparable. Simultaneously, he is also talking about the Brahman being विशेष as well, sir. ना विशेषता का मतलब क्या है, सर, ठीक है। तो विशेषता का मतलब ये भी है कि भाई जो ब्रह्म है वो ही अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि एक आकार में है, एक शेप के अंदर है, सर, ओके। तो शंकराचार्य ने ब्रह्म की डेफिनेशन नहीं थी, पर रामानुजाचार्य जब निकल के आए तो उन्होंने इसकी डेफिनेशन दे दी कि है ना कि व्हाट इज ब्रह्म। अब इस तरह से इन्होंने ज्ञान को इकट्ठा किया भक्ति के साथ। तो जब कॉमन मैन को उन्होंने अपना सुझाव दिया तो उन्होंने ये भी कहा कि इफ यू वांट टू अचीव द मोक्ष, है ना, ज्ञान के साथ भक्ति का कन्वर्जेंस होना बहुत जरूरी है, सर, ओके। बाय कन्वर्जिंग द नॉलेज विद द भक्ति ट्रेडिशन, दिस विल लीड टू साल्वेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, सर, ठीक है। कि आप खाली और खाली, क्योंकि ज्ञान मार्गी बनना बहुत ही कठिन है, सर, ओके। इट्स वेरी टफ टू अंडरस्टैंड द रियलिटी, बट द मोमेंट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ज्ञान ऑफ द वेदा एंड द वेदांत एंड द उपनिषद्स, ओके, अलोंग विद दैट वी आर एबल टू रियलाइज कि दिस इज द अल्टीमेट ब्रह्म, दैट इज विष्णु जी, तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता है, सर, हम समझे। तो इस तरह से वैष्णव भक्ति ट्रेडिशंस को उपनिषद के अद्वैतवाद के साथ मिक्स करके एक तरह से हम लोग ये कहेंगे कि सगुण ब्रह्म की व्याख्या देना, और इसके कारण कॉमन मैन का जो आइडियोलॉजिकल परसेप्शन अबाउट ब्रह्म है वो बदलाव लाना, इन सब कारण से हमें ये पता चलेगा कि क्रांति आएगी, है ना। तो इट वाज नॉट शंकराचार्य हु ब्रॉट द रिवॉल्यूशन, इट वाज रामानुजाचार्य हु ब्रॉट द रिवॉल्यूशन। रामानुजाचार्य सिंप्लीफाइड द थॉट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ही डिनाइड मायावाद। उन्होंने कहा कि ब्रह्म लिव्स ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, तो व्हाई वी कैन कंसीडर एवरीथिंग इज माया। तो ब्रह्म तो सब में बसता है, तो हम क्यों माया के रूप में कंसीडर करें वस्तुओं को, चीजों को, सर, है ना। तो एक तो उससे कॉमन मैन ज्यादा अफेक्ट होगा, नहीं बात तो सही कहा, सर, ठीक है, ब्रह्म कण कण में है ना। सो ब्रह्म, सेकंडली ब्रह्म की व्याख्या दी सगुण ब्रह्म, और कहा कि ये ब्रह्म है, ये विष्णु के है, इनकी पूजा करोगे और ज्ञान मार्गी बनोगे, तो भक्ति और ज्ञान दोनों का कॉम्बिनेशन किया है, समझे। तो इससे क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन हुआ। देखो ज्ञान मार्गी बहुत टफ होता है कंपेयर टू द भक्ति मार्ग, है, समझे, क्योंकि सब लोग तो ज्ञान और हायर नॉलेज की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो परसेप्शन है, वो तो ले नहीं पाएंगे, सर, ओके। इट्स वेरी टफ फॉर द इंडिविजुअल्स टू अचीव दैट एज वेल, बट बाय डूइंग सो, सर, है ना, बाय कंबाइनिंग द भक्ति ट्रेडिशंस ऑफ द ज्ञान मार्ग, ओके, वी विल कम टू नो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये दोनों को इकट्ठा किया गया, एंड वी विल सी कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एग्जांपल्स दिए और लोगों के अंदर कन्वर्जेंस लेके आए, एक सिनर्जी ऑफ थॉट्स लेके आने की कोशिश की गई, सर, समझे। इससे ही हमें ये पता चलता है कि इन दर्शन के द्वारा, विशिष्ट अद्वैत के द्वारा एक वैष्णव ट्रेडिशंस को एक नई दिशा मिलती है, सर, ठीक है, समझे। तो करीबन 12th सेंचुरी का टाइम फ्रेम है, उसमें 11th सेंचुरी भी लिखा गया है। ये कांची में गए थे, कांची बेसिकली आपकी तमिलनाडु में जो जगह है, घटिका में इनका अभ्यास हुआ था, और फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम श्रीरंगम गए, श्रीरंगम के अंदर इनकी और एजुकेशन होती है, और फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने वैष्णविज्म के ऊपर अपनी टिप्पणी की। इनफैक्ट वैष्णविज्म में ये अलवरों से बहुत प्रभावित थे, सर, है ना। तो नाल दिव्य प्रबंधन अगर आपको पता होगा, सर, नाल दिव्य प्रबंधन वाज अ बुक दैट इज कॉल्ड एज द फिफ्थ वेदास, है ना, जो तमिल लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और अलवर संप्रदाय का पार्ट था, सर, ओके। तो शंकराचार्य के दर्शन को इन्होंने अलग तरह से कहा। इन्होंने कहा नहीं, शंकराचार्य अलग है, हम बेसिकली एक अलग रास्ता बनाएंगे। इन्होंने मायावाद का विरोध किया, सर, ठीक है, समझे। इन्होंने भी पूरे भारत में दर्शन किया। इनफैक्ट ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, और ये वो पीरियड से जब चोला डायनेस्टी रूल कर रही थी। अब चोला के साथ ये हुआ कि वो परम ब्रह्म को शिव के रूप में मानते हैं, वो शिव अद्वैत थे, सर, ठीक है, समझे। गेटिंग पॉइंट, ओके। सो द चोलास कंसीडर्ड दैट द शिवा इज द अल्टीमेट रियलिटी, सर, ओके। तो ये राजेंद्र करके राजा, मोस्ट ऑफ इनका कंटेम्परेरी राजेंद्र या राजाधिराज थे, सर, है ना, समझे। एंड देन इनके साथ उनकी डिबेट हो गई, सर, कि कौन ब्रह्म है, सर, ओके। तो चोलास ने उनका देश निकाल करवा दिया, बोले आप यहाँ से निकल जाओ, सर, ठीक है ना। तो फिर वो वहाँ से कर्नाटक की तरफ आ गए, सर, ओके। तो इन्होंने वी विल सी कि गॉड विद एट्रिब्यूट्स की बात की, इन्होंने विशिष्ट अद्वैत की बात की, सर, है ना। शंकराचार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से मायावाद था, इन्होंने मायावाद का विरोध किया, सर, है ना। इन्होंने कहा कि ये जो संसार है वो ब्रह्म से द्वारा ही बना है, बट ब्रह्म और आत्मन एक के रूप में ही आपको मिलेंगे, सर, ठीक है ना, समझे, ओके। तो रामानुजाचार्य मूलतः से चाहते थे कि लोगों को भक्ति और ज्ञान का मिक्सचर करें, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा, सर, समझे। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वो भक्ति की बात करते हैं और सगुण ब्रह्म की बात करेंगे, सर, ठीक है, समझे। और वैष्णविज्म को उन्होंने उपनिषद के साथ लिंक अप कर दिया। देखिए इसके कारण वैष्णविज्म को बहुत ही पुश मिलता है, इंपेटस मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ऑब्वियस है कि पहले वैष्णविज्म इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता था, सर, ओके। बाय कमिंग एंड पुटिंग इट टुगेदर विद द ट्रेडिशंस ऑफ उपनिषद्स, ओके, समझे, इट गॉट मोर एंड मोर ऑफ लेजिटिमेसी एज वेल, है ना। उसको लेजिटिमेसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सर, ठीक है, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि इन्होंने लोगों को एक रास्ता दिखाया, सर, है ना, समझे। एंड वी विल सी कि रामानुजाचार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने पर्सनल गॉड का कांसेप्ट दे दिया कि भाई विष्णु हमारे लिए पर्सनल गॉड है, ये ओमनीपोटेंट है, ओमनीशिएंट है और ओमनीप्रेजेंट है, सर, ओके। ये सब जगह पे है, सर, ना, क्योंकि अल्टीमेटली आत्मा ब्रह्मन तो एक ही है, सर, ओके। तो गॉड एक इनर सब्सटेंस के रूप में हमारे साथ, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए विष्णु जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर, ओके, समझे। एंड दिस इज हाउ वी विल फाइंड कि अ न्यू
बेसिकली आइडियोलॉजी विल बी प्रोपाउंडेड सर। ओके, तो शंकराचार्य खाली और खाली ज्ञान की बात करते थे, वो खाली माया और मिथ्या की बात करते रहते थे, बट रामानुजाचार्य थोड़ा अलग तरह से उनको दर्शन देने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से रामानुजाचार्य ने फिर बहुत सारी किताबें लिखी है ना, ही रोट मल्टीपल बुक्स एज वेल सर। ओके, तो इन्होंने भी वेदांत सार करके किताब लिखी, इन्होंने उपनिषद के ऊपर अपनी कमेंट्रीज लिखी, भगवद गीता के ऊपर लिखी। वी विल कम टू नो कि रामानुजाचार्य की फिलॉसफी, यस, गीता के ज्ञान से आपको काफी सारी सिमिलरिटीज आपको मिलेगी उनके सर, ठीक है, क्योंकि उसमें भी ज्ञान और भक्ति और कर्म मार्ग है। एक्चुअली गीता इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कर्म मार्ग है ना, ज्ञान एंड द भक्ति ट्रेडिशन है सर, सबका मिक्सचर है सर। ओके, एंड दैट इज द एसेंस है ना, समझे, तो वही तो बोला गया है एसेंस के रूप में सर। तो ये बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट आपको यहाँ से मिलता रहता है, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनके फॉलोअर्स भी बड़ी मात्रा में आपको मिलेंगे सर, ठीक है, और इनकी जो परंपरा थी भक्ति परंपरा की, वो फिर बहुत आगे की जनरेशन में भी कैरी होती रही सर, ठीक है, समझे। तो वी विल सी दैट व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ द दर्शन, ओके ना, समझे, तो हमें रामानुजाचार्य का दर्शन भी पता होना चाहिए सर, ठीक है। अब देखिए रामानुजाचार्य का जो दर्शन है वो आगे चलता रहा सर, ठीक है, समझे, एंड ही रोट द भक्ति ट्रेडिशंस एंड मर्जिंग द भक्ति विद द ज्ञान मार्ग सर। ओके, रामानुजाचार्य के बाद तीसरे आए, वो थे आपके बेसिकली द्वैतवाद में माधवाचार्य सर। ओके, इनका बड़ा क्लियर कट मानना था कि आत्मा और ब्रह्म कभी एक नहीं हो सकते, है ना, ये थोड़े बाद में मतलब 12 से लेकर 13 सेंचुरी के ट्रांजिशन से, है ना, इसके लिए ड्युअलिस्टिक है सर, है ना, ये भी मायावाद का विरोध करते हैं सर। देखिए इनके बीच में सिमिलरिटी भी है और डिफरेंस भी है। जैसे शंकराचार्य ने मायावाद के फेवर में बात की, इन्होंने मायावाद के अगेंस्ट में बात की, इन्होंने भी मायावाद के अगेंस्ट में बात की सर। मायावाद तो खाली शंकराचार्य ही मानते हैं, बाकी कोई नहीं मानता सर। और मायावाद बुद्धिज्म ज्यादा मानता है क्योंकि वो शून्यवाद में मानते हैं ना सर, ओके ना, सब कुछ शून्य में है, एवरीथिंग इज इन वैक्यूम सर। आप देखिए कि वैक्यूम में चीजें होना या सब कुछ शून्य के रूप में होना सर, है ना, बुद्धिज्म का दर्शन है। जीरो का उपयोग करना या जीरो की जो एप्लीकेशन है, ये इंप्लीकेशन आप देखोगे वो बहुत पहले से चल रही थी। आर्यभट्ट के समय तक आते आते एक चीज आपको जीरो के अंदर ये मिलती है कि उन्होंने उसको मैथमेटिकल इंप्लीकेशन में लाना शुरू किया, है ना। लोग कहते हैं कि आर्यभट्ट है ना, तो एक्चुअली आप देखिए कि नागार्जुन भी थे, नागार्जुन से पहले के दर्शन के अंदर भी आपको शून्यवाद की बातें मिलेगी सर। ओके, सो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ये मिलता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी दैट जब नागार्जुन आए तो नागार्जुन ने भी किसी शून्यवाद का दर्शन दिया, पर उसको शून्यवाद को मैथमेटिकली इंप्लीकेट करना वो आर्यभट्ट ने किया सर। तो ये प्रोमिनेंट पार्ट आपको यहाँ से मिलता है सर। खैर चलिए, लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट। तो क्वालिफाइड मोनिज्म सर, समझो क्वालिफाइड मोनिज्म का मतलब क्या होता है सर, व्हाट डू मीन बाय द टर्म क्वालिफाइड मोनिज्म सर। तो देखिए मैंने आपको बताया कि एक है विशिष्ट अद्वैत, है ना, अद्वैत है ना, समझे नहीं समझे। पहली बात तो अद्वैत है जिसका मतलब है कि आत्मा और ब्रह्म एक है सर, है ना। मोनिज्म का मतलब होता है अद्वैतवाद सर, है ना, एक है सर, अंडरस्टूड। अब क्वालिफाइड मोनिज्म क्यों कहा गया है, तो इसकी क्वालिटी अगर आप समझने की कोशिश करिए तो आत्मा की खुद की क्वालिटी है, ब्राह्मण की खुद की क्वालिटी है, सही की गलत सर। ब्राह्मण की क्वालिटी मूलतः से आप देखोगे सगुण ब्राह्मण के रूप में इन्होंने कंसीडर किया, और वो क्वालिटी है विष्णु के रूप में सर, है ना, समझे। तो इस दृष्टिकोण से इसको इन्होंने विशिष्ट अद्वैत कहा, है ना, समझे। सारी भाषा में अगर आप इसको इंप्लीकेट करने की कोशिश करोगे तो ये कहा गया कि भाई बेसिकली ब्रह्म की क्वालिटी है, ब्रह्म का एक विशेषण है ना, समझे। और ये ब्रह्म कोई और नहीं सगुण ब्रह्म है। सगुण ब्रह्म बेसिकली भक्ति में दो प्रकार की भक्ति होती है, एक निर्गुण भक्ति होती है, एक सगुण भक्ति होती है ना, समझे। या निर्गुण ब्रह्म है और सगुण ब्रह्म है। निर्गुण मतलब जिसका कोई गुण नहीं है सर, है ना, समझे, जिसकी कोई क्वालिटी आपको सीधे सीधे तौर पर नहीं मिलती है सर, ठीक है। बट इसको जब सगुण भक्ति या सगुण ब्रह्म के रूप में कंसीडर करें तो उसका एक आकार है, उसका एक शेप है, उसका एक रूप रंग है ना, उनकी मूर्ति पूजा होती है सर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए उनके लिए क्वालिफाइड शब्द यूज किया गया है ना। और फिर समुद्र का एग्जांपल दिया गया या गुलाब का एग्जांपल दिया गया, रेड रोज की रेडनेस, है ना, द रेडनेस एक्चुअली कम्स इन द रेड रोज बिकॉज ऑफ द रेड नेचर ऑफ द वी कैन से द क्वालिटी ऑफ द प्लांट इटसेल्फ, ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि उसको क्वालिफाइड मोनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किया गया, समझिए। तो वी विल फाइंड कि इसमें विष्णु जी को ये मानते थे सबसे अल्टीमेट ब्रह्म के रूप में, और वी विल फाइंड कि लेटर पीरियड के अंदर यही अद्वैत के अंदर कुछ संप्रदाय ऐसे भी होंगे जो शिव को मानेंगे, उसको शिवाद्वैत कहते हैं। शिवाद्वैत मतलब तो शिव जी को अल्टीमेट रियलिटी के रूप में मानते हैं, है ना। तो वो भी संप्रदाय आपको मिलेंगे कश्मीर में सर, ओके, जिसमें अभिनव गुप्त करके एक संत थे, और उनका ये मानना था कि शिव इज द अल्टीमेट रियलिटी ना, परम ब्रह्म के रूप में सर। तो इसके बाद ये दर्शन बड़ा पॉपुलर हुआ, ये दर्शन इतना पॉपुलर हुआ कि भारत के जितने भी अलग अलग संप्रदाय थे उन संप्रदायों के अंदर मान्यताओं के हिसाब से ब्रह्म की डेफिनेशन विल कम टू नो कि अलग अलग तरह से ये लोग देते रहे सर, समझ में आया कि नहीं आपको, ठीक है। तो यू शुड नो दिस पार्ट कि ये कैसे डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से हुआ सर, ठीक है ना, उसके साथ कैसे कैसे उसका कोरिलेशन हुआ था सर, ठीक है, प्री मॉडल, ओके। तो आपको अब होपफुली समझ में आ गया कि ये किस तरह से ये बेसिकली एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं, बट आपको एक कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर डेफिनेशन समझ में आएगी सर। अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत में निर्गुण सगुण का कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। देखो विशिष्ट अद्वैत में विशेषण दिया गया है, वो ब्रह्म का डेफिनेशन है सर, ठीक है, समझे। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एग्जैक्ट कोई वाटरटाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, बट विशिष्ट अद्वैत में ये चीज बोली गई है कि ये जो ब्रह्म है वो कौन है सर, है ना, समझे। वो मूलतः से विष्णु जी है सर, ओके। और विष्णु जी है वही अल्टीमेटली हमारे अंदर अलग अलग वस्तुओं का प्रसार कर रहे हैं ना। समुद्र की तरंगे मैंने आपको बताया, सी वेव्स, है ना, तो सी के रूप में विष्णु है, और वो विष्णु मैनिफेस्ट करते हैं अपने आप को आत्मन के रूप में, है ना। वो मैनिफेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वी विल फाइंड की काम सी और डिस्टर्ब सी और काइंड ऑफ सी जो सुनामी के रूप में आपको आज की तारीख में मिलता है सर, ठीक है। उस तरह के उन्होंने फिलोसफिकल एग्जांपल्स किए, तो वो है तो अल्टीमेटली एक ही, पर कभी कभी दिखते हैं अलग, है ना, विशेष रूप से वो उनके आकार में दिख जाता है सर, समझे। वो आत्मन को भी अलग आकार देने की कोशिश करता है सर, है ना, समझे। तो मतलब मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में उसको करने की कोशिश करवा रहा हूँ, बट दे वेरी लाइक कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, ओके। और सेकंडली हम लोग इसको हिस्टोरिकल सेंस में देख रहे हैं, इंप्लीकेशंस ऑन द हिस्टोरिकल सेंस रेदर देन गोइंग इनटू हाईली फिलोसॉफिकल डिबेट्स, ओके। मतलब आप इसमें राधाकृष्णन साहब को पढ़ोगे या हिरियाना को पढ़ोगे या दत्तान चटर्जी को पढ़ोगे तो वो इसके ऊपर और अपनी टिप्पणी करता है कि ब्रह्म क्या है और ब्रह्म क्या नहीं है सर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पढ़िए सर, है ना, कभी समय मिले तो उनका दर्शन इसके ऊपर बहुत ही डेप्थ में गया है सर, ठीक है। क्योंकि इंडियन फिलोसफी मतलब इट्स अ वेरी वास्ट एरिया सर, ओके। जहाँ वेस्टर्न फिलोसफी खत्म होती है ना, वहाँ से तो हमारी मतलब है ना एक टिप्पणी की शुरुआत होगी सर, है ना, समझे। और वेस्ट की फिलोसफी यहाँ खत्म होती है, हम वहाँ से फिर खाली हमारा लिखना शुरू करते हैं सर। वेस्ट में भी ये सब बातें हुई है सर, है ना, वेस्ट में भी ये सब डॉगमास और उसके ऊपर डिस्कशंस हुए हैं सर, वेस्टर्न थिंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट यहाँ कुछ अलग ही लेवल है सर, ओके। और ये लेवल को ना ही इंडियन समझ पाया है, हमारी मेजोरिटी पॉपुलेशन है, ना ही वेस्ट समझ पाया है। ऊपर से वेस्ट ने उसका दोगलापन किया सर, ओके। जैसा तैसा करके समझ के अपना रीइंटरप्रिटेशन डाल दिया कि इंडियन फिलोसफी ऐसी है, अगर तुम्हें पता नहीं इंडियन फिलोसफी कैसी है सर, समझे। गेटिंग ओके। तो ये जानबूझ के अंडरस्टूड दिस पार्ट है ना, उनको जो समझ में आई अपने हिसाब से डॉगमेटिक वे के अंदर उन्होंने उसको परस्यू कर दिया और फिर डाल दिया सर, समझे। तो इट्स वेरी इन डिटेल पार्ट सर। सो आई वोंट बी द करेक्ट पर्सन टू एक्सप्लेन द मोर डेप्थ पोर्शन ऑफ द फिलोसफी, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत पर एग्जाम सेंटर ज्यादा है, और दूसरा ये है कि मतलब है ना कि पढ़ते पढ़ते फिर हम भी कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, अच्छा ये यहाँ से भी निकल के आता है सर, क्या। तो द मोर यू लर्न सर, द मोर यू रियलाइज कि मतलब हमारा अस्तित्व क्या है सर, ठीक है, समझे क्या। तो ज्ञान की बातें हैं मूल तो घुमा फिरा के सर, ठीक है ना, समझे। और ज्ञान और भक्ति का मिक्सचर आपको मिलता है, तो डिफरेंशिएशन याद रखना खाली, क्योंकि हमें तो एप्लीकेशन देखनी है, तो बेसिकली डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगी सर, ओके। अब देखिए कि तीसरे आए आपके अद्वैत में बाद द्वैत, है ना, समझे। द्वैत का मतलब होता है दो, है ना, ड्युअलिस्टिक फिलोसफी है। सांख्य इज अ ड्युअलिस्टिक फिलोसफी, है ना, समझे। बट सांख्य बिलीव्स इन अ वेरी डिफरेंट वे कंपेयर टू
जी द्वैतवाद और माधवाचार्य, समझ में आ रहा है? देखो द्वैत होना मतलब दो वस्तुओं में मानना, पर वो दो वस्तुओं का उनका जो थॉट था वो था पुरुष एंड प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना समझे? तो सांख्य दर्शन जो है वो ये कहता है कि भाई संसार में जो भी उत्पत्ति है वो पुरुष प्रकृति से हुई। यहाँ द्वैत आत्मन ब्राह्मण के साथ जुड़ा हुआ है, समझ में आया कि नहीं आपको सर? ठीक है। तो व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ द्वैतवाद विद रिस्पेक्ट टू माधवाचार्य हु जस्ट केम आउट इन द पोस्ट शंकर पीरियड, है ना, शंकराचार्य के जस्ट बाद के पीरियड के अंदर आपको मिलता है सर, ठीक है। जहाँ इनका ये मानना था कि आप कैसे आत्मन और ब्राह्मण को एक कह सकते हो सर, है ना सर? हाउ कैन यू डिफाइन आत्मन एंड ब्राह्मण एज अ सिंगल एंटिटी सर, है ना? ये कभी हो ही नहीं सकते। ब्रह्म के रूप में विष्णु जी है, वो सुप्रीम बीइंग के रूप में है, और अगर ये सुप्रीम बीइंग के रूप में है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस के रूप में है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि विष्णु हमारे कण कण में बसे? उपनिषद मानती है ना, उपनिषद कहती है आत्मा और ब्रह्म एक है सर, है ना? मैंने आपको एक चंडोगी उपनिषद का एग्जांपल दिया था, यूपीएससी के एनसीईआरटी के अंदर इसमें कहानी लिखी गई है। अभिपरातीन और शौनक करके दो ऋषि हुआ करते थे, और ये दोनों के दोनों कहीं चल रहे होते, विहार में चल रहे होते, और फिर एक बेगर आता है उनके पास। बेगर कहता है कि खाना दे दो मुझे सर, है ना? तो अगर आपको याद हो चंडोगी उपनिषद की हंग्री बेगर की एक स्टोरी है सर, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसमें भी यही ज्ञान था ना सर, द सेम। तो देयर इज द वाइस बेगर और द हंग्री बेगर करके एक टॉपिक था ना, तुम मुझे मना कर रहे हो, मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम ब्रह्म को मना कर रहे हो, और ब्रह्म सबको खिला रहा है, तो हु आर यू टू डिनाई मी फूड सर, है ना? कि अगर तुम कह रहे हो कि इट इज द ब्रह्मा हु इज मैनिफेस्टिंग हिमसेल्फ इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड शेप, तो हु आर यू टू डिनाई मी, है ना? ब्रह्म सबको फुलफिल करके दे रहे हैं नीड्स को, है ना समझे? और हम ब्रह्मास्मि हैं, हम सबके अंदर ब्रह्म है सर, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आपको सर? तो हु आर यू टू सर, है ना समझे? तो ये आत्मन ब्राह्मण की डिबेट तो मतलब उपनिषद से चली आ रही है, ऐसा नहीं था कि ये 12वीं 13वीं शताब्दी में आई है ना? मतलब शंकराचार्य के समय पे, रामानुजाचार्य के। हम ब्रह्मास्मि का कांसेप्ट ही है ना। देखिए आज के भी लोग, मैं टी-शर्ट आजकल ये चल रहा है, हम ब्रह्मास्मि, है ना? तो एक दिन मैं कहीं काफे में था सर, दोस्त लोग से मिल रहा था, तो वहाँ को टी-शर्ट पहन के आया था बाजू टेबल पे, तो मैं देख के फिर मेरे मुंह से वो कॉफी फुर करके बाहर आ रही थी, फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, मैंने बोला ये कहाँ का ये लेके आया है सर, ठीक है ना? ठीक है, फैड है, अच्छा लगता है, स्वैग है थोड़ा बहुत, टी-शर्ट पे स्लोगन वोगन ऐसा मेडिटेटिंग पोस्टर में कोई कार्टून का कैरेक्टर बनाया था, यूं करके बैठा हुआ छोकरा, है ना? ऊपर लिखा है हम ब्रह्मास्मि, एकदम बढ़िया से फॉन्ट वॉन्ट है सर। तो टी-शर्ट देखे मैं मतलब यूं करके, मैंने बोला, मेरा दोस्त मेरे को बोला क्या हुआ भाई? बोला तुम छोड़ो सर, तुम चाय नाश्ता करो सर, ठीक है? मतलब यहाँ एक चाय पोस्ट करके, टी पोस्ट करके एक जगह, जैसे चायूस और आपने देखा होगा दिल्ली में, बैंगलोर में चायूस, यहाँ टी पोस्ट बहुत चलता है, तो हम लोग टी पोस्ट पे मिलते हैं दोस्त लोग, है ना? चायूस चायूस पता होगा, दिल्ली बैंगलोर में तो चाय से चाय कॉफी पीते हैं, तो यहाँ टी पोस्ट बहुत चलता है, तो टी पोस्ट की बहुत सारी शाखा है सर, छोटे छोटे आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पे ये व्याख्या हुआ मेरे साथ, अरे भाई साहब सर क्या, तो वी विल कम टू नो कि हम ब्रह्मास्मि का कांसेप्ट बहुत पुराना था सर, ओके, बट वी विल सी दैट नई जनरेशन है सर, अच्छा उनको एकदम कूल लगना चाहिए सर। देखो प्रॉब्लम नहीं है कि कूल दिखो सर, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें पता तो होना चाहिए कि भाई ये हम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत क्या है सर। जनरेशन ज़ेड वांट टू लुक कूल इन एवरी सेंस, यू वांट टू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द क्राउड, दैट्स अ गुड साइन सर, अच्छी बात है कि लोग आपको रियलाइज करें, लोग आपको आइडेंटिफाई करें सर, बट देन यू शुड बी क्लियर अबाउट ना सर, आप राइट अबाउट हम ब्रह्मास्मि सर। चलिए सर, चलो तो कहानी क्या है कि माधवाचार्य ने उसका मना किया, माधवाचार्य ने कहा कि कभी पॉसिबल ही नहीं है सर, ठीक है ना? फीलिंग ओके, ये कॉलेज में होता है ना, तो सबको ये फीलिंग होती है हम ब्रह्मास्मि, मैं क्लास का मॉनिटर बन गया या कॉलेज का कल्चरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी बन गया सर, लोग मेरे आजू बाजू में घूमते हैं, अपना रौला चलता है ना, हाथ करते तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं सर, ये फीलिंग बहुत आती है सर। एक दो साल तो ऐसा लगेगा 12वीं के बाद कि है ना, दुनिया अपने पैरों के नीचे ही है सर, समझे? और फिर ऐसा सब एकदम सोशल मीडिया पे ये चकाचक सर, है ना? अलग ही फीलिंग है ना वो दौर से, फिर रियलिटी समझ में आती है कि भाई दुनिया से नहीं चलती है सर, तो सब कुछ सब ब्रह्म का भ्रम निकल जाता है लोगों से, ब्रह्म जी का भ्रम है ना सर, सब निकल जाता है सर, सब बाहर निकल जाता है। नौकरी मिलती नहीं है, 10,000 रुपए की नौकरी मिलेगी, है ना? 15,000 रुपए की स्टार्टिंग सैलरी वाली, इससे ज़्यादा तो आपका पेट्रोल का खर्चा आता है, क्योंकि बाइक पे चक्कर मारने बहुत जाते हो सर, बाइक है तो गाड़ी वाले घूम गए हैं सर। खैर, तो माधवाचार्य की कहानी अलग है ना? माधवाचार्य ने कहा कि आत्मन और ब्राह्मण वी विल सी कि कभी भी एक नहीं हो सकते, है ना? ब्रह्म विष्णु के रूप में है, तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, मालिक और नौकर के जैसा संबंध है सर, है ना? ब्राह्मण इज द मास्टर एंड वी आर द सर्वेंट, ओके ना समझे? एंड बिकॉज़ वी आर द सर्वेंट एंड ब्रह्म इज द मास्टर, हाउ कैन दे बी वन? दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज, है ना? ये दो है, इसके लिए इनको द्वैत के रूप में कंसीडर किया, ड्युअलिस्टिक फिलॉसफी है सर, है ना? ये ड्युअलिस्टिक है, पर ये मायावाद के विरोध में है। ये कहते हैं कि संसार में जो भी चीजें आपको एग्जिस्ट होती हुई दिख रही है, वो सब रियलिटी है सर, ठीक है ना समझे? तो मायावाद के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ये याद रखना है कि इट इज ओनली द शंकराचार्य एंड द बुद्धिस्ट फिलॉसफीज, है ना, जो थोड़ी बहुत मायावाद के फेवर में बात कर रही थी सर, ठीक है ना समझे? इनका ये मानना है कि गॉड, मैटर, सोल, ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है, और इसको तुम कभी भी वी विल सी की नेगेट नहीं कर सकते सर, समझे समझे? सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि माधवाचार्य ने विष्णु जी को सबसे सुप्रीम बीइंग में कंसीडर किया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, गॉड इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल सोल एंड द वर्ल्ड दैट वी सी सर, ठीक है ना समझे? ओके, एक व्यक्ति के रूप में, एक आत्मा के रूप में हमारे अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स है, बहुत सारी कमियां है, बहुत सारी त्रुटियां है सर, ओके? सो बाय सर्विंग गॉड एंड बाय रियलाइजिंग आवरसेल्फ टू गॉड सर, है ना समझे? इट विल हेल्प अस इन द मोक्ष, दैट इज द लिबरेशन सर, ओके? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि जब हम लोग इनकी बात करते हैं, माधवाचार्य की बात करेंगे सर, है ना समझे? इन्होंने भी किताबें लिखी, बट इनका ये मानना था कि गॉड को हमको अलग तरह से देखना है सर, ठीक है ना? तो मास्टर सर्वेंट रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखने की आवश्यकता है, और इन्होंने भी कमेंट्रीज लिखी। अल्टीमेटली वी विल सी कि गॉड को इन्होंने एक अलग सेंस में बताने की कोशिश की। इनके हिसाब से गॉड जो है परम ब्रह्म के रूप में है, और परम ब्रह्म के रूप में विष्णु जी सबसे मेन है सर, ठीक है ना समझे? तो वी विल कम टू नो कि ही विल स्टिल कंसीडर विष्णु, बट इन द फॉर्म ऑफ द्वैत सर, है ना? द्वैत का मतलब क्या है कि भाई जो विष्णु जी है वो द्वैत अवतार में है, बेसिकली जो गॉड के रूप में, परम ब्रह्म के रूप में है सर, ओके? ये तीन आपके इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट थे विद रिस्पेक्ट टू द अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत। बाकी के जो दो है, वो अगर आप देखोगे तो मिडिवल इंडिया में है, मतलब 14-15 सेंचुरीज के ट्रांजिशन में। और मजे की बात ये है कि इन तीनों का मिक्सचर करके लेके, जैसे निम्रकाचार्य आपको मिलेंगे, वो कहते हैं द्वैताद्वैत, कभी ब्रह्म द्वैत के रूप में है, कभी अद्वैत के रूप में, भेद अभेद, कभी भेद कर सकते हो, कभी भेद नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? क्या कहते हैं निम्रकाचार्य, है ना? द्वैताद्वैत, है ना? या भेद अभेद, है ना? कभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, है ना? उदाहरण मैंने आपको दिया वो माटी का घड़ा, क्ले एंड क्ले पॉट का उदाहरण, या पूरा छोड़ दो सर, है ना? उदाहरण मैं आपको दूंगा ज्वेलरी का, गोल्ड एंड गोल्ड की ज्वेलरी का, सोना और सोने के जेवर सर, है ना? आप देखिए कि सोने के जेवर को आप अलग अलग आकार में देखो, कभी कड़े के आकार में, कभी माला के आकार में, कभी टीके के आकार में, कभी रिंग्स के आकार में, है। बट क्या विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गोल्ड, क्या सोने की कोई भी गोल्ड ज्वेलरी एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। तो अल्टीमेटली तो दोनों एक ही है सर, है ना? समझे? बट आप क्या इन ज्वेलरी और ओरिजिनल गोल्ड के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल गोल्ड होता है वो तो 24 कैरेट होगा, है ना? ये ज्वेलरी 18 कैरेट की होगी, है ना? उसका एक आकार है, उसका एक शेप है, उसकी वैल्यू भी अलग अलग है। तो क्या वो दोनों एक है? नहीं भी है सर, समझे नहीं समझे? नहीं भी है।
तो कभी भेद कर सकते हो, कभी अभेद है ना, कभी आप भेद अभेद, इसके लिए द्वैताद्वैत को क्या कहते हैं, भेद अभेद, है ना, समझे। यू कैन डिफरेंशिएट एंड यू कैन आल्सो नॉट डिफरेंशिएट, गेटिंग अबाउट, ओके, एंड दे आर वन बट दे आर डिफरेंट एज वेल, समझे। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, सर कचरा गाड़ी वाली है, सर समझे, आई है यहाँ टैटू कर रहा है, सर चलिए। तो कहानी आपको ये मिलती है कि जब हम लोग इसको समझेंगे तो निम्रकाचार्य का दर्शन थोड़ा अलग था, समझे नहीं समझे, अलग किस कंटेक्स्ट में था, इन कंटेक्स्ट के अंदर आपको मिलता है, ठीक है समझे। इसको ड्युअलिस्टिक मोनिज्म के रूप में भी पहचानते हैं सर, समझे नहीं समझे, ओके। एंड वो ये कहते हैं कि द ब्राह्मण इज द अल्टीमेट सोल, एंड ब्राह्मण इज द अल्टीमेट सोल, वो अलग अलग आकार में अपने आप को वी विल सी की रिफ्लेक्ट करते हैं सर, अलग अलग आकार में अपने आप को आइडेंटिफाई करवाते हैं सर, है ना। आप ब्राह्मण को आप समझने की कोशिश करिए कि उनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, बट देयर इन डिफरेंट शेप्स, देयर इन डिफरेंट फॉर्म्स, देयर इन डिफरेंट आइडियाज एज वेल, ठीक है ना। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि वो द्वैत भी है, वो अद्वैत भी है। इसके लिए शब्द क्या है, ड्युअलिस्टिक मोनिज्म, क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज ड्युअलिस्टिक मोनिज्म सर, है ना, समझे नहीं समझे। तो ये बड़ी मतलब है ना कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी है, पर सारी भाषा में मैंने आपको समझाया। माटी और माटी का बर्तन सर, ठीक है ना, समझे। तो जो आगे भी मैंने कल की क्लास में बताया था कि क्ले और क्ले का पार्ट है, क्ले की कोई पार्ट, अब क्ले इज द ब्राह्मण, है ना, बट क्ले से आप क्या बना सकते हो, आप कुकर बना सकते हो, आप कढ़ाई बना सकते हो, आप कप बना सकते हो, है ना, क्ले से खिलौने बना सकते हो। तो क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, हाँ सर, हम समझे समझे, है ना। क्या वो सच्चाई में है, वास्तविकता में एग्जिस्ट करता है, हाँ वो करता है सर, ठीक है समझे, बट अल्टीमेटली वो है तो एक ही, समझे समझे। तो इस तरह से यू कैन आल्सो डिफरेंशिएट बट दे आर आल्सो वन सर, ठीक है समझे। तो ब्राह्मण मैनिफेस्ट इट हिमसेल्फ इनटू डिफरेंट सोल, ब्राह्मण जो है अलग अलग आत्मा के अंदर अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं, आकार में, रूप रंग में सर, है ना समझे, जो अलग अलग शेप्स में हो सकते हैं सर, समझे, अलग अलग आयाम में हो सकते हैं, हम सब में बसते हैं, है ना, दे लिव ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, ओके। बट वी विल आल्सो सी कि उनका एग्जिस्टेंस अलग सेंस में आपको मिलता है। इसके लिए निम्रकाचार्य जो है वो द्वैताद्वैत की बात करेंगे सर, समझे समझ में आया, व्हाट इज द्वैताद्वैत, है ना, सारी भाषा में आपको कंसाइज करके मैंने आपको पढ़ा दिया कि भाई द्वैताद्वैत क्या है सर, ठीक है समझे। तो निम्रकाचार्य कहां गया, ये वाला सर। तो माधवाचार्य के बारे में मैंने आपको बताया सर ना, वो जीवात्मा परमात्मा को अलग कहते हैं, और पूरी अलग कहानी मैंने आपको बताई सर, ठीक है। माधवाचार्य के बाद निम्रकाचार्य कहां गया सर, ठीक नहीं डाला सर, कहीं रह गया लगता है, ठीक है, पर होपफुली आगे शब्द दिया आपको सर, तो द पिक्चर बिकम वेरी क्लियर कि व्हाट डू मीन बाय द टर्म द्वैताद्वैत सर, आगे डाल दूंगा चाल लिख सर, ओके। अब लास्ट में आए वल्लभाचार्य, वेदांत दर्शन से ही सर, समझे। इनका ये मानना है शुद्ध अद्वैत। शुद्ध अद्वैत का मतलब क्या है सर, ठीक है समझे। भगवान जो है, परम ब्रह्म जो है ना, वो एक प्योर फॉर्म में है, प्योर मोनिज्म, समझ में आ रहा है। प्योर मोनिज्म का मतलब क्या होता है सर, ठीक है समझे। ही इज इन द प्योरेस्ट फॉर्म सर, गेटिंग इट, वो प्योरेस्ट फॉर्म में अपने आप को एग्जिस्ट करवाता है सर, समझे। और इतने प्योर है, इतने प्योर है कि उसके अंदर कोई भी प्रकार का, ब्रह्म के अंदर कोई भी प्रकार का चेंज नहीं होता, कोई भी प्रकार की डिफरेंशिएशन आपको नहीं मिलेगी सर, ठीक है समझे। और वो इंडिविजुअल सेंस में, इंडिविजुअल मतलब आत्मन के रूप में भी जब अपने आप को बेसिकली एस्टैब्लिश करेंगे तो वो हमसे प्योर ही रहेंगे सर, है ना। इसके लिए इनका ये मानना है कि ब्रह्म इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीशिएंट, ओके। बट व्हेनेवर गॉड इज मैनिफेस्टिंग हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्म सर, ठीक है समझे, वो सबसे अपने ओरिजिनल शेप में रहेंगे, कभी कुछ भी बदलेंगे नहीं, समझे नहीं समझे, हाँ समझे। ही इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, ये जो संसार में आपको चीजें देखने को मिल रही है ना सर, ठीक है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस, ये ब्रह्म ही है जो सब कुछ चला रहा है, ये ब्रह्म ही है जो सब कुछ हम लोग को इकट्ठा करके और सोसाइटी को गाइड कर रहे हैं सर, है ना, आत्मन के अंदर भी मैनिफेस्ट करते हैं। पर इनका वी विल सी कि कोई बदलाव और ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि जो द्वैत अद्वैत था ना, जो निम्रकाचार्य ने दिया, उसमें उन्होंने ब्राह्मण को अलग अलग रूप में मैनिफेस्ट करते हुए बताया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन डिफरेंट शेप्स। मैंने बताया ना, सोने की ज्वेलरी, अभी एग्जांपल दिया कि सोना है तो सोने की ज्वेलरी अलग अलग रूप में आती है ना, तो ब्राह्मण मतलब अलग अलग आकार ले रहे हैं ना, सारी भाषा में यही हुआ ना, ब्राह्मण कभी रिंग के रूप में आए, है ना, कभी ज्वेलरी के रूप में आए, है ना। उन्होंने कहा नो, ब्राह्मण इज वन ओनली, ब्राह्मण डज नॉट अंडरगो एनी चेंज, है ना, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, वो विष्णु को ही मानते हैं ब्रह्म के रूप में, ठीक है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि इसके लिए ये शब्द देते हैं शुद्ध अद्वैत, प्योर मोनिज्म या प्योर नॉन ड्यूअलिज्म, द्वैत का विरुद्ध में थे इसके लिए। तो देयर इज ओनली वन फिलोसोफर जो खाली द्वैत के ऊपर मानेंगे, वो है माधवाचार्य। बाकी ये सबके सब बेसिकली आचार्य थे जो वैष्णव ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे। एक्चुअली इन चारों की इंपॉर्टेंस ये है कि दे वर पार्ट ऑफ द अलवर सेक्ट, और अलवर संप्रदाय के साथ ही जुड़े हुए, क्योंकि अलवरों ने ही विल की आचार्य प्रथाओं की शुरुआत की थी। और ये आचार्य में इसके लिए आप देखोगे इन सबके नाम के पीछे आचार्य, रामानुजाचार्य मिलेंगे, माधवाचार्य मिलेंगे, निम्रक आचार्य के रूप में मिलेंगे, और वल्लभ भी आचार्य के रूप में मिलेंगे। ये चारों के चारों या पांचों के पांचों आप दार्शनिक देखोगे सर, समझे, ये चार आप देख लीजिए सर, समझे, ये सबके सब दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं। दक्षिण भारत का कंट्रीब्यूशन देखिए, शंकराचार्य तमिलनाडु केरला से बिलोंग करते थे, रामानुजाचार्य तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, माधवाचार्य कन्नड़ मतलब बेसिकली कन्नड़ स्पीकिंग थे, निम्रकाचार्य और वल्लभाचार्य तेलुगु स्पीकिंग थे। चारों के चारों दक्षिण के राज्य है, तमिलनाडु केरला, क्योंकि शंकराचार्य केरला से थे, तो मलयालम मलयालम का थोड़ा ओरिजिन होना शुरू हुआ था, संस्कृत में उन्होंने किया। बट निम्रकाचार्य और वल्लभाचार्य तक आ जाते तेलुगु भाषा का काफी डेवलपमेंट हो चुका। सो वो इंप्लीकेट वी विल सी कि तेलुगु में भी करेंगे। जैसे वल्लभाचार्य की रिलेशन तो कृष्णदेव राय के साथ भी थी, ही वाज रिलेटेड टू द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय, है ना। इनफैक्ट कृष्णदेव राय भक्ति और अलवरों की तरफ झुकते हैं, उसके पीछे का एक कारण आपके वल्लभाचार्य भी मिलेंगे सर, समझ आया कि नहीं आपको। तो वी विल फाइंड कि ऑल दिस फाइव फिलोसोफर्स, इनमें वेदांत से ये लोग भक्ति की तरफ ग्रेजुअली आगे, समझ में नहीं आया आपको सर। अब देखिए कि यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू हो चुका है। रामानुजाचार्य थे जिन्होंने ज्ञान और भक्ति को इकट्ठा कर दिया। आज की तारीख में इन दोनों संप्रदायों के अंदर मत मतांतर है, सबके फॉलोअर्स के अंदर सर, पर अगर आप इनके फाउंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये चाहते थे कि ज्ञान और भक्ति एक हो जाए, पर विष्णु को कैसे देखा जाता है वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से मैनिफेस्ट। इनफैक्ट ये रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्रकाचार्य एंड वल्लभाचार्य ऑल बिलीव्ड इन विष्णु जी एज अ सुप्रीम गॉड। सबका ये मानना था कि विष्णु इज द अल्टीमेट रियलिटी फॉर अस, बट इन विष्णु मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट आकार्स, है ना। ये फिर अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं, मालिक और नौकर का इंटरप्रिटेशन है या एक ही है सर, समझ लीजिए गेटिंग ओपन, ये सब जगह आपको मिलता है सर। और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपको अब जैसे परम ब्रह्म के रूप में स्वामीनारायण संप्रदाय है गुजरात में सर, हर्ष में लिखा है सर, वी विल फाइंड कि उनके हिसाब से जो अल्टीमेट रियलिटी है अक्षर पुरुषोत्तम पॉइंट ऑफ व्यू, वो संत स्वामीनारायण है, भगवान स्वामीनारायण है सर। सो दे कंसीडर भगवान स्वामीनारायण और गॉड स्वामीनारायण एज अल्टीमेट रियलिटी, है ना, समझिए। पर कोई मना करता है, जैसे यहाँ विष्णु जी को मानते हैं, वी विल कम टू नो ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कोई शिव जी को मानता है ना, कोई शक्ति को मानता है सर, गेटिंग ओपन, है ना। तो भगवान स्वामीनारायण क्या लगा, वो छपैया में उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, अयोध्या के पास ही आपको मिलता है, और फिर वहाँ से वो गुजरात में आ गए सर, ठीक है। तो छपैया से फिर गुजरात है, काठियावाड़, फिर दो गादियों की स्थापना, कभी बाद में बात करेंगे स्वामीनारायण संप्रदाय के बारे में। अभी उन्होंने वहाँ न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा मंदिर बनाया, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेंपल्स ऑफ द हिंदू ट्रेडिशन, है ना, वहाँ पे बनाया सर, अलॉन्ग विद स्वामीनारायण गॉड, क्योंकि उनके इष्ट देव के रूप में दे बिलीव द स्वामीनारायण, एक्चुअली स्वामीनारायण इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्ण, है ना। सो इनका उनका ये मानना है कि वो कृष्ण के ही अवतार के रूप में है सर, शिक्षा पत्र आपको मिलेगा सर,
तो लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, है ना। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो बहुत ट्रेडिशनली इंडिया में रहे हैं और इससे ही वी विल फाइंड कि बहुत सारे दर्शनों का उद्भव हुआ सर, समझे कि नहीं, है ना। तो वल्लभाचार्य ने भी किताबें लिखी, है ना, समझे। वो कृष्णदेव राय के कोट में आपको मिलेंगे सर, ठीक है, समझे। और फिर उन्होंने कहा कि भई जो आत्मा ब्रह्म है वो एक ही है, पर ब्रह्म का एक ही शेप है, उसमें कुछ बदलाव नहीं होता है सर, ठीक है, समझे। तो इससे भक्ति का मूवमेंट बहुत हुआ सर। वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे सूरदास, अगर आपको पता होगा तो सर, ठीक है। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनके द्वारा पुष्टि मार्ग संप्रदाय की शुरुआत हुई सर, समझे, ओके। पुष्टि मार्ग बेसिकली इज नोन एज़ द मार्ग, मार्ग का मतलब होता है रास्ता सर, है ना। पुष्टि का मतलब होता है आशीर्वाद, है ना। तो विष्णु जी का ग्रेस है हमारे ऊपर, विष्णु जी का आशीर्वाद है सर। और इससे ही वैष्णव ट्रेडिशन आपको मिलती है हवेली संप्रदाय के रूप में। तो हुआ क्या कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय के द्वारा हवेली बनती है। हवेली मतलब ट्रेडिशनल प्लेसेस जहाँ ये भक्ति को प्रीच किया जाता था सर, ठीक है। और वल्लभाचार्य के इंप्लीकेशन नॉर्थ इंडिया में मिलता है सर, ठीक। तो इस तरह से फिर और भी इनके इंप्लीकेशंस आपको मिलते रहेंगे, बट ये 4-5 दर्शन है हमारे लिए बहुत प्रोमिनेंट है एंड हाउ दे हैव इवॉल्वड ये भी आपको समझ में आ गया है सर। खैर, अब देखिए कि इनके कंटेम्परेरी दर्शन में बुद्धिज्म और जैनिज्म भी था। हमने आपको बताया सर, है ना, क्योंकि हम मूल तो शुरू किया था आस्तिक नास्तिक से, और आस्तिक नास्तिक से चलते-चलते वी विल कम टू नो कि हम लोग चले गए थे नास्तिक दर्शन की तरफ से, है ना, समझे। सो अब थोड़ा बहुत पीछे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं नास्तिकवाद के ऊपर। अब देखिए नास्तिक दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो वेदों को डिनाई करता है सर, ठीक है, समझे। एंड वी विल सी कि इनका ये मानना है कि ऑथोरिटी ऑफ द वेद और वेद से जो ज्ञान मिलता है वो सच्चा और सही ज्ञान है, ऐसा किसने कहा? मतलब बात तो सही है ना सर, ठीक है, समझे। आप ऐसे देखने की कोशिश भी करिए तो वी विल फाइंड कि ऐसे तो गलत तो नहीं कहा इन्होंने, तो ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको बेसिकली सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको मिलती रहेगी सर, ठीक है, समझे। और ये नास्तिकवाद या वेदों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हम लोग देखेंगे तो आपको अजीत करके फिलोसोफर मिलते हैं 6th सेंचुरी बीसी में, है ना। अजीत केशकम्बली, है ना, समझे। उनके केश के बारे में बात हो रही थी सर, ओके। और अजीत केशकम्बली एक ऐसे दार्शनिक थे जो बुद्ध के समकालीन थे, वो कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा। और ही हैड गॉन टू मीट अजातशत्रु, और फिर अजातशत्रु ने फिर बुद्ध को कहा कि महाराज मैं आपसे मिला, उसके पहले और भी किसी लोगों से मिला था, उसमें अजीत करके दर्शन थे, उनके साथ भी डिस्कस किया था। और उनके साथ डिस्कस करते-करते मुझे एक चीज़ का ज्ञान हुआ था, वहाँ उन्होंने कहा था कि वेदों के अंदर से ज्ञान मिलता है, उसके सिवा और भी रास्ता हो सकता है सर, ठीक है, समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल फाइंड कि अजीत के दर्शन से ही निकल के आए चार्वाक दर्शन सर, समझे। वेरी गुड, ओके। तो हुआ क्या कि अजीत के दर्शन से एक थिंकर निकल के है चार्वाक सर, ठीक है, समझे। और इनकी जो दर्शन की जो स्कूल है, ये शाखा, इसको कहते हैं लोकायतवाद, है। लोकायत समझ में आता है सर, ठीक है। एक्चुअली आप देखने की कोशिश करिए कि वैदिक नॉलेज में 2 चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस किया गया था, दिस वर्ल्ड एंड अदर वर्ल्ड, है ना, समझे। जैसे शंकर क्या कहते हैं कि आलोक जो है वो माया है, दिस वर्ल्ड इज अ माया, है ना, समझे। और अल्टीमेटली हमें परलोक में जाना है, अदर वर्ल्ड में मोक्ष के रूप में, समझे कि नहीं समझे। सो द होल थियरी ऑफ द वैदिक इंटरप्रिटेशन और द उपनिषदिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द फिलॉसफी फोकसेस ऑन 2 थिंग्स, वन इज आलोक एंड द परलोक डिबेट, है ना। आलोक परलोक का मतलब है कि तुम ये जो संसार में जी रहे हो वो माया के रूप में, मिथ्या के रूप में नहीं भी है तो भी अल्टीमेटली तुमको जाना कहाँ है। चलो अब तुम मायावाद में नहीं मानते हो, तुम रामानुजाचार्य को बोल सकते हो, पर अल्टीमेटली तो मोक्ष की बात यही है ना सर, ओके। आप देखिए कि मोक्ष का मतलब होता है कि अदर किसको अदर वर्ल्ड में लेके जाना है, आपकी आत्मा को, जीवात्मा को, समझे कि नहीं, सोल को। चार्वाक कहता है कि भाई किसने कहा कि मोक्ष मिलेगा? किसने कहा कि अदर वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है? क्यों आप हर बार इसी की चिंता में रहते हो कि परलोक में जाके सब मिलेगा या परलोक में? आप क्यों आलोक में नहीं रह सकते? समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? आप दिस वर्ल्ड के ऊपर क्यों नहीं फोकस करते? नहीं ऊपर। उन्होंने सोल के कांसेप्ट को क्वेश्चन कर दिया। उन्होंने कहा कि यार जो चीज़ को तुम फील नहीं कर सकते हो, उसको लेके चिंता किस बात की? समझे नहीं समझे? आपके सेंसेस जो चीज़ को फील नहीं करवा सकते हैं, आप उसको टच करके या फील करके अनुभव नहीं कर सकते हो, तो फिर चिंता किस बात की? तुम क्या तो परलोक परलोक कहा देखा तुमने? क्या तुमने सेंस किया है? क्या उसको फील किया है? नहीं किया ना। तो अगर आपने जो चीज़ को फील ही नहीं किया, तुम उसको वास्तविकता मानते हो, सच्चाई मानते हो, ये कहाँ तक रियलिटी है? समझे कि नहीं समझे? तो तुम आलोक में रह रहे हो तो आलोक में ही रहो ना। परलोक की चिंता काहे कर रहे हो? यू आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड ना। तो व्हाई यू आर फियरिंग अबाउट द अदर वर्ल्ड? पॉइंट तो सही कहा ना सर चार्वाक ने। समझ में आया कि नहीं आपको? चार्वाक ने क्या कहा कि भाई देखो यार तुम आलोक में रह रहे हो तो तुम अदर वर्ल्ड की चिंता काहे को कर रहे हो? तो हमारे साथ भी होता है ना सर, कि हम चिंता में जीते हैं पूरा-पूरा। अब आगे जाके क्या होगा, आगे जाके क्या होगा? आगे जाने का मतलब अदर वर्ल्ड की बात है ना हमारी। तो अभी हमारे पास जो भी चीज़ है उसी को ही हम लोग फॉलो करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा सर। समझ में आया कि नहीं आपको? और वो चीज़ जिसको हम लोग फील कर पा सकते हैं सर, ठीक है ना, समझे? जिसको हम लोग टच कर पा सकते हैं सर, ठीक है ना, समझे? वो बहुत मैटर करता है कि नहीं करता है सर, ठीक है ना, समझे? सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि द चार्वाक्स केम इनटू द पिक्चर सर। चार्वाक दर्शन का भी नाम था और चार्वाक व्यक्ति का भी। एक्चुअली बृहस्पति करके एक व्यक्ति हुआ करते थे, अजीत के बाद, जिन्होंने इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज़ किया। और ये दर्शन निकल के आया था अजीत के द्वारा सर, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था। अजीत केश कंबली, है ना? कंबल का केश, समझे कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हाँ, कंबल का केश मतलब एक कंबल है, ओढ़ने की चादर है, उसमें से एक केश निकल के आया सर। केश का मतलब होता है एक धागा या एक बाल सर, ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अजीत का ये मानना था कि हमारा जो संसार है, ये हमारा जो शरीर है ना, हम जिसे आत्मा के रूप में पहचानते हैं, ये 4 तत्वों से बना हुआ है, 4 एलिमेंट्स है ना? अग्नि है, वायु है, जल है और मिट्टी है सर, जो हमें फील कर सकते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं सर, ठीक है ना? ये चारों के चारों हमारे सेंसेस हैं। हमारे मृत्यु के बाद ये सब के सब आप समझने की कोशिश करिए, तो जो पृथ्वी में चले जाता है सर, है ना? मृत्यु के बाद क्या होगा, है ना? व्हाट विल हैपन आफ्टर डेथ किसको क्या पता है सर, ठीक है? पता है तो सर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है सर, ठीक है? समझ गए? तो दोज़ हू टॉक अबाउट दैट द लाइफ इज एक्जिस्टिंग इवन आफ्टर डेथ, ये गलत है। समझ में आया कि नहीं आपको? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस ये अजीत के दर्शन से ही आगे जाके सर, है ना? ये चार्वाक है। अजीत और चार्वाक बोथ आर सीन एज़ अ को-फाउंडर्स ऑफ द मटेरियलिस्टिक ट्रेडिशंस। मटेरियलिस्टिक ट्रेडिशंस का मतलब ये है कि इनका ये मानना था कि हम वही ज्ञान को माने जो हमारे सेंसेस के द्वारा फील किया जा सकता है। हम वही ज्ञान के अंदर बिलीव करें सर, है ना? समझे? जो हमारे सेंसेस के द्वारा हम परसीव कर सकते हैं। वेद क्या कहते हैं कि ज्ञान को मानिए, है ना? है ना? सुखम जीवत जीवम पिबत सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? सुखी जियो, घी भी पियो सर, है ना? मौज करो सर। प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में शब्द भी कहा था सर। हिटिंग ऑफ ओके ना? तो बोले एकदम मौज करो सर, है ना? हैशटैग योलो सर। हिटिंग ऑफ ओके, है ना? जीवम पिबत ऐसे शब्द बोला था सर पीएम साहब ने एक दिन चार्वाक। अरे भाई हमारे प्रधानमंत्री साहब है ना, जब वी विल सी दैट क्या कह सकते हैं कि डिबेट में आते हैं ना, मतलब मसाला बढ़िया लेके आते हैं सर, ओके। एंड एडवाइजर भी एक ब्यूरोक्रेट्स है ना, मिश्रा जी है सर, तो पीके मिश्रा साहब है सर, ठीक है। तो बड़े खास है उनके गुजरात के दिनों से, मतलब ऑलमोस्ट 20 साल से एडवाइजर है, 2001 से पकड़ के 2023 तक। तो 23 साल से एक आईएएस ऑफिसर रिटायरमेंट होने के बाद भी नहीं छोड़ा, बोले मिश्रा जी आप यहाँ रहिए, ठीक है। और मिश्रा जी बड़े इंटेलेक्चुअल है सर, गुजरात की लॉबी से, गुजरात का आईएएस है सर, ओरिजिनल तो यूपी से मिश्रा साहब। तो ये एक्चुअली जो एक्रोनिम्स आपको मिलते हैं ना सब सरकारी योजना के, वो भी आधे से ज्यादा तो मिश्रा साहब लेके आते हैं। पीएम ऑफिस में जो अभी वो रिटायर्ड हो चुके हैं सर, है ना, तो भी पीएम साहब ने कहा कि नहीं आप नहीं जाओगे, किधर भी नहीं जाओगे सर, समझे। तो जितने भी आपको सरकारी स्कीम्स आपको मिलेगी ना सर, उसके आपको एक्रोनिम्स मिले, स्काई योजना है ना, समझे, फलानी योजना, ये छोटे छोटे नाम आपको ऐसे बोले यार ये कौन लेके आता है।
तो उसमें ऑलमोस्ट 50-70% तो जो आइडिया होता है मिश्रा साहब का होता है, वो ऐसा कुछ करेंगे सर, ठीक। मेरे को भी नहीं पता था, बट सम टाइम डाउन द लाइन मैं किसी के साथ डिस्कस कर रहा था, मतलब सर ये ऐसी योजनाओं का नाम कहाँ से आया? बोले वो मिश्रा साहब का देन है सर, ना उनका मतलब अलग, अब तो पूरी टीम है, नो डाउट सर। तो गुजरात की बात कर रहा था किसी के साथ, तब वो बता रहे थे सर। तो एक दिन संसद में अभी भी फाइंड की पीएम साहब ने चारों को कोट कर दिया। तो बोले हमारे भारत के व्यवस्था के अंदर मतलब राजकीय व्यवस्था में कुछ लोग चारों दर्शन में मानते हैं सर, ठीक है ना। तब उन्होंने कहा था कि लोग है ना खा पी के मौज कर रहे हैं, घी भी खा रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो चार्वाक का ये बड़ा सिग्निफिकेंट मानना था अजीत का, और फिर उसके बाद चार्वाक का सर, ठीक है, कि हमारे जो सेंसेस है वही हमको सबसे ज्यादा नॉलेज दे सकते हैं। अब देखिए कि वेदों में नॉलेज कैसे मिलता था, या वेद का नॉलेज लेने के लिए सांख्य दर्शन देख लीजिए, न्याय दर्शन देख लीजिए, सबने क्या कहा, प्रत्यक्ष प्रमाण शब्द अनुमान अलग अलग तरह से ज्ञान ले सकते हैं, सही गलत है ना। प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण के रूप में, प्रमाण मतलब बेसिकली किसी ने थियोरिटिकली उसको एग्जाम्पलीफाई किया है, या कोई प्रमेय के रूप में किया। प्रमाण समझ में आता है सर्टिफिकेशन के रूप में कि देखो ये डेटा है, ये डेटा सही है, आप मान लेते हो सर, है ना। प्रमाण बेसिकली क्या है सर, ठीक है, प्रमाण इज एग्जांपल ऑफ एन एम्पिरिकल डेटा दैट इज पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च, है ना। आप मानते हो कि ये सही है ना, आजकल जैसे बहुत सारा चल रहा होता है कि मेडिकल साइंस में फलाना आया तो उसको प्रमाणित किया गया है बाय आईसीएमआर, तो हम मानते हैं कि चलो ठीक होगा सर, तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ नॉलेज ओनली। तो नॉलेज कैन बी टेकन इन डिफरेंट फॉर्म्स, है ना, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण शब्द अनुमान, है ना, प्रमेय के रूप में, मतलब देयर आर 8 to 10 वैरायटीज, मैंने तो खाली 2-3 ही के बारे में डिस्कस किया। प्रमेय समझ में आता है, थ्योरम सर, है ना, कोई प्रूव कर सकता है सर। स्कूल में हम लोग प्रमेय आते थे सर, थ्योरम्स, है ना, वो क्या पाइथागोरस का थ्योरम सर, प्रमेय है वो एक प्रकार से, तो वहां से भी ज्ञान ले सकते हो ना, तो आपको प्रूव कर दिया सर, देखो ऐसा है सर। चार्वाक का मानना था कि जो नॉलेज है वो खाली और खाली सेंसेस से गेन कर सकते हैं। कोई अनुमान लगा के आपको कहेगा इन्फरेंस निकाल दो, नहीं समझे। कोई कहेगा कि समझे कि इस ग्लास में पानी है और पानी गर्म है, हाँ, तो आप कैसे इन्फरेंस लगा पाओगे, समझे। कोई सर्टिफिकेट निकाल के दे देगा सर इसके ऊपर, बोले देखो ये पानी गर्म है, हमने सर्टिफिकेट लिख के दिया क्वेश्चन पेपर में, देखो पानी गर्म है सर, फोटो के साथ। किसने कहा कि ये सच्चाई है, माइट बी पॉसिबिलिटी सर। आप जब तक अप्रत्यक्ष रूप से आपके सामने एक टेबल के ऊपर ग्लास पड़ा है और एक व्यक्ति आके कह रहा है प्रत्यक्ष रूप से फिजिकली प्रेजेंट, बोले गर्म है, तो भी चारों कहता है किसने कहा गर्म है, बोले जब तक मैं टच ना करूं और मेरी जीभ ना जले, गर्म है ना, तोतला ना बनूं, तब तक भी कि वो ज्ञान अधूरा है। इसके लिए वो कहते हैं कि भाई वी शुड एक्चुअली, हमारे सेंसेस जिस दिन कहेंगे ना, हमारी इंद्रियां जब तक बोले हैं अरे भाई गर्म है, बहुत सॉलिड गर्म है, जीभ जल गई सर, ठीक है तभी मानना सर, बाकी कुछ कोई बाकी ज्ञान क्या अधूरा है सर, खतरनाक है ना सर समझे है ना। तो उन्होंने कहा कि आप अग्नि को फील कर सकोगे, बोले हाँ। आप वायु को फील कर सकोगे, हाँ। आप जल को फील कर सकोगे, आप मिट्टी को फील करते हो कि नहीं करते हो, हाँ। आपने कभी आकाश को फील किया है, नहीं किया है। तुम्हारा शरीर वही इंद्रियों के थ्रू, मतलब आपके सेंसेस के थ्रू वही तत्वों को फील कर सकता है जिससे वो बना है। कैन यू फील द स्पेस, स्पेस इज इंफिनिटी, है ना, ऊपर देखते रहोगे सर। बट योर बॉडी कैन फील फायर, है ना, गर्म है ठंडा है सर, समझो। योर बॉडी कैन फील वाटर, योर बॉडी कैन फील द अर्थ, द लैंड मास, है ना, जमीन सॉइल सब कुछ फील कर सकते हो। योर बॉडी कैन फील ठंडा एंड गर्म, हवा चल रही है सर, ये चले मुझे हवा है, हवा है, हवा है सर, ठीक है समझ। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो आप आलोक में रहते खाली चार ही वस्तुओं को फील कर सकते हो, वही चार वस्तु आपके शरीर को बनाती है, इसी को चार तत्व कहते हैं, पांच तत्व नहीं बनाया। समझ में आया कि नहीं आया। वैशेषिक का दर्शन क्या कहता था, पांच तत्वों से शरीर बना, अग्नि वायु जल मिट्टी आसमान, उसमें बुद्धि और शरीर भी ऐड हो गया, मतलब टोटल 7 मान गए, तो बाद में पढ़ा था ना हमने आपको, वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशंस। 5 + 2 उसमें बुद्धि और शरीर को भी ऐड करते हैं, टोटल 7 एलिमेंट्स को रीइंकार्नेशन। ये कह रहे थे कि नको, बोले 4 ही बने हैं जो फील कर सकते हैं, उसी से शरीर बना, और आलोक नहीं है, सब कुछ एग्जिस्ट करता है, वही ज्ञान है, इज जो मटेरियलिस्टिक आपको फीलिंग देता है। खतरनाक है ना सर। दे ऑलवेज बिलीव्ड इन स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म समझ में आ रहा है सर। कोई भी चीज कहता था ना कि देख हाँ, व्हेनेवर देयर इज फायर देयर इज स्मोक, याद है नहीं, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, कल हमने पढ़ा था। अब देखिए न्याय और चार्वाक दर्शन में थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज है, थोड़ी डिफरेंसेस भी है। कल हम लोग बात कर रहे थे, झाड़ के नीचे अपने दो गोलू खड़े हुए थे, कौन खड़ा हुआ था सर, विश्वास थे और उसमें मोर सर, वो स्टैंडिंग सर, नवनीत खड़े हुए थे ना, गुलशन थे ना, गुलशन एंड नवनीत सर, ठीक है। सो बोथ आर स्टैंडिंग ओवर हियर, यहाँ एक छोटा सा घर था सर, और घर के बाजू में वेलसी की एक और दुकान थी, और दुकान के बाजू में मैंने बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ आपको धुआं दिख रहा था, ठीक है, तो उसे स्मोक सर, ओके, वेरी गुड, ओके। और जैसे स्मोक दिखा तो इन दोनों के बीच में डिस्कशन ये हुआ था कि भाई देखो आग लगी सर, है ना, बोथ ऑफ देम वर कन्विंस्ड कि आग लग गई। फिर देन नौफान एंटर हुए, नौफान ने कहा बोल लोग दोनों का दोनों, ठीक है, तुमको ज्ञान पता ही नहीं है सर, है ना। हैव यू जस्ट सीन कि इसके बाजू में है ना पान की दुकान है, पनवाड़ी की सर, है ना, यहाँ हुक्का मिलता है, तुम्हें पता है सर, फ्लेवर हुक्का ना, समझे, लोग फुल करके चला उड़ा रहे हैं सर, है ना, किसी ने आग लगा, बारबेक्यू भी खुला हुआ है आजकल, तो रोड साइड बारबेक्यू मिल जाता है सर, है ना, तो बारबेक्यू में सिक्योरिटी हो रही है सर, तो क्या पता सर। तो अल्टीमेटली रियलिटी के ऊपर ये न्याय ने प्रपोजिशन जो दिया था, तो प्रपोजिशन से कंक्लूजन तक आते ये चीज क्लियर होगी कि लॉजिक से सब कुछ होगा सर, ठीक है, क्या ठीक। पर इसी को ही जब चार्वाक दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया, तो चार्वाक इसमें स्केप्टिकल होगा, स्केप्टिसिज्म समझ में आता है सर, वो सवाल करेगा, बोले भाई वहां आग लगी, इनके बीच में डिस्कशन हुआ ना, ये गुलशन और नवनीत के बीच में सर, है ना। तो चार्वाक जैसे प्रियांशी है जो चार्वाक के फिलोसफर है, तो प्रियांशी तो आके वहां तक कहेगी, है ना, कि आग लगी है ऐसा किसने कहा, बोले धुआं दिख रहा है, बोले तुम्हारी मिथ्या है, वो तो तुमको इल्यूजन लगता है सर, समझेंगे सर, लेट अस गो एंड चेक इट आउट, है ना। प्रियांशी दोनों को खींच के लेके जाएगी सर बोले टच करो, गर्म लगता है तो ही आग लगी होगी सर, अरे ऐसा नहीं, नहीं टच करो, तुम्हें फील होना चाहिए सेंसेस से, तो वही ज्ञान सच्चा है सर विचार लपेटे में आ गए सर, है ना, वो समझ गया ना सर, है ना, बोले टच करो सर, है ना। सो एक्सपीरियंस मैटर्स द मोस्ट, एंड एक्सपीरियंस इज गेन्ड बाय द सेंसेस, द हाईएस्ट एंड द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस इज गेन्ड बाय द सेंसेस वो खतरनाक है ना सर चारों को, तो अंडरस्टूड ना सर, भावना को समझ गया ना सर। तो चार्वाक दर्शन की जो कंसेप्ट आपको देखने को मिलती है कि कोई भी चीज एब्स्ट्रैक्ट में एग्जिस्ट नहीं करती, कहने का मतलब आपको ये मिलता है सर, ठीक है, समझ गए। सो वी विल फाइंड कि वो इसके लिए आलोक की बात करेंगे, बोले और आलोक में तुम्हारे सेंसेस, तुम्हारी बॉडी किसको टच कर पाए, तो फायर एग्जिस्ट करती है सर, ना टच करके तुमको समझ में आएगा, उसकी फीलिंग दे देगी आपको, मूल तो सेंसेस से फील करवाता है ना आपको सर, ठीक है। तो इसने अध्यात्म के अंदर भौतिकतावाद का निर्माण करवाया, और इनका ये मानना था कि ये जो आत्मा का सिद्धांत है, आत्मा को मोक्ष का सिद्धांत है, रीबर्थ का सिद्धांत है ना, पुनर्जन्म होता है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ हमारी होती रहती है, और फिर हम निकलते हैं, भूल जाओ सब कुछ, बोले एक ही जीवन है, खुशी खुशी जियो, हैशटैग YOLO, है ना, यू ओनली लिव वंस, समझ गए। क्योंकि एक बार आपका शरीर का मृत्यु हो गया तो फिर कुछ बचेगा नहीं, देयर विल नथिंग लेफ्ट आउटसाइड, तो कुछ बचेगा नहीं, तो काय को इतना लोड लेते हो वैसे, है ना। तो जो भी है आलोक ने, आलोक, दिस वर्ड आलोक, उससे ही दर्शन आया लोकायतवाद, लोगों को ये समझाया गया और लोगों को ये बताने की कोशिश की गई कि व्हाट इज द रियलिटी,
कॉमन मैन को एड्रेस करने की कोशिश की गई सर। भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा सर, ठीक है समझे, तो उसकी चिंता काहे करते हो, है ना, व्हाई यू आर वरिंग अबाउट दिस पार्ट, अंडरस्टूड, समझ नहीं समझे, है ना। तो चार्वाक की दर्शन बड़ी सिग्निफिकेंट है, वो कहते हैं कि तुम्हारा कर्म तुमको आगे मोक्ष दिलाएगा, ऐसा जरूरी किसने है ना, तुम पुण्य कमाओगे जीवन में, वो तुम्हें मोक्ष दिलाएगा, ऐसा जरूरी किसने है, समझ नहीं समझे। तो भाई ज्ञान जो है वो सेंसेस से मिलता है, और आपका कर्म, आपकी पुण्य, आपकी मतलब आपकी जो मेरिट सिस्टम है, अपने अच्छे कर्म किए होगे तो मोक्ष मिलेगा, गलत कर्म मिलेगा तो ऐसा कुछ नहीं होता सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, है ना, समझे नहीं समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमको ये पता चलता है कि चार्वाक दर्शन बड़ा पॉपुलर हुआ सर, एंड वी विल सी कि फिर चार्वाक दर्शन में भी दो प्रकार की शाखाएं बन गई सर, है ना, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट। एक है धूर्त शाखा, धूर्त समझ में आता है कि नहीं है, शब्द ही यूज किया गया धूर्त, समझे काफी लोगों ने कहा कि ये है ना उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं सर, है ना। और दूसरी सुशिक्षित, सुशिक्षित का मतलब होता है कि वो थोड़ी एजुकेटेड शाखा रही है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। वी विल सी दैट ये दोनों की दोनों दर्शन आपको मिलेगी, इनके बारे में कम इन्फॉर्मेशन मिलती है सर, हम सब समझ में आ गया आपको सर, ओके। तो ये चार्वाक दर्शन है, बड़ा प्रोमिनेंट दर्शन है आज के दौर में, भारतीय जो समाज है, मुझे लग रहा है कि चार्वाकवाद से बड़ा वी विल सी कि मोटिवेटेड है सर, है ना, समझे। तो बृहस्पति के द्वारा दिया गया था, प्रोपाउंडेड बाय चार्वाक, और अजित, अजित सबसे पहले इसके थिंक करते हैं ना, ये मटेरियलिज्म को प्रमोट करता है, भौतिकतावाद को, क्योंकि हमारा शरीर भी भौतिक वस्तुओं से बना हुआ है, मूल तो चार तत्वों से बना हुआ है, अग्नि, वायु, जल, मिट्टी सर, है ना, स्काई को ये नहीं मानते, बोले ये स्काई कहाँ से आएगा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हमारे ह्यूमन सेंसेस से ही जो चीज हम लोग एक्सपीरियंस कर पाए वही सच्चा नॉलेज है। इनका तो वहां तक मानना था कि ये जो सोल, रीबर्थ, मोक्ष का जो कंसेप्ट है ये सब ब्राह्मणों के द्वारा लाया गया है, क्योंकि उनको ये यज्ञ करने के बाद, अलग अलग प्रकार के रिचुअल्स करने के बाद गिफ्ट और दान दक्षिणा मिलती है, तो अपना जीवन चलाते हैं सर, ठीक है ना। तो इस तरह से इनकी ये कहानी थी, और उनका इस वर्ल्ड में बहुत बात की गई है, दिस वर्ल्ड, है ना, आलोक में, परलोक की चिंता काहे करते हो सर, हमेशा आलोक में रहो सर, ओके, समझ में आया कि नहीं आपको, आलोक में अच्छा कार्य करो सर, ठीक है। तो इसमें फिर दो स्कूल्स निकल के आई, टू स्कूल्स ऑफ चार्वाक फिलॉसफी, वन वाज द धूर्त, है ना, और दूसरा है सुशिक्षित, सुशिक्षित, है ना, समझे। तो ये दोनों की दोनों हम लोग को मिलेगी जो शाखा के रूप में, पर इसमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है नहीं कि क्या हुआ था आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। और पर ये आत्मा को मना करते हैं, रीबर्थ को मना करते हैं, मोक्ष के सिद्धांत को मना करते हैं, वी विल सी नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से रिचुअल्स को मना करते हैं, पंच तत्व की जगह चार तत्व में मानता है सर, ठीक है। और ये भी इंडिविजुअल फिलॉसफी के रूप में बड़ी पॉपुलर होती रही सर, ओके। तो इसको लोकायतवाद के रूप में पहचानते हैं, नास्तिक दर्शन का पार्ट था सर, ओके। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई कि हाउ थिंग्स वर्क, लाइक हाउ थिंग्स हैड ग्रोन ओवर पीरियड ऑफ टाइम सर, ओके। अब यहाँ से बेसिकली थोड़ा आगे चलते हैं दर्शन के अंदर ही। अब देखेंगे कि टुडे इज अवर थॉट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस फिलॉसफीज, यस, आज के दौर के अंदर अगर आप समझिए कि भारतीय जो ओवरऑल इंडिक थॉट्स आपको मिलेंगे, ये सबका कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन इसके लिए कि एवरी पर्सन हैज अ लिबर्टी, है ना, टू बेसिकली। इसके लिए आप देखिए नास्तिक जो दर्शन है ना, नास्तिक मतलब जो एथिस्ट कहते हैं वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इंडिया में एक्चुअली चार्वाकवाद है। इसके लिए तो बेसिकली आप देखिए कि ये ज्यादा गए नहीं उस टाइम के अंदर, या उस डायमेंशन में सर। वेस्ट में जो एथिज्म निकल गया बहुत बाद में निकल गया, हम देख समझे ना। बट देन वी विल कम टू नो कि ये चार्वाकवाद के सामने, या वेस्ट का चार्वाकवाद के सामने भारत की जब हम लोग बात करेंगे, तो भारत के अंदर तो बहुत पुराना था सर, ठीक है ना, ये दर्शन कि भाई क्या आप नहीं मानते हो, आप नहीं मानने के बावजूद भी साथ में, इनफैक्ट देखिए वेस्ट में या जब एथिज्म का ग्रोथ होना शुरू हुआ एज अ फिलॉसफी सर, ओके, तो बहुत लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया सोसाइटी के द्वारा, चर्च के द्वारा, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, राजाओं के द्वारा सर, ठीक है ना। तो नो वन कुड डेयर टू कम आउट एंड स्पीक आउट अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ द रिलीजियस ऑर्डर ऑफ दैट टाइम। बट इन एंशिएंट इंडिया व्हेन द चार्वाक स्कूल वाज गेटिंग propounding its philosophy, they used to go from village to village, है ना, ये गांव से गांव जाते थे, और गांव से गांव जाने के बाद दे यूज्ड टू मेक फॉलोअर्स, है ना, क्योंकि इनके संप्रदाय चलते थे, संघ चलते थे। तो ये कहते थे कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ। फिर अभी चार्वाक वाले गए, 2 दिन के बाद कोई सांख्य दर्शन वाला जाएगा, सांख्य दर्शन वाला फिर गांव वालों को अपनी तरफ ले लेगा। फिर 4 दिन के बाद सांख्य दर्शन और चार्वाकों की सामना आमना सामना हो गया, तो ये लोग कुटिया में बैठते थे और आमने सामने डिबेट करते थे, गांव वाले देखते थे, जो जीतता था पूरा गांव उनका सपोर्टर बन जाता था। तो इस तरह से वाद विवाद से वी विल कम टू नो कि भारत में ये फिलॉसफिकल ट्रेडिशंस निकल के आए सर। तो आज हम लोग कॉम्बिनेशन है सबका सर, है ना, एवरीवन हैज द लिबर्टी। ये लिबर्टी आपको आर्टिकल 25 आर्टिकल 19 मतलब ओवरऑल फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपको मिलती है सर, ओके ना। इतनी डाइवर्सिटी को हमने एनकम्पास किया है सर, तो बेसिकली प्लूरलिज्म को हमने एनकम्पास किया, टॉलरेंस को हमने इंक्लूड किया है, ओके ना, समझे। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की बात की है सर, है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच आल्सो इंक्लूड्स द फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट, ओके। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आल्सो इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ नॉट टू फॉलो द रिलीजियस ऑर्डर, है ना, आप नहीं फॉलो करते तो भी चलेगा सर, ओके, समझे। तो नो वन विल हर्ट यू अराउंड कि इफ यू ओपनली सेइंग कि आई डू नॉट बिलीव, समझे कि मैं नहीं मानता हूँ। आप कुछ कुछ प्रदेशों में चले जाओ तो वहाँ ये सब अलाउड नहीं आता है, यू हैव टू राइट रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं इसको मानता हूँ, जिसको भी मानते हो पर आपको लिखना पड़ेगा सर, ओके। तो इंडिया में ये चीज़ ट्रेडिशनली पहले से रही है, तो हम बेसिकली सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अलग है, समझे। तो बहुत अलग प्रकार की चीज़ें आपको इंडिया के अंदर मिलती है सर। तो यूपीएससी ने एक बार पूछा था प्लूरलिज्म, टॉलरेंस और उसकी इंडियन सोसाइटी, जीएस पेपर में एक साल पहले आया था, समझे। तो ये तो ट्रेडिशनल इम्बाइब हो चुका है सोसाइटी, है ना, समझे। तो ये चीज़ मिलेगी, नॉट ऑल वंडर्स आर लॉस्ट, हाँ, नॉट ऑल वंडर्स आर लॉस्ट, ओके, ऐसे में फिलॉसफी आ सकती है। देखो जितने भी वंडर्स इंडिया में निकल के आए कभी भटके हुए थे ही नहीं सर, वो सत्य की शोध में थे और उन्होंने सत्य को अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया है, समझे नहीं समझे, है ना, अंडरस्टूड दिस कॉन्टेक्स्ट। ये जितने भी आपको दार्शनिक मिलते हैं ना अक्रॉस दी वर्ल्ड सर, ओके, वो ट्रूथ को ही बेसिकली डिस्कवर करने गए थे ना सर, है ना। सो दे वर ट्रूथ सीकर्स, सो दे आर ट्रूथ सीकर्स, ओके। वी विल कम टू नो कि दे विल बी गोइंग फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस, जगह से जगह जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, संवाद करेंगे सर ना। तो कौन किसने कहा कि भटके हुए हैं सर, समझ में आया। तो ये प्रोमिनेंट पार्ट था, बट होपफुली आपको ये स्कूल समझ में आई। अब देखिए कि दो चीजें आपको हुई सर, व्हेन वी सी द रिलीजियस ट्रेडिशंस, रिलीजियस फिलोसफिकल ट्रेडिशंस इन एंशिएंट इंडिया, वी विल फाइंड कि एक तो दर्शन निकल गए, ये दर्शन में दो शाखाएं निकल गई, एक तो थी आस्तिक दर्शन और दूसरी थी नास्तिक दर्शन सर। अलॉन्ग विद दैट विल सी, जब हमने रिलीजियस ट्रेडिशन को देखा, so within the religious traditions we also saw the growth of Bhagavatism and Vaishnavism, the growth of Shaivism, the growth of Shaktism along with Tantrism sir. We also saw the growth of Buddhism and Jainism sir. अब इन सब में घुमा फिरा के एक बात हो रही थी, वो थी आदमी का गोल, इंसान का गोल क्या होना चाहिए, और ये गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की जो बात थी वही बात हुई। इनके जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट थे, जो लिटरेचर निकल के आया था, इनमें भी यही बात हो रही थी, और यहाँ पे भी यही बात हो रही थी कि मोक्ष कैसे अचीव करना है। क्या नास्तिक दर्शन वाले मोक्ष को लेकर थोड़े ओपन एंडेड थे। नास्तिक में बुद्धिज्म और जैनिज्म तो बेसिकली मोक्ष में मानता है निर्वाण या कैवल्य के रूप में, चारों मना कर देते हैं, चारों बोलते हैं कहाँ से है ना, कहाँ मोक्ष के चक्कर में पड़ता है, ठीक है ना। तुम एक बार थोड़ा अच्छा सा जीवन जियो सर, गिव यू मौज करो सर, ठीक है। तुम हैशटैग योलो, यू ओनली लिव वंस, समझे, हैशटैग फोमो, है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट सर, ओके। होता है नहीं होता सर, बहुत आता है लोगों को फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो फोमो। आजकल की जनरेशन में तो फोमो फैक्टर इतना आ गया है, हमारे में भी था सर, लगता है अपनी बस छूट गई सर, गाड़ी छूट गई, कुछ नहीं होता सर, मिलना होगा तो मिलेगा सर, आप नीतिवाद में मानना शुरू करो,
2-4 अटेम्प्ट दोगे ना तो आपके अंदर वो आजीविका भी आएगा, बोले ये नियति में नहीं है, छोड़ो सर। यूपीएससी की तैयारी के बाद आस्तिक नास्तिक बनता है, नास्तिक आस्तिक बनता है। मैं गॉड के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, सुन लीजिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडियन फिलॉसफिकल ट्रेडिशंस। आप पर्सनली जो भी अपने रिलीजन को मानते होंगे, बट द मोमेंट यू विल प्रिपेयर फॉर यूपीएससी इन 3-4 इयर्स है ना, तो आलोक परलोक की भी बातें करना शुरू करोगे, है ना, समझे नहीं समझे? आप नियतिवाद की भी बातें करना शुरू कर दोगे, सर, है ना, समझे? आप कर्मवाद की भी बात करोगे, है ना, समझे? आप सबकी बातें, सब में मानने लगोगे, अच्छा ये भी है और ये भी है, सर। और अपने आप को ढालोगे, अपने आप को कंसोल करोगे, सर, ये नियति में नहीं होगा, सर, पर मुझे कर्म तो करना है, सर, है ना, इट्स नॉट इन माय नियति, बट आई डू माय कर्म, फॉलो द एक्शन, सर। गेटिंग व्हाट, है ना? लंबी मतलब नियतिवाद में तो बहुत लोग मतलब, और नियतिवाद में लग रहा है कि सही भी है, सर, पार्शियली, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, इतने सारे लोग वेल डिजर्विंग है सर्विसेज में, मतलब मुझे लग रहा था कि ये जाने चाहिए थे पर नहीं जा पाए, समझे? बहुत सारे लोग हैं, मतलब आई नो मेनी पीपल अराउंड, एक्सीलेंट इंडिविजुअल्स, मतलब दे हैव एक्सेल्ड इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, बट समहाउ इंटरव्यू तक जाके या एक दो लोग ऐसे मतलब जो आईएएस नहीं मिल पाए उनको, और वो मतलब इतनी डायनामिक पर्सनालिटीज है, मतलब उनको मैं मतलब बहुत सम्मान करता हूँ, ये आईएएस में क्यों नहीं है ना, ये कहाँ पड़े हुए हैं, सर, फ्रस्ट्रेटेड आत्मा के। फिर कभी लगता है कि यार नियति तो है, सर, है ना, नियति इसको लक फैक्टर कहते हो, आजीविका से नियतिवाद कहते हैं, सर, पर कुछ तो है, सर, नियति, सर, नियति के रूप में, नियति में होता है तो मिलता है, सर। मेरा ऐसा बंदा, मतलब वो कहानी में थोड़ा एक्चुअली वो पूरा शूट तो 4-4.5 घंटे का था, पर उसको एडिट करके उसको 12-13 मिनट में कंसाइज किया। मतलब मेरे ऐसा बंदा मतलब ना कुछ ना करते हुए, मतलब कुछ है ही नहीं, सर, मेरे को बोला तुमको कहानी बता, मतलब बताऊंगा क्या, सर, बताने लायक कुछ होना तो चाहिए, समझे ना? इट्स मतलब इट्स नॉट दैट मच, मतलब किसी के कुछ मोटिवेशन है नहीं, सर, कुछ है नहीं, सर, कुछ भी नहीं है, सर, मैंने मतलब मना कर दिया, तो कुछ बताने लायक तो होना चाहिए ना, बोले नहीं सर, कुछ तो शेयर करो, सर, मतलब क्या शेयर करूंगा, सर, ना, ये तो 99.9% लोग जो है वो यही दुविधा से निकल रहे हैं, सर, आज के दौर में, समझे, है ना? तो 40 घंटे का हमने शूट किया यहाँ वहाँ, इधर गए उधर गए, सर, घर पे बैठ के डिस्कशन किए। तो फिर मेरे को एक चीज उन्होंने कहा कि आर यू कंटेंट, मैंने बोला देखो मेरी नियति में था, इसके लिए मैं यहाँ पहुंचा, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे रहूंगा, सर, आई गेस 10 साल पहले मुझे पूछते आप, 2014 में पूछते थे, 2015 तक आप मुझे पूछते थे, और ये नियति है जो मुझे यहाँ लेके आई, देयर इज सम सुपर नेचुरल फोर्स दैट इज एक्टिंग, मतलब पता नहीं है, मैं पहले नहीं मानता था, सर, ऐसा भी होता है, पर ये नियति में ही है ना? नेहरू कहते ट्रस्ट विद डेस्टिनी, सर, है ना, हमने नसीब के साथ एक ट्रस्ट, हमने बेसिकली डेस्टिनी का मतलब क्या है, ठीक है, वो भी एक तरह की नियति की बात करते हैं। नेहरू की एक स्पीच है, सर, ना, 14th और 15th अगस्त को प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया, सर, जब भारत आजाद हुआ, तो उसमें वो ट्रस्ट विद डेस्टिनी की बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि वी आर गोइंग ऑन अ डे टू डेस्टिनी, है ना, और कहते हैं लॉन्ग ईयर्स अगो वी ट्रस्ट विद डेस्टिनी, वो भी नियति के साथ ही था ना, कि नियति में था, इसके लिए हम लोग आज के दिन आजाद देखते हैं, सर, तो सबकी नियति है, सर। इतिहास पढ़ने से एक चीज मुझे ये भी समझ में आई कि सबका टाइम स्पेस अलग होता है, क्योंकि मैं पहले बहुत कंपेयर करता होता है, सबके अंदर होती है कंपैरिजन, तो मुझे लगता था कि मैं छूट गया ना, मैं रह गया, मैं छूट गया, मैं रह गया, सर, ठीक। अब कैसा है कि अब वो कंपैरिजन वाली भावना चली गई है, वो फीलिंग एक हद के बाद चली जाती है, जैसे आप मैच होंगे यू रियलाइज कि नहीं, सबकी नियति का अलग-अलग है, सर, बैल गाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, सर, है ना, समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को ना कुछ मिला है, और मिला है तो ना ही वो उपयोग कर पाया है, सर, ना ही वो उसको भोग पाया है, भोग पाना मतलब उसको एन्जॉय कर पाया है, सर, ठीक। तो अल्टीमेट कुछ तो है, सर, ना, क्योंकि एक बार व्यक्ति मेहनत बहुत करता है, खाली मेहनत से चीजें मिल जाती होती, तो बहुत सारे व्यक्ति सफल हो जाते हैं, सफल मतलब सफलता की पैरामीटर बहुत ही रिलेटिव है, स्टिल उसके बावजूद भी, है ना, समझे? हाँ, बट उसका मतलब ये नहीं कि हमें मेहनत करना छोड़ देना चाहिए, वी शुड, इट्स नॉट लाइक दैट, है ना, क्योंकि वो मेहनत किया हुआ जो अनुभव है ना, वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगा, जिसका इम्प्लीकेशन आप आगे के जीवन में करोगे। जैसे आगे जाओगे ना, सो आई चेंज मल्टीपल प्रोफेशंस, टीचिंग में तो बाद में आया, बट उसके पहले के अनुभव थे वो कहीं न कहीं हेल्प करते गए, सर, ना, बाकी सारी वस्तुओं को ढालने में, अपने आप को मोल्ड करने में, सर। तो जब नियति आपकी है ना, वो क्लिक होना शुरू होता है, तकदीर क्लिक होनी शुरू होती है ना, समझे? तो वो पीछे की मेहनत जो है वो विज़डम के रूप में, मतलब अनुभव जो है आपका, वो एक प्रकार के बोध के रूप में आप उसको वी विल सी की वी विल फाइंड की वो हेल्प करेगा, सर, ना। 9 कॉन्फ्रेंस हो गए, इंटरव्यू बताता है ऐसे नहीं करता है, होगा, सर, ना, कुछ और लिखा होगा, सर, समथिंग बिग विल बी रिटन फॉर यू, सर, नियति है, सर। खैर चलिए, अब देखिए कि वापस आते हैं, बात कर रहे थे एसएसबी, अलग कहानी है, सर, ना, ये भी कॉन्फ्रेंस आउट हुए है जुलाई में, सर। अरे कोई बात नहीं, सर, ना, समझे, नियति में कुछ और लिखा होगा, सर, मेहनत करते रहो, सर, ना, यू कीप हसलिंग, सर। तो मेरा नेचर एक रहा है कि मैं हसल बहुत करता था, हसल समझ में आ रहा है, हाथ पैर मारता रहता था, थोड़ा हमारे यहाँ कल्चर भी ऐसा है, खाली नहीं बैठे रहना, खाली समझ में आया, मतलब हाथ पैर मारते रहो, कुछ एक्टिविटी करते रहो, कीप हसलिंग, है ना, मेहनत जो भी है आप करते रहो, क्लिक होगा, सर, एक टाइम पे, और सबके टाइम पे क्लिक होता है, और ये भी है कि ये क्लिक एक टाइम पीरियड तक ही होगा, है ना, एक दौर आता है 5-10 साल 15 साल का, वो फिर परमानेंट नहीं रहता है ना, समझ नहीं समझे? आप देखिए कि 2002 से पहले साहब मोदी साहब को कोई पहचानता नहीं था, 2001 से पहले वो सीएम बने उसके पहले कौन पहचानता था? आज उनकी उम्र 60 साल की है साहब, 40-42 साल गुमनामी में बिताए उन्होंने, 40-42 साल, 2001 में सीएम बने, उसके बाद फिर 2014 में पीएम बने, सर, हू, है ना, ही इज ऑलमोस्ट 70 इयर्स ओल्ड, 50 साल तक 51 की एज में वो सीएम बने थे, राइट, हाँ, 50 या 51 साल, उसके पहले कोई नो वन यूज्ड टू नो हिम, कोई पहचानता नहीं, सीएम सीएम के बाद पीएम, पीएम के बाद फिर पूरी कहानी। तो यार लोगों के अपने फिर दौर है, वो केंटकी, वो केएफसी वाला आप देखते हो, कर्नल सॉन्डर्स, वो कुछ 60 साल के बाद उसने केएफसी शुरू किया था, आप केएफसी का फाउंडर देखोगे ना, केंटकी फ्राइड चिकन, वो कर्नल सॉन्डर्स करके, वो अमेरिकन आर्मी से रिटायर बंदा था, तो उसका टाइम बहुत बाद में आया, समझे? टाइम मतलब ही ओनली द लेट 60s, ओके, समझो, लेट 60s में, तो अलग कहानी है सर, सबकी अलग-अलग कहानी है। मैं किसी को पहचानता हूँ, वो रिटायर हुए गवर्नमेंट जॉब से, वो एग्रीकल्चर में डिपार्टमेंट में, फिर उन्होंने एग्रीकल्चर में बिज़नेस शुरू किया, ही इज़ डूइंग सो वेल आफ्टर रिटायरमेंट, पूरी ज़िंदगी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में उनका लटक-लटक के उनका अप डाउन चलता रहा, सर, और नाउ ही इज़ ड्राइविंग अ जर्मन, मतलब शोफर है उनके पास, ड्राइवर है, जर्मन गाड़ी रखी है उन्होंने, बड़ा-सा फार्म-वार्म है, खेती-वेती में बहुत एग्रीकल्चर बिज़नेस में काम कर रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि यार मेरा तो वो भी 60 क्रॉस कर रहे, सीनियर सिटीज़न, तो बोले कि बेटा मेरा भी ऐसा ही हुआ, तुम देखो ना, मैं 58 या 59 तक तो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में लटक-लटक के 3-3 4-4 घंटे अप डाउन में जाता था, 2 घंटा जाने में 2 घंटा आने में, ना कहीं बाहर पोस्टिंग होती है, तो हम 2 बीएचके के मकान में रहे, मकान भी वो देखोगे आप जाके बनाया, तो सबका अलग-अलग है सर, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि मेहनत छोड़ देनी, वो एग्रीकल्चर की उनकी बिज़नेस में है, नाउ इज़ इनटू फार्मिंग, और उसमें काफ़ी आगे चले गए। तो कह रहे थे कि वो जो ज्ञान था ना सरकारी में, वो 35 साल तक नौकरी किया, 34-35 साल तक उनकी पूरी जॉब रही, वो बेसिकली अभी बिज़नेस में काम में आ रहा है, क्योंकि वही फील्ड से, तो अब मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ, सर, है ना, अब मेरे पास जर्मन गाड़ी है, सर, समझे, और जर्मन गाड़ी शॉफर है, सर, समझे, ऑफिस है, 60 लोगों की ऑफिस है, 60 लोगों को तो तनख्वाह दे रहे हो, 60 पीपल, 60 लोगों का घर चला रहे हैं, 50-60 लोगों के बीच में, तो आगे कहानी, बोले सोचा नहीं था, सर, है ना, वो बोले कि मेरे बच्चों को मेरे को पढ़ाई के लिए भेजना था, तब ससुरा पैसा नहीं था मेरे पास, एक सरकारी नौकरी में होता नहीं है,
आज की तारीख में सरकारी नौकरी में ठीक-ठाक पैसा मतलब स्टार्टिंग सैलरी बहुत अच्छी हुई है। मेरे फादर साहब के ज़माने में जो घर है, घर बनाना बहुत टफ था। आपका घर रिटायरमेंट के बाद बनता था जब आपकी ग्रेच्युटी आती थी, है ना? एक साथ, है ना? पेंशन थोड़ा शुरू होता है और थोड़ी बहुत जो सेविंग होती है, पीएफ वो सब इकट्ठी होगी तब जाके ठीक-ठाक आपकी, है ना? एक प्रकार की प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी तो फिर आप लोन-वोन लेके या छोटा-मोटा इधर-उधर का करके सर बाकी घर नहीं बनता। वो बोले कि घर नहीं बन पाया। आज मैं 60 लोगों को चला रहा हूँ, तो नियति की बात है। वो भी नियति को ही बोलते हैं। बोले मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, मैं मेहनत करता रहा, पूरी ज़िंदगी सरकारी नौकरी की, फिर किसी ने कहा कि यार तुम्हारा ये प्रोफेशन है तो तुम थोड़ा करो इसमें, तो 4-5 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। समझे कि नहीं समझे? तो यार नियति है सर, है ना? मेहनत छोड़ना मत सर, कहने की बात मेरी ये है सर। आजीविका को मानिए सर, है ना? नियतिवाद में मानिए, बट कर्म को कभी मत छोड़ना सर, क्योंकि आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है सर, है ना? समझे? हाँ, आउटकम आपके हाथ में नहीं है, पर ड्यूटी तो आपके हाथ में है ना सर। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए मोक्ष की बात कर रहे थे और मोक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर दर्शन ने मोक्ष के बारे में बताया है सर, परब्रह्म के रूप में विष्णु को मानिए, शिव को मानिए सर, ठीक है समझे? बट देन देयर विल बी क्लास ऑफ पीपल जो मोक्ष में ज्ञान की भी बात करते हैं, है ना? जो कहते हैं कि नॉलेज लीजिए, अनुभव लीजिए। इसमें ही कुछ लोग ऐसे थे जो विष्णु की भक्ति के रूप में ये कह रहे हैं कि विष्णु को हम लोग इतना फॉलो करेंगे कि हमें मोक्ष मिलेगा और यहाँ से अर्ली भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई। ये जो अर्ली भक्ति मूवमेंट है, ये मूलतः से वैष्णव ट्रेडिशन से निकल के आया था या शैव ट्रेडिशन से आया था और दक्षिण भारत में जब पल्लव पीरियड चल रहा था सर, इस समय पे नैनार और अलवर करके दो संप्रदायों का निर्माण हुआ और इनके द्वारा वी विल सी कि भक्ति आंदोलन को एक नए डायरेक्शन दी सर, समझे? तो कहानी घुमा फिरा के यही होगी कि मोक्ष कैसे अचीव करना है, हाउ टू अचीव मोक्ष। ज्ञान मार्ग, कर्म कांड, एक आचरण फॉलो करके, है ना? उसमें शब्द आया भक्ति, है ना? और ये भक्ति के द्वारा मोक्ष कैसे मिलेंगे, उसकी अब थोड़ी बहुत बातें करते हैं सर, ठीक है ना? तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं, देन वी कैन स्टार्ट 20-25 मिनट है तो आराम से अलवर और नैनार खत्म कर देंगे सर, ठीक है ना? शुभम के लिए 5 मिनट का ब्रेक है, समझे? और शुभम स्पेसिफिकली सर ना अपना यहाँ 1-2 मिनट का रहेगा सर, ठीक है ना? क्योंकि उनका शुभम स्टैंडर्ड टाइम है सर, एसएसटी, आईएसटी के हिसाब से अपना 2 मिनट का ब्रेक है सर। हाँ जी, हाँ जी सर, आवाज़ आई? अब देखिए कि व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द भक्ति मूवमेंट एक्चुअली ये शब्द आया है भज, है ना समझे? और भज से ही शब्द आपको भक्ति मिलेगी सर, ठीक है समझे? सो व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल बैकग्राउंड ऑफ द भक्ति मूवमेंट, इट इज़ एन आउटकम ऑफ द वैष्णव ट्रेडिशंस दैट वर ऑलरेडी एक्जिस्टिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री सर, है ना? भारत के अलग-अलग भागों के अंदर आपको ये वैष्णविज़्म देखने को मिलेगा, ऐसा तो था नहीं कि बेसिकली रातों-रात निकल के आया है सर, ठीक है समझे? सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि जब-जब हम लोग वैष्णव भक्ति मूवमेंट या शैव भक्ति मूवमेंट को जब बैकग्राउंड में देखते हैं, तो इट इज़ एन आउटकम ऑफ द वैष्णव ट्रेडिशंस एंड द शैव ट्रेडिशन दैट वर एक्जिस्टिंग इन द प्रीवियस एज वेल सर, समझे? एंड वी विल सी कि जब पल्लव पीरियड का इमर्जेंस हुआ, तो विष्णु जी और शिव जी का मैनिफेस्टेशन अलग तरह से देखने की कोशिश की गई सर, समझे? द टर्म भक्ति मीन्स डिवोशन टू गॉड और अटैचमेंट टू गॉड एंड इट इज आउटकम ऑफ अ रूट वर्ड कॉल्ड एज भज। भज का मतलब होता है कि किसी में भागीदार देना, पार्टिसिपेट करना सर, ठीक है समझे? सो व्हेन अ भक्त इज डूइंग सम काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन और शेयरिंग हिज अफेक्शन और हर अफेक्शन टू द गॉड, वहां से ये भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होती है सर, ठीक है समझे? एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि इसकी इंप्लीकेशंस आपको मिलेगी साउथ इंडिया के अंदर, जहां गॉड और डिवोटी के बीच में मतलब वी विल सी कि भगवान और उनके जो भक्त हैं उनके बीच में एक प्रकार की रेसिप्रोकल रिलेशंस होने की शुरुआत होगी सर, ठीक है? इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई। ये अर्ली भक्ति मूवमेंट तमिल भक्ति मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। ये तमिल भक्ति मूवमेंट क्यों? क्योंकि तमिल लैंड के अंदर निकल के आया था। इसकी ओरिजिन को लेके डिबेट चलती रहती है, एक डिबेट चलती रहती है कि पल्लव पीरियड में इसका ओरिजिन हुआ। दूसरी डिबेट ये रहती है कि अगर आप टेक्स्ट को देखोगे और खास करके संगम लिटरेचर के टेक्स्ट को देखोगे, तो उसमें हमारे पास ये भी एविडेंसेस है कि ये जो तमिल भक्ति मूवमेंट है, इसका ओरिजिन बहुत पहले हुआ था। खास करके संगम लिटरेचर में देयर आर एविडेंसेस वेयर गॉड मुरुगन वाज वर्शिप्ड एज़ अ पर्सनलाइज्ड गॉड, है ना? जहां कंप्लीटली वी विल कम टू नो कि एक प्रकार का पर्सनलाइज्ड डिवोशन आपको इनके अंदर से मिलेगा सर, ठीक है? एंड दिस इज हाउ वी विल सी कि मुरुगन वाज सीन एज़ अ पर्सनलाइज्ड एंटिटी एंड पर्सनलाइज्ड गॉड फॉर द क्लास ऑफ पीपल लिविंग अक्रॉस ऑल द टिनाइस, है ना? ये टिनाई मैंने बताया था ज्योग्राफिकल इकोलॉजिकल जोन्स है तमिलनाडु में, उनके साथ आपको यहाँ से मिलता है। देयर आर मल्टीपल पोएट्रीज दैट वर रिटन, इनफैक्ट द अहम एंड पुरम, है ना? उसमें खास करके हमें जो अहम जो लव पोएट्री मिलती है, उसमें गॉड को भी डेडिकेटेड पर्सनल टोन में भी आपको ये मिलती है सर, ठीक है समझे? एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम बाय द पल्लव पीरियड इट बिकेम वेरी पॉपुलर क्योंकि पल्लव पीरियड तक आता था विष्णु और शिव को पर्सनलाइज्ड रूप में देखने की शुरुआत हो गई थी सर, समझे? तो इसके कारण ये भक्ति मूवमेंट आपको यहाँ से मिलता है सर, ओके? तो इसके ट्रेसेस हिस्टोरिकल भी है। पल्लव पीरियड तक आते-आते इसमें अलग-अलग संप्रदायों का निर्माण होना शुरू हुआ था। अलवर संप्रदाय विष्णु को सुप्रीम बीइंग के रूप में, सुप्रीम गॉड के रूप में मानता है और नैना जो है वो शिव जी को मानते हैं सर, ठीक है समझे? ये सब के सब जितने भी भक्ति संत थे, ये नॉर्मली लोअर क्लासेस से बिलॉन्ग करते थे समाज के अंदर सर, ओके समझे? विल आल्सो फाइंड कि इनकी इंप्लीकेशंस ये थी कि ये लोकल लैंग्वेज में प्रीच करेंगे, ये लोकल लैंग्वेज में खास करके तमिल में प्रीच करते थे। इसमें कोई भी प्रकार का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं मिलेगा। मेन एंड वुमेन बोथ वर एक्चुअली प्रीचिंग आउट एंड देयर वाज नो डिफरेंशिएशन सर, ठीक है? देयर वर मेनी क्लासेस इन द सोसाइटी वेयर इवन द मैरिड पर्सन्स, ओके ना समझे? दे वर आल्सो पार्टिसिपेटिंग विद रेफरेंस टू द भक्ति ट्रेडिशन सर, है ना समझे? और खासियत ये है कि इन्होंने बहुत सारी इंपैक्ट क्रिएट की। ये इंपैक्ट टेंपल्स के अंदर भी हुई, जो जहाँ तक कहीं-कहीं एक्सक्लूजन था, ये एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन था, वो भी चीज़ें अब यहाँ से चेंज
चेंज हो जाएगी सर, ठीक है, समझे समझे। तो इस तरह से वी विल फाइंड कि अलवर और नैनार की दोनों की ओरिजिन होती है। नैनार लोग शिवजी को सबसे प्रोमिनेंट के रूप में मानते हैं और इनका शिवजी के साथ जो रिलेशन था वही गुरु शिष्य का परंपरा या मास्टर स्लेव की परंपरा के रूप में ज्यादा था सर, ठीक है, समझे। तो वी विल फाइंड कि मास्टर सर्वेंट की कहानी मैंने आपको बताई थी कि रामानुजाचार्य या माधवाचार्य करेंगे सर, ठीक है। माधवाचार्य विष्णु को कहते हैं, यहाँ ये लोग बेसिकली शिवजी को कंसीडर करते थे सर, ठीक है, समझे। इसकी खासियत ये है कि नैनार टोटल 63 थे सर, है ना। ये 63 नैनार थे, दे बिलोंग टू डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस एंड डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपिंग्स, है ना। इसमें कोई कुक भी था, इसमें कोई बार्बर भी था, इसमें कोई वॉशरमैन भी था, इसमें कोई प्रीस्ट भी हुआ करता था, कोई ब्राह्मण भी हुआ करता था सर, ठीक है, समझे। इन 63 में से 3 नैनार ऐसे थे जिनको मुवार के रूप में कहा गया है सर, ठीक है। और इनको सबसे ज्यादा पूजा गया है ना। तो एक अपार करके है, एक सबंदर करके है, एक सुंदर करके है सर, है ना। दिस 3 नैनार्स वर सीन इन अ वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर्म विदिन दी वी कैन से द नैनार कम्युनिटी। और इनके डेडिकेटेड फिर टेंपल्स बने जिनको कहते हैं मुवार कोविड, जो इस बार की मैपिंग में आपको पूछ दिया गया सर, ठीक है ना, समझे। तो नो वन एक्सपेक्टेड कि मुवार कोविड करके कोई जगह पूछेगा और एक रोमन नंबर उसमें रोमन नंबर 18 या रोमन नंबर 17 मुझे पता नहीं कौन सा नंबर था, पर 2023 में मेंस के अंदर आपकी ऑप्शन में मुवार कोविड करके जगह पूछी पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट के अंदर, है ना। किसी को नहीं आएगा सर, मुझे नहीं लग रहा है कि इवन जो तमिलनाडु का एस्पिरेंट है उसको भी नहीं पता होगा कि मुवार कोविड यहाँ पे आया हुआ है सर, ठीक है। अंटिल अनलेस वो एस्पिरेंट वो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और उसको आइडिया है कि यहाँ पे ये 3 नैनार संतों के डेडिकेटेड आपको मिलेगा सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट आपको यहाँ से मिलती है। इनके द्वारा फिर लिटरेचर कंपोज किया गया, लिटरेचर को थेवरम के रूप में पहचानते हैं, ये शिवजी के डेडिकेटेड लिटरेचर आपको मिलेगा सर, ठीक है, समझे। एंड वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट इज फेमस इन तमिलनाडु सर, ठीक है। मतलब वहाँ लोकल कल्चर के अंदर बड़ा पॉपुलर होगा बट नॉट ऑल पीपल विल बी अवेयर अबाउट दिस। इनफैक्ट ये मुवार कोविड में ये भी कहा गया है 19 नंबर का टॉपिक है ना कि इसमें अलोंग विथ दिस थिंग है ना द नैनार्स, ओके, शिवजी के भी टेंपल्स आपको यहाँ से मिलेंगे सर, ठीक है। सो व्हाट वी सी ओवर हियर कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनका लिटरेचर बनता है थेवरम सर, है ना। थेवरम के साथ-साथ हमें ये पता चलता है कि और भी प्रकार की किताबें THEVR है सर, थेवरम आपको मिलेगी सर, ओके। इनफैक्ट नैनारों ने अपनी भी क्या कह सकते हैं कि लिटरेचर को कंपोज किया एंड थेवरम एनकम्पासेस एवरीथिंग, मतलब उसके अंदर सब कुछ आ जाता है सर। सो व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द थेवरम इट एनकम्पासेस द लिटरेचर दैट वाज कंपोज्ड बाय अदर नैनार सेंट्स एज़ वेल सर, ठीक है, समझे। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत प्रोमिनेंट मिलेगी सर, है ना। कोविड है, कोविड इज एक्चुअली द टर्म फॉर द टेंपल सर, है ना। को इज गॉड सर, कोविड इज द टेंपल सर, है ना, समझे। तो वी विल सी कि टेंपल के लिए यूज होता है। को का मतलब होता है गॉड, है ना। को इज काइंड ऑफ प्रीफिक्स, ओके ना। एंड कोविड इज द प्रीमाइसेस वेयर द गॉड रेसिड्स, ओके। तो मंदिर का प्रीमाइसेस कंसीडर किया गया है सर, क्या। अब देखिए कि इन संप्रदायों के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल कम टू नो कि एक तो थेवरम कंपोज किया गया, थेवरम के साथ-साथ मैंने आपको बताने की कोशिश की कि गॉड को अल्टीमेट पर्सनल रिलेशनशिप के रूप में करने की कोशिश करेंगे और डायरेक्टली एड्रेस करेंगे सर, ठीक है, समझे। सो देयर लिटरेचर विल बी डायरेक्टली एड्रेसिंग टू द गॉड एंड दे विल बी एड्रेसिंग टू द गॉड इन अ वेरी सिग्निफिकेंट वे। इसमें फिर और भी आपको मिल जाता है, जैसे आपको वुमेन भक्ति सेंट्स मिलेंगे नैनारों के अंदर से, मणिका ये क्या कह सकते हैं, अक्का महादेवी करके आपको एक मिलेगी, कराईकल करके एक लेडी देखने को मिलती है सर, ठीक है। इनफैक्ट दे यूज्ड टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मीट अराउंड पीपल एंड दे यूज्ड टू शेयर द फैमिली ट्रेडिशंस एंड द नॉर्म्स दैट वर एक्जिस्टिंग एट दैट टाइम सर, है ना, समझे। तो उस पीरियड में बहुत सारे मैं कहूंगा कि जो फैमिली ट्रेडिशंस थे उसको भी इन्होंने वी विल फाइंड कि काउंटर करने की कोशिश की थी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये 3 4 5 पॉइंट हमको ये पता होने चाहिए साउथ इंडियन भक्ति मूवमेंट में नैनारों के दृष्टिकोण से। वैसी कहानी आपको अलवर को भी मिलेगी सर, ठीक है, समझे। अब आप समझने की कोशिश करिए कि व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द अलवर्स, अलवर में भी मतलब करीबन 10 या 12 सबसे प्रोमिनेंट अलवर संत है सर, ठीक है, समझे। एंड वी विल फाइंड कि ये 12 है टोटल नंबर के अंदर सर, है ना। जैसे नैनारों में 63 है सर, ओके। ये 12 जो भी है ये भी बहुत प्रोमिनेंट अलवर संत के रूप में आपको मिलेंगे। इसमें सबसे मेन प्रोमिनेंट है वो है नमा अलवर सर, है ना, समझे। जैसे यहाँ पे अपार संबर एंड सुदंदर थे, वैसे आपको नमा अलवर दिखेंगे। नमा अलवर के बाद उनकी डॉटर मिलेगी अंडाल सर, ठीक है ना। दिस आर द टू मेन पर्सनैलिटीज, है ना, समझे। इसमें भी हमको ये पता चलता है कि वी विल कम टू नो कि वुमेन वर्शिपर्स की इंपॉर्टेंस आपको मिलती है। इनके द्वारा भी वी विल सी कि लेटर ऑन से लिटरेचर कंपोज किया गया, इसका नाम है नाल दिव्य प्रबंधनम। नाल दिव्य प्रबंधनम या नलरिया दिव्य प्रबंधनम इज अ बुक जिसके ऊपर कमेंट्री लेटर ऑन रामानुजाचार्य ने की, मैंने आपको बताया था सर, ठीक है, समझे। और इसमें ये लोग विष्णु को और विष्णु के इंकारनेशन को सबसे सुप्रीम बीइंग के रूप में मानते थे सर, है ना, समझे। अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप में नहीं मानते थे। इनका ये मानना था कि भाई हमारा विष्णु जी के साथ कैसा रिलेशन है, एक मदर सन के रूप में जैसे रिलेशन होता है सर, है ना, समझे, समझे। कि भाई हम उनके संतान है सर, है ना, गॉड के, और वो हमारी माता के रूप में है सर, है ना, समझे, ओके। तो एक प्रकार की आप देखोगे मातृत्व की भावना आपको मिलेगी सर, है ना, समझे। सो देयर इंटरप्रिटेशन इज वेरी डिफरेंट सर, है ना। आपको नाम लिखना है तो लिख सकते हो मैंने आपको नमालवर, नमालवर सर, ठीक है, समझे। नमालवर इज वेरी फेमस, ओके। नमालवर के साथ साथ आपको मिलती है अंडाल, अंडाल इज दी पेरियालवर है, नमालवर है, अंडाल है। फिर आपको एक मिलेंगे नाथ मुनि, नाथ मुनि के ऊपर इस बार यूपीएससी ने पीटी में सवाल पूछ दिया, नाथ मुनि। नाथ मुनि ने लिखा था, पिछले साल पूछा था, नाल दिव्य प्रबंधन, आगे स्लाइड्स में आपको बता देता हूं सर, ठीक है, समझे। सो वी विल सी कि देयर रिलेशंस वाज मोर डायरेक्टली एड्रेस्ड टू द लव ऑफ गॉड, है ना, क्योंकि भक्ति थी ना एक तरह से सर, ओके। तो हमें ये पता चलता है कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी जो रिलेशन है इसमें भगवान के प्रति स्नेह और मातृत्व की भावना और प्यार इमोशंस ज्यादा इन्वोक किए गए थे सर, ठीक है, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसमें भी अलवरों में विष्णु जी का भी एक स्पेसिफिक अवतार को मानते थे, वो थे कृष्ण अवतार के रूप में सर, ठीक है, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी कि दे यूज्ड टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड मेक श्योर कि ये कृष्ण भक्ति को सबसे ज्यादा पॉपुलराइज करेंगे। मेनली कृष्ण भक्ति में जब इन्वोकेशन हुआ तो इसमें प्रेम और स्नेह की बात बहुत होगी सर, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इसमें कृष्ण की वार्ता है, कृष्ण की गोपियों के साथ की जो स्टोरीज है, काइंड ऑफ विल सी की इमोशनल एस्पेक्ट है, लव की जो फीलिंग्स है वो बताने की कोशिश करेंगे सर, ओके। सेपरेशन विरह भावना आपको मिलेगी इनकी पोएट्री की राइटिंग के अंदर। जैसे अंडाल थी, तो अंडाल यूज्ड टू कंसीडर कृष्ण एज अ सुप्रीम बीइंग सर, ओके। तो बिकॉज़ शी यूज्ड टू कंसीडर कृष्ण जी एज अ सुप्रीम बीइंग, तो वो विरह के रूप में यही चीज आपको फिर लेटर मीराबाई के लिटरेचर में मिली सर, है ना, समझे। सो विल सी कि व्हेन मीराबाई विल बी प्रीचिंग हर भक्ति, है ना, समझे, है ना, समझे, समझे, विद रेफरेंस टू द कृष्ण भक्ति, ओके। तो इसी रास्ते को बताने की कोशिश करती है सर, ओके। तो वी विल सी कि ये लिटरेचर की थीम हमको पता चलनी चाहिए एंड दे बिलोंग टू वेरी डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल सर, ये वैसे लोग थे जिसे हम लोग को पता चलता है कि लोअर क्लासेस से थे, अपर क्लासेस से भी थे, अनटचेबल भी थे। इसमें आपको शासक भी मिलेंगे सर, ठीक है ना, या वी विल सी कि बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे सर, ठीक है ना, समझे। एंड खासियत आपको ये मिलती है कि इनकी इंपैक्ट के कारण बहुत बड़ा एक सोशल रिवॉल्यूशन हुआ सर, ठीक है, समझे, समझे। क्योंकि इंप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझने की कोशिश करिए कि इन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस किया, इन्होंने सोशल ऑर्डर को एड्रेस किया, इन्होंने ओवर पीरियड ऑफ टाइम तमिल लैंग्वेज के अंदर प्रीच किया, इसके कारण तमिल भाषा का भी विकास होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है, समझे। क्योंकि तमिल भक्ति मूवमेंट के रूप में आपको मिलता है सर, ठीक है, ओके। वी विल सी कि कुछ-कुछ लोग इसमें क्रिटिसिज्म भी करते हैं कि नो डाउट दैट द भक्ति सेंट्स वर ऑफ द वुमेन ओरिजिन या जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज स्टिल मेल इन नेचर सर, ठीक है, समझे, समझे। दूसरी कहानी आपको ये भी देखने को मिलती है कि मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन वर नॉट इन्वॉल्वड इनटू द हायर पोजीशंस इन द रिलीजियस ऑर्डर, जैसे मठ हुआ करते थे इनके सर, ठीक है, समझे। सो ये चीज बड़ी प्रोमिनेंट आपको यहाँ से मिलेगी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तीसरी कहानी के अंदर ये भी बोलने की कोशिश की गई है कि शायद तक ये जो वुमेन भक्ति
सेंट्स थे, इनको मोक्ष भी ना मिले सर, ठीक है ना, या मोक्ष थोड़ा लेट मिलेगा सर, है ना, समथिंग गेटिंग अबाउट, ओके। तो वी विल फाइंड कि देयर वर सर्टेन ट्रेडिशंस व्हिच वर स्टिल क्वेश्चनड, ओके। क्वेश्चन होने का मतलब ये है, ये कहने की बात की है कि भाई स्त्रियों के साथ अभी भी जो पूर्ण रूप से, या एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो उनको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था सर, ठीक है, समझे। तो इसके कारण कुछ कुछ ऑथर्स खास करके तमिल भक्ति मूवमेंट को जब एनालिसिस किया तो उन्होंने कहा कि देयर वाज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द मेल सेंट्स एंड द फीमेल भक्ति सेंट्स, ठीक है, समझे। एंड वी विल सी कि द मेल सेंट्स है ना, दे वर हैविंग मोर प्रिविलेजेस इवन इन द भक्ति ऑर्डर एज वेल सर, ठीक है, ओके। एंड वी विल सी कि जो फीमेल भक्ति सेंट्स की बात करेंगे तो उनकी फैमिली रिस्पांसिबिलिटीज, उनकी सोशल रिस्पांसिबिलिटीज है ना, उनको मोक्ष मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, उसके ऊपर बहुत डिबेट होती रही सर, समझे, ओके। बट ओवरऑल इस भक्ति की खासियत ये रही है कि irrespective of the social claims or irrespective of the literary traditions mentioning and kind of, you'll see, giving them less of privileges, the women were able to break off the bondages of the social order. They were able to come out of their household, shed off the materialistic traditions that were going on. They were labeled as kind of rebels as well, but they were able to transcend out from the value system that was imposed on them, okay. And hence that is one of the reasons we'll see that this movement became very popular. The Alvars gave birth to Acharya movement, है ना, Vaishnavite Acharya movement, and it was the Alvarite tradition that gave birth to Ramanujacharya, Madhvacharya, Nimrakacharya, and Vallabhacharya, sir, okay. The Nainar also gave birth to different acharyas over a period of time. The Shiv Siddhant or the Shiv Advait philosophy became popular, which was an outcome of the Nainar traditions. The Nainar had the implication of the Cholas, and that is one of the reasons the Chola kings became Shaivite in huge numbers, and they constructed the architecture of the Chola monuments as well, है ना। तो ये जो टेंपल्स आपको मिलते हैं राजा राजेश्वर, गंगाईकोंडा, नटराज के, आपको मिलते हैं वो नैना ट्रेडिशंस के द्वारा मिलता है सर, ओके। सो द Nainars and the Alvars were instrumental in bringing a social revolution at ground level. They were able to convince the masses to follow the god in the form of personalized devotion, shedding of the caste and the Varna Jati hierarchy that was existing in the southern part of the country, and that is one of the reasons they were able to uplift thousands and thousands of people over there who were deprived of the religious identity, सर ना, ये religious identities में उनके साथ जो kind of discrimination हो रहा था उसको भी उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है सर, ठीक है, ओके। अब इसकी implication में अभी भी 100% तो ऐसा तो नहीं था कि सोशल ऑर्डर आया था सर, समझे, बट एक इम्पैक्ट हुई थी सर, समझे, एंड ये इम्पैक्ट हुई थी कि पर्सनलाइज्ड डिवोशन का जो कांसेप्ट बड़ा पॉपुलर हुआ और लोग गॉड को ज्यादा रियलाइज कर पाते हैं सर, समझे। सो ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। देयर विल बी ऑथर्स लाइक डी कोसंबी और डी एन झा who will say that this Tamil Bhakti movement or the early Tamil Bhakti movement is a replication of what? It is a replication of the feudal system. क्योंकि once you devote yourself to the god, है ना, समझे, in a blind belief system, ये तो वही मास्टर लॉर्ड रिलेशनशिप आ गई, यही तो वसाल और पीजन की रिलेशनशिप आ गई, है ना, और इसके कारण ये फ्यूडलिज्म और फ्यूडल आइडियोलॉजी को डिनोट करती है। हम इसको फ्यूडलिज्म और फ्यूडल आइडियोलॉजी के रूप में नहीं मानते हैं। हम ये कहते हैं कि देखो इनकी फॉलोइंग इतनी सारी थी, इसके लिए आचार्य निकल के आए, इनकी फॉलोइंग थी, इसके लिए आर्किटेक्चर निकल के आया, और इन्हीं के कारण लोकल लिटरेचर भी आया और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था वो कम हुआ सर, ठीक है, समझे। तो एज पर दी मार्क्सिस्ट ऑथर्स, ओके, ये उसको फ्यूडल देखते हैं, बट हम ये कहते हैं कि इट हैज ट्रांसेंडेड द बाउंड्रीज एंड इट हैज ट्रांसेंडेड द वैल्यू सिस्टम दैट वाज लाइक नो वर्किंग और दैट वाज एस्टैब्लिश्ड, दैट वाज एक्जिस्टिंग एट दैट टाइम, ओके। कि इस दौर के अंदर जो भी वैल्यू सिस्टम एग्जिस्ट कर रही थी उसको भी इसने ट्रांसेंड किया, उसको ओवरकम किया है और बहुत आगे गया है सर, समझे। तो ये पूरा पार्ट था वैष्णव भक्ति मूवमेंट का और अलवर भक्ति मूवमेंट का। इनफैक्ट यही फिलॉसफी फिर ग्रेजुअल सेंस में विल सी कि महाराष्ट्र में गई, यही फिलॉसफी वैष्णव आचार्य सिस्टम के अंदर गई, यही फिलॉसफी फिर नॉर्थ इंडिया के अंदर भक्ति मूवमेंट को पॉपुलराइज कराती है, समझे। सो इट इज द साउथ इंडियन भक्ति मूवमेंट दैट गिव द बेस एंड वी कैन से द मटेरियल बेस एंड द आइडियोलॉजिकल बेस एंड द सपोर्ट बेस फॉर द स्प्रेड ऑफ द भक्ति ट्रेडिशंस इन द नॉर्थ। क्योंकि वल्लभाचार्य फिर नॉर्थ गए ना सर, वल्लभाचार्य के दर्शन आप देखिए, वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास, समझे, अब सूरदास बेसिकली कृष्ण भक्ति के लिए जाने गए हैं, राइट ऑन सर। तो ये जो वैष्णव आचार्य थे ना सर, जितने भी सर, ठीक है, ये वैष्णव आचार्य ने बहुत सारी पॉपुलरिटी दी है सर। वैष्णव आचार्य में रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्रकाचार्य, फिर एक और यमुनाचार्य, है ना, ये 5-6 लोग थे, विल सी कि जो बहुत ही पॉपुलराइज कराते हैं इन द नेक्स्ट 300-400 इयर्स, समझे। शिव जी के फॉलो, शिव अद्वैत, है ना, शिव सिद्धांत को मानने वाले, कश्मीर तक शैविज्म की पॉपुलरिटी वो नैनार आचार्यों के द्वारा आपको मिलती है सर, ठीक है। तो हम जब कहते हैं कि भाई देखो ये मूवमेंट खाली तमिलनाडु तक सीमित था या उसकी इंप्लिकेशंस लिमिटेड थी, ऐसा नहीं मिलेगा सर, ठीक है, समझे। तो वी विल फाइंड कि अलवर ही थे जिन्होंने विल सी कि आचार्य को डेवलप किया सर, मैंने आपको बताया सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि वेरी प्रोमिनेंट चीज आपको अलवर के द्वारा मिलती है जो प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंट वे के अंदर इसको कंसीडर करेंगे सर, समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको अलवर की कहानी मिलेगी, ये तो शैविज्म का है सर, ठीक है। कहाँ गया सर, ठीक है, नहीं है सर, ओके। तो आगे की स्लाइड्स में या कल की क्लास में मैं आपको बता दूंगा सर, ठीक है। बट ओवरऑल आपको फिलोसफिकल ट्रेडिशन समझ में आया सर, कहने की बात ये है कि यू शुड अंडरस्टैंड द फिलोसफिकल ट्रेडिशंस, द इंप्लिकेशंस ऑफ द तमिल भक्ति मूवमेंट इन द एंशिएंट एरा सर, ठीक है। एंड देन इट विल गिव बर्थ टू अ न्यू पार्ट ऑफ फिलोसफी दैट इज द वी कैन से द रिलीजियस ट्रेडिशंस इमर्जिंग इन द मिडिवल एरा सर। ये चलते रहे सर, ओके। तो ओवरऑल हमने कल्चरल ट्रेडिशंस का भी थीम देख लिया है। अब इसमें बहुत सारे और छोटे बड़े संप्रदाय जैसे शाक्त संप्रदाय का उदय होना, वैष्णविज्म में वी विल सी कि और भी संप्रदाय बन के आए, शैविज्म में आपको देखने को वीरशैव मूवमेंट मिलता है। एक्चुअली नैनारों से ही वीरशैव मूवमेंट आया। अब नैनारों में एक पॉइंट लिख सकते हो कि देयर इज एन इमर्जेंस ऑफ वीरशैव मूवमेंट दैट कैन बी एट्रिब्यूटेड सर। वीरशैव मूवमेंट क्या, क्योंकि वो शिव जी को परम ब्रह्म के रूप में मानते हैं, नैनार भी मानते हैं कि शिव इज द अल्टीमेट रियलिटी है ना। बट देन नैनार बेसिकली शिव जी की मूर्ति पूजा करते थे, टेंपल्स का निर्माण किया, बट टेंपल्स में फिर लेटर ऑन विल सी कि इश्यूज हुए, डिस्क्रिमिनेशन और, तो उसके कारण उन्होंने कहा कि नहीं, शिव जी लिंग के रूप में मानेंगे, शिव हम में बसते हैं, है ना। सो दे बिलीव दैट शिव इज द परम ब्रह्म, वो अद्वैत है, तो लिंगायत समुदाय पूरा अद्वैत में मानता है। वो कहते हैं आत्मा ब्राह्मण एक है शिवा के रूप में सर, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि शिवा इज एम्बॉडीड विद इन अस, तो वी विल नॉट बर्न डाउन द बॉडी, है ना, हम उसको दफना देंगे क्योंकि हम परम ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, है ना। हमारा जो मर्जर है वो अल्टीमेटली एक हो जाएगा कॉस्मोस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दे डू नॉट क्रीमेट देयर द लिंगायत समुदाय, they have a belief that Shiva is the Param Brahma, so we will not cremate our body and we will bury, है ना, हम उसको दफनाएंगे, ठीक है। तो लिंगायत ये कर्नाटक के अंदर आपको बहुत मिलता है सर, लिंगायत समुदाय, ये 12वीं शताब्दी के बाद बहुत पॉपुलर हुआ सर, ठीक है। बट देन वी विल फाइंड कि ये ओरिजिन ही यहाँ से आपको मिलता है सर। तो कल्चरल ट्रेडिशंस कंटिन्यू टू सर्वाइव, फ्लरिश, है ना, समझिए। आपको माधवा मैंने आपको बता दिया ब्रह्म मीमांसा क्या है सर, ठीक है। एंड ओवरऑल स्थिति हमने देख लिया है हाउ थिंग्स हैव इवॉल्व्ड सर, इसमें लिटरेचर और लैंग्वेज की कहानी बाकी है, अलबिरुनी के ऊपर देखेंगे सर, ओके। तो मोस्ट ऑफली कल से हम लोग शुरू कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया, द सिंध गजनी इन्वेजन एंड द गोही इन्वेजन सर, ओके। एक वो कल्हान वाला क्लास बाकी है, उसका कुछ स्पेशल क्लास है इस हफ्ते या अगले हफ्ते में, पर इसी महीने में अपन कर देंगे सर, ओके। दूसरी कहानी एक आंसर राइटिंग की है, नहीं इस संडे तो चालू है, अगले संडे अपन कंटिन्यू करेंगे। आंसर राइटिंग में कुछ मैं नेक्स्ट वीक से डीपीपी या डीएपी कुछ करेंगे अपन, वीक में 4 दिन या 5 दिन, और अल्टी का स्पेशल क्लास और यहाँ प्लस में उसको कवर करवा दूंगा, 1 घंटा उसके ऊपर डिस्कस करके सर, है ना। तो कल भी किसी का डेमन करके है, किसी का डेमन कौन है हमारे क्लास में, डेमन उनका मैसेज आया डीएम डेमन करके, आईडी तो ढंग का बना दो सर कम से कम, मुझे क्या पता चलेगा कि कौन हो तुम सर, संडे को ऑफ नहीं कर रहा है तो संडे को ऑफ कर देंगे। अच्छा जीएस का क्लास है शायद, ऑप्शनल का क्लास ऑफ होगा, वो डेमन करके है सर, ओके, डीएम डेमन, बहस में घबरा गया, मैंने बोला कौन है डेमन सर, है ना, तो संडे को ऑफ कर देंगे सर, तो कल थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे एंड देन कल इन्वेजन हो जाएंगे आराम से, दिक्कत नहीं है। तो मंडे से विल ट्राई टू सी कहानी किस तरह से। आई हैव इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम लास्ट 4 डेज 100 एमबी, ये सबका लैग हो रहा है क्या, इज इट लैगिंग सर, नहीं हो रहा है ना। कंप्यूटर को सिस्टम को रिफ्रेश कर दो सर, है ना दर्शन। आप देखिए एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है या लैपटॉप में आ रहा है ना, मोबाइल में आ रहा है, एक बार अपडेट करके देखो आइदर और सिस्टम, ट्राई टू चेंज द सिस्टम, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में चले जाओ,
एक रास्ता ये भी हो सकता है दोस्त ना, ब्राउजर शिफ्ट कर दो। ऐसे तो क्रोमा क्या क्रोम गूगल क्रोम इंटरनेट एक्सप्लोरर तो बंद हो गया, तो क्रोम का यूज़ करते होंगे ना आप लोग, है ना? कैशे वैसे थोड़ा क्लियर करो, क्योंकि सबको आ रहा होगा तो फिर प्रॉब्लम है सर। तो भी आई सजेस्ट यू कि अपडेट कर दो एक बार, इनकॉग्निटो इनकॉग्निटो इधर उधर का डिलीट करके देखो सर। देखिए, जब ब्रह्म की डेफिनेशन को ओपन रखा गया है, उसका मतलब ये अनेकन बात मानो। इन उपनिषद्स अगर आपको याद होगा, द डेफिनेशन ऑफ ब्राह्मण इज ऑलवेज ओपन, इट इज ऑलवेज केप्ट ओपन एंडेड। सो वंस इट इज केप्ट ओपन एंडेड, इट एक्चुअली सिग्निफाइज अनेकांतवाद। अनेकांतवाद है क्या? रियलिटी हैज मेनी डायमेंशंस। समझ में, है ना? वकील साहब, मोस्ट वेलकम आपको सर क्लास के अंदर। एडवोकेट अंसारी साहब, कुछ कांड करेंगे तो आपकी सलाह लेने आएंगे सर। एक दो स्टूडेंट है हमारे वकील, गुजरात हाई कोर्ट में, नंबर बता के रखा है, मतलब कुछ कांड करेंगे तो मैं तुमसे सलाह लेने आएंगे सर। फीस वसूल कर दीजिएगा पूरी तक। तो मास्टर हमसे ऑफलाइन में फीस बहुत तगड़ा लेके गया, है ना? बोले अब आया है वो पहाड़ के नीचे, स्पेसिफिकली बोला कहीं फंस गए, क्यों कॉमन मैन फंसता बहुत है ना सर। हम चल रहे होते, सीधे चल रहे, कोई बीच में आके उछल देगा, अपन फंस जाएंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर में। मेरे दोस्त थे पुलिस स्टेशन, डॉक्टर के दवाखाने, और ये कोर्ट बोर्ड के आगे से हाथ जोड़ता है ना, और मंदिर के आगे गिरजाघर के, मतलब रिलीजियस प्लेस। मैंने बोला मंदिर मस्जिद के आगे या तुम गिरजाघर के आगे हाथ जोड़ते हो, भगवान को याद करते हो, समझ में आता है ना, अपने ईश्वर को। बट देन ये पुलिस स्टेशन, डॉक्टर का दवाखाना और कोर्ट में बोले यहाँ इसके लिए हाथ जोड़ते हैं कि भगवान यहाँ कभी भेजना मत, क्योंकि एक बार गए तो फिर वहाँ केस नंबर लगता है, डॉक्टर में भी केस नंबर लगता है, कोर्ट में भी केस का नंबर लगता है, पुलिस स्टेशन में केस, फिर आना जाना इतना शुरू होता है कि पैर की जूते घिस जाते हैं, पर वो एंट्री एग्जिट आपकी बंद नहीं होती है। तो हर बार वो जैसे ही होता है, यहाँ तक बोले यहाँ हाथ जोड़ दो, मतलब काहे खौफनाक है सर, मिडिल क्लास के लिए सर, ऐसा वैसा सब चला जाता है। सर रिवीजन बहुत स्लो हो रहा है सर। देखो क्लास में जो पढ़ा है उसको बुक्स में से पढ़ना शुरू कर दो, सेम डे टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज पूरा भक्ति मूवमेंट हो गया आपका, अर्ली भक्ति मूवमेंट हो गया सर, समझे नहीं समझे? तो आज अर्ली भक्ति मूवमेंट हो गया, शंकराचार्य की फिलॉसफी हो गई। आप क्या करो, पीवाईक्यूज उठा के सीधा प्रैक्टिस करना शुरू करो, थॉट्स को चैनलाइज करना शुरू करो। तो आपको करना पड़ेगा दोस्त, इफ यू नॉट, मतलब है ना, डू इट इन अ डिसिप्लिनरी वे, तो स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। लोग 100 पेज दिन का पढ़ते हैं, 100 पेज, 125 पेज रीडिंग है, तो थोड़ा टाइम लगता है सर। गैजेट ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2, ये क्यों, किसने सजेस्ट किया तुमको? ये कहाँ का तुम लेके आते हो सर? ठीक है, गैजेट क्यों बोलते, क्यों पढ़ते हो सर? हाँ भाई भाविन, साई भाविन साहब, व्हाट इज द नीड ऑफ गैजेट सर? गैजेट विल नॉट कंसिस्ट ऑफ हिस्टोग्राफी, गैजेट विल ओनली कंसिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। कहाँ से लेके आए सर ये सोर्स? मैंने तो कोई क्लास में बोला नहीं है। आई हैव नॉट पर्सनली सजेस्टेड एनी स्टूडेंट टू रीड गैजेट। इवन कोई आता भी तो भी मना कर देता हूँ, नहीं इतना फोमो क्यों रखते हो सर? नहीं, काफी लोग हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर इधर ये फैलाते रहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मत रखो सर, है ना? हिस्ट्री के लिए तो कम से कम मत रखो। मुझे पता नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट में पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, मतलब किस बात का फोमो रखते हो सर? यार व्हाट इज द पॉइंट सर, है ना, डूइंग तो इतना करके मतलब कितना लोड लेने का सर? मत करना सर, है ना? अपनी जो टेक्स्ट बुक है और उसी को ही पढ़ लो सर। पीवाईक्यू आपको मिलेंगे, और दूसरा आपको डीएपी में करना शुरू करूंगा नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट वीक से विल सी, डीएपी करेंगे, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ओके? अभी आएगा आंसर राइटिंग, हाँ आएगा, इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक से वो आपको मिलेगा एप्लीकेशन पे। आई शेयर द लिंक, है ना, मैं लिंक बता दूंगा आपको, ठीक है? चलिए सर, ओके। तो कल थोड़ा बहुत ही भक्ति को एक ओवरव्यू देके खत्म करेंगे, एंड देन विल स्टार्ट विद गजनी कोरी एंड अरब इन्वेजन, तीनों को खत्म करेंगे कल। फासम फास मतलब मिडी वगैरह को। चलिए सर, बाय बाय।